यदि स्वर्गीय डॉक्टर ने जानबूझकर एक क्लोन को जुबान हुआंग को दबाने की अनुमति दी, तो वानजियांग गठबंधन और 5 बुजुर्गों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध की कोई संभावना नहीं होगी। शायद पांचों बुजुर्गों को जानबूझकर अस्तित्व में रहने दिया गया है, ताकि वे जुबान हुआंग क्षेत्र में नाजुक। अविश्वसनीय खुशी के साथ वह जल्दी से उसके पीछे घर चली गई। दामाद, जैसे कि वे उस समय में वापस चले गए हों जब वे पहली बार मिले थे, वु निंगलू ने सावधानीपूर्वक अभिवादन किया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 1139, सूर्य परिवार का छिपा हुआ ट्रम्प कार्ड। ली फैन आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह वु निंगलू की बातों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा हो। वु निंगलू की खूबसूरत आंखें हिल गईं, वह अपने कपड़े उतारकर बिस्तर पर चढ़ने वाली थी। हालांकि जैसे ही उसका शरीर ली फैन के पास पहुंचने वाला था, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड ने उसे अनैच्छिक रूप से कपकपा दिया और सहज रूप से वह दूर हट गई। करीब से निरीक्षण करने पर वु निंगलू ये देखकर भयभीत हो गई कि उसकी त्वचा की सतह पर उसी क्षण बर्फ की एक परत जम गई थी। यदि उसने अवचेतन रूप से इसे टाला न होता, तो वु निंगलू को इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अपने ही पति द्वारा बर्फ के टुकड़े में जम गई होती। उसे खुशी और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। हजारों शब्द अभी तक अनकहे थे। ली फैन ने अचानक उदासीनता से कहा, अभी तोड़ा है, अभी तक अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम हाल ही में मेरे बहुत करीब न आओ। गर्मजोशी के बावजूद अस्वीकार किए जाने पर वु निंगलू इस समय अब क्रोधित नहीं थी। चेहरे पर खुशी के भाव के साथ उसने बार-बार सिर हिलाया। ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सन लैंग आधे साल के लिए गायब हो जाओगे और फिर प्रकट होकर मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दोगे। इतने बड़े मामले की सूचना तो देनी ही होगी ताकि कबीले में सबको पता चल जाए। वु निंगलू जाने ही वाली थी, लेकिन उसने देखा कि बर्फ की एक दीवार दरवाजे को अवरुद्ध कर रही है, जो उसका रास्ता रोक रही है। अपना सिर घुमाकर उसने ली फैन की ओर देखा। ली फैन की आंखें बंद रहीं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो असंबद्ध सा लग रहा था। परिवार के 3 बुजुर्गों द्वारा ये तय करने के मामले में कि लॉ प्रोटेक्टर हॉल में कौन जाएगा, क्या कोई निर्णय हुआ है? वु निंगलू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। परिवार का मुखिया स्वाभाविक रूप से नहीं छोड़ सकता। सबसे बड़े चाचा और तीसरे चाचा दोनों ने जिम्मेदारी को एक दूसरे पर थोपा। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय पहले ही सबसे बड़े चाचा ने आखिरकार समझौता कर लिया और प्रतिस्पर्धा नहीं की। यहाँ वु निंगलू अपने पहले से ही बाहर निकले पैर को वापस लेने से खुद को नहीं रोक सकी। एक शाखा के रूप में हमारे साथ शुरू से ही कबीले में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। अगर एकीकृत दाव में मेरी पदोन्नति की खबर फैलती है, तो शायद हमें उनकी ओर से कानून रक्षक हॉल में जाना पड़ेगा, कम से कम 300 साल तक बिना बाहर जाए। यदि पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान मुझे लगी चोटें, अस्थिर क्षेत्र और बाहरी लोगों द्वारा पहचान लिए जाने का डर न होता, तो मैं इतनी लापरवाही से वापस नहीं आता। ली फैन ने हल्की सी आह भरी। हालांकि लॉ प्रोटेक्टर हॉल में सेवा करने पर परिवार और अमर गठबंधन दोनों द्वारा मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वे चीजें मूल रूप से मेरे लिए बेकार है और 300 साल बहुत लंबे हैं। ली फैन ने अचानक अपनी आंखें खोली और वु निंगलू को देखा। तो अभी के लिए मेरी पदोन्नति को गुप्त रखें। ली फैन की निगाहों से मिलते ही वु निंगलू का शरीर अचानक कांप उठा और उसने अनायास ही सिर हिला दिया। ली फैन ने आराम करने के लिए फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। धुंधले से दिखाई देने वाले जमे हुए दृश्य के कारण वु निंगलू को अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति लगानी पड़ी। कमरे के कोने में दुबकी हुई वु निंगलू को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसे ईर्ष्या भी हो रही है। ये है एकीकृत दाव की शक्ति। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे एकीकृत दाव में पदोन्नति मिलेगी। मैंने शुरू में सोचा था कि सुन वेज हो युवा पीढ़ी के बीच सबसे पहले अपनी जगह बनाएगा। वु निंगलू ने अपने पति की ओर देखा, जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और साधना कर रहे थे। उनके मन में असंख्य विचार थे। जब तक कि उनके शरीर की लहराती सांसें धीरे-धीरे शांत नहीं हो गईं, तब तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली और ध्यान में रहते हुए बोलना जारी रखा। वु निंगलू अंततः चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह मूर्ख महिला जल्द ही इस तथ्य का खुलासा कर देगी कि उसका दाव साथी पहले से ही एकीकृत दाव विशेषज्ञ है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह उन छोटे-छोटे लाभों पर नजर गड़ाए हुए हैं जिनका वादा सन वेज हो ने किया था। यह कहना नहीं कि वह सचमुच मूर्ख है। आखिरकार केवल वास्तविक लाभ ही वास्तविक होते हैं। जब तक सुन आंग एक एकीकृत दाव विशेषज्ञ है, चाहे वह कहीं भी हो, दूसरे लोग उसके साथ, एक एकीकृत दाव की पत्नी के साथ शिष्टाचार से पेश आएंगे। ली फैन की निगाहें गहरी थीं, मानो वह समय के पार देख सकता हो। जैसी कि उम्मीद थी, ठीक वैसे ही जैसे ली फैन ने भविष्यवाणी की थी। आधे महीने बाद जब उसने देखा कि सबसे बड़े चाचा और तीसरे चाचा ने एक दूसरे से कानून रक्षक हॉल में सेवा के लिए जाने से बचने के लिए कई उदार शर्तें रखी थीं, तो वो निंगलू खुद को लुभाने से खुद को नहीं रोक सकी। आपको पता होना चाहिए कि उसने और सुनांग ने परिवार में जो दिन बिताए थे, वे बहुत अच्छे नहीं थे। परिवार के कई निर्णय उसके नियंत्रण से बाहर थे और कोई भी अच्छी चीज हमेशा पहले दूसरों को दी जाती थी। हालांकि ली फैन के पिछले निर्देशों के कारण उसने सीधे तौर पर बात नहीं की, लेकिन वो निंगलू की असामान्य अभिव्यक्ति सूर्य परिवार के कई एकीकृत दाव विशेषज्ञों की नजरों से बच नहीं सकी। इसके अतिरिक्त जब ली फैन पहले लौटकर आए, तो उन्होंने जानबूझकर सूक्ष्म उतार चढ़ाव का संकेत दिया, जिससे उन्हें स्पष्ट कटकले लगाने का मौका मिला। कुछ पूछताछ के बाद वो निंगलू ने अनिच्छा से सारा मामला बता दिया। सुन लुचांग बहुत खुश हुआ और तुरंत अपने दोनों बड़े भाइयों को साथ लेकर आया। ली फैन ने वो निंगलू की ओर देखते हुए असहाय और क्रोधित भाव दिखाया। तीनों एकीकृत दाव बुजुर्गों ने सक्रिय रूप से उसका बचाव किया। फिर भावनाओं और तर्क का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बारी-बारी से ली फैन को मनाया। आखिरकार परिवार के समग्र हित के लिए उसे उनकी ओर से लॉ प्रोटेक्टर हॉल जाने के लिए राजी होना पड़ा। लुए, निश्चिंत रहो, जब तक तुम यहाँ नहीं हो, हम निंगलू का विशेष ध्यान रखेंगे और उसे कोई परेशानी नहीं होने देंगे, सुन लुचांग ने आश्वासन दिया। लुए सन आंग का उपनाम है। तार्किक रूप से एकीकृत दाव साधकों के रूप में भले ही वे ज्येष्ठ हों, उन्हें उनके उपनामों से पुकारना उचित नहीं है। हालांकि सन लुचांग उन्हें इसी नाम से पुकारते रहे, ताकि सन आंग को उनकी सन परिवार के सदस्य के रूप में पहचान याद रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सन आंग अमर गठबंधन की जांच में खरा उतरे, सन परिवार के 3 एकीकृत दाव विशेषज्ञों ने मिलकर सन आंग की वास्तविक युद्ध शक्ति का परीक्षण किया। ली फैन ने मुख्य रूप से रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, कभी-कभी 1 या 2 मंत्रों का उपयोग किया, जिनमें अधिक शक्ति नहीं थी। कुछ 100 चक्करों के बाद धीरे-धीरे थकान के लक्षण दिखने लगे। लुए, तुमने जो स्वर्गीय और सांसारिक सार ग्रहण किया है, वह असाधारण है। हालांकि आक्रमण शक्ति थोड़ी कम है, तुम्हारे चारों ओर का बर्फीला क्षेत्र अधिकांश आक्रमणों को रोक सकता है। सूर्य परिवार के 3 एकीकृत दाव विशेषज्ञ ली फैन के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। यहां तक कि एक नवपदोन्नत एकीकृत दाव साधक के रूप में भी शक्ति का यह स्तर अमर गठबंधन को रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त है। अमर गठबंधन मुख्यालय की ओर जाने से पहले ली फैन ने चुपचाप वो निंगलू को अपने पास बुलाया। मुझे पता है कि तुम हाल ही में मुझसे बच रहे हो, इस डर से कि मैं तुम्हें दोषी ठहरा दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल मैं ये भी जानता हूं कि अगर आप न भी कहें, तो भी यूनिफाइड दाव में मेरी पदोन्नति की खबर ज्यादा देर तक नहीं छुपेगी। कुछ चीजें अपरिहार्य होती हैं। इसके अलावा आप और मैं एक है। मैंने 300 सालों तक कड़ी मेहनत की है, आपके लिए कुछ लाभ के लिए संघर्ष किया है। ये कुछ भी नहीं है। वो निंगलू ली फैन की बातों से बहुत आश्चर्यचकित हुई, यहां तक कि भावुक भी हुई। मेरी अनुपस्थिति के दौरान तुम्हें अभी भी अपने आप पर सावधान रहना होगा। घर पर तो बुजुर्ग लोग अच्छी बातें करते होंगे, लेकिन व्यवहार में क्या होगा, कौन जानता है। इस बार अपनी यात्रा के दौरान मुझे एक अच्छा दोस्त मिला। आगे बढ़ने में इस व्यक्ति ने बहुत मदद की। ली फैन ने बात की और एक संचार Z टोकन सौंप दिया। यदि आपके सामने कोई ऐसी बात आए जिसका समाधान आप नहीं कर सकते, तो उनसे संपर्क करें। उसे आपकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि यह व्यक्ति एक एकीकृत दाव साधक भी है और उसका स्वभाव थोड़ा अजीब है।
जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो उससे मदद न मांगे। याद इस अध्याय का अंत। अध्याय 1140 बचपन संचरण छवि। वो निंगलू ने ली फैन द्वारा दिए गए जेड टोकन को एक तरफ रख दिया, एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर कहा, यह केवल 300 साल है, मैं जाऊंगा। ली फैन ने बस अपना हाथ हिलाया और कुछ नहीं कहा और सूर्य परिवार के मुखिया के पीछे अमर गठबंधन के मुख्यालय की ओर चल पड़ा। वो निंगलू को दिया गया जेड टोकन संचार ताबीज के रूप में काम करने के अलावा अनिवार्य रूप से एक लघु एकत्रीकरण सरणी भी था। इसमें ली फैन की आत्मा का एक कतरा शामिल था। वो निंगलू पर चौतरफा निगरानी रखने के दौरान प्राथमिक उद्देश्य बाहरी दुनिया पर नजर रखना और अमर गठबंधन की गतिविधियों पर नजर रखना था। आत्मा के पास स्वर्गीय गहन दर्पण का मूल था, जो दर्पण के भीतर छिपकर अमर गठबंधन की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने में सक्षम थी। यानफाजुए की रक्षा के दौरान पूर्ण अलगाव हो सकता है, जिससे स्वर्गीय गहन दर्पण का उपयोग करना भी मुश्किल हो सकता है। अवतार भी भव्य छोटी दुनिया के भीतर ही रहता था और आसानी से बाहर नहीं निकल पाता था। एक आकस्मिक योजना बनाना आवश्यक था। ली फैन की वर्तमान शक्ति के साथ पीछे छूटी आत्मा की इस लड़ी की युद्ध शक्ति एक साधारण एकीकृत दाव साधक से बहुत अधिक भिन्न नहीं थी। एकमात्र कमी यह थी कि सामान्य साधकों के विपरीत वह युद्ध के बाद शीघ्र स्वस्थ नहीं हो पाता था। मुख्य शरीर के पूरक के बिना उपयोग की गई सारी शक्ति स्थायी रूप से नष्ट हो जाती थी। जहां तक ली फैन और वो निंगलू द्वारा उल्लिखित मित्र का प्रश्न है, यह स्वाभाविक रूप से पवित्र रक्त भ्रूण परिवर्तन था जिसे उन्होंने बनाया था। हालांकि सच्चे अमर वेब और स्रोत बलसार के संचार के बिना पवित्र भ्रूण केवल क्यू रिफाइनिंग क्षेत्र तक ही पहुंच पाया था। ली फैन ने उसे त्यानजियान संप्रदाय के अवशेषों में भेज दिया, जो वर्तमान में काली तलवार स्वर्ग की विचित्रता को वश में करने की प्रक्रिया में था। पिछले अनुभव के साथ इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस कुछ समय की आवश्यकता होगी। सन परिवार के मुखिया सन जिंगयाओ 500 से अधिक वर्षों से एकीकृत दाव में है। जब वह युवा थे तो उन्होंने यानफाजुए की भी रक्षा की थी। अमर गठबंधन मुख्यालय के रास्ते में उन्होंने ली फैन को इस नौकरी का विवरण दिया। यानफाजुए हमारे अमर गठबंधन की नींव है। अमर गठबंधन मुख्यालय के भीतर इसके सुरक्षित स्थान से मूर्ख मत बनिए। इसके लिए कपटी तरीकों के खिलाफ निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। सदियों से 5 बुजुर्गों की परिषद ने यानफाजुए के खिलाफ कम से कम 3 कार्रवाइयों की योजना बनाई है। उन्होंने यानफाजुए तक पहुंचने के लिए कई तरीके आजमाए और फिर मानसिक हमला करने के लिए दुष्ट अभिशाप नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। यानफाजुए स्वयं इस संबंध में उसकी रक्षात्मक क्षमताएं लगभग नगण्य है। एक बार चोट लगने पर इसका अर्थ है कम से कम 100 वर्षों का ठहराव। 5 ज्येष्ठों की परिषद की पिछली सफलता ने अमर गठबंधन को भारी क्षति पहुंचाई। दुर्भाग्य से इस मामले को प्रचारित नहीं किया जा सकता। स्वर्गीय गहन दर्पण में तकनीकों का विनिमय मूल्य लगभग दोगुना हो गया है। अमर गठबंधन साधकों की शिकायतें अनंत हैं। तो आपका काम उतना आसान नहीं है जितना लगता है। प्रमुख, अगर मैं अपने कार्यकाल के दौरान इन दुर्भावनापूर्ण हमलों को नहीं रोक पाया जिससे यानफाजुए को नुकसान हो रहा है तो क्या होगा? ली फैन ने पूछा। सुन जिंगयाओ के कदम अचानक रुक गए। वह ली फैन की ओर देखने के लिए मुड़ा, रुका और बोला, खैर, प्रतिबद्धता अपरिवर्तित है। हम निंगलू की अच्छी देखभाल करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ली फैन अचानक शब्दहीन हो गया। इससे पहले उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि सुन जिंगयाओ का एक हास्य पक्ष भी है। बदलते प्रकाश और छाया में ली फैन एक बार फिर अमर गठबंधन मुख्यालय में लौट आया। पहले की तरह उसकी आंखों के सामने एक भ्रम प्रकट हुआ। तथापि इस बार यह कानून संप्रभु की पिछली ट्रांसमिशन छवि से अलग था। एक अंतहीन मैदान में धुएं के गुबार उठ रहे थे। एक फार्म हाउस की छत पर एक सीधा साधा और ईमानदार नौजवान लड़का लेटा हुआ था। उसकी आंखें बेजान थी और वह आकाश की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह विचारों में खोया हुआ हो। अंडा, रात के खाने के लिए नीचे आओ। दृश्य अचानक रुक गया। भ्रम से बाहर निकलते हुए ली फैन कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। सुन जिंगयाओ ने सोचा कि वह अत्यंत यथार्थवादी भ्रम से हैरान था और उसने समझाया, अमर गठबंधन मुख्यालय में कानून संप्रभु की संचरण छवि द्वारा छोड़ी गई आभा का एक निशान अभी भी मौजूद है। इसलिए ली फैन ने स्वाभाविक रूप से इसे समझ लिया। वह कुछ और ही सोच रहा था। वह युवक जिसका नाम डॉग एग है, क्या यह उसके बचपन की ट्रांसमिशन इमेज है? जो चित्र उसने अभी अभी देखे थे वे उसके दिमाग में घूम गए तथा वास्तव में उसमें बुजुर्ग ट्रांसमिशन इमेज की कुछ परछाइयां दिखाई देने लगी। क्या यह हो सकता है कि ट्रांसमिशन इमेज जुबानहुआंग क्षेत्र की मूल निवासी हो? नहीं। ली फैन ने उस संक्षिप्त दृश्य की बार-बार समीक्षा की। आप डॉग एग के चेहरे को चाहे जिस तरह से देखें, इसका उस शक्तिशाली कानून संप्रभु से कोई लेना देना नहीं है जिसने जीवन भर जुबानहुआंग पर प्रभुत्व बनाए रखा। बाद में चकित आंखें और जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ कुछ इस तरह प्रतीत होते हैं। ली फैन के दिमाग में अनायास ही एक शब्द आया, टाइम ट्रैवल। यदि मेरी पिछली अटकलें सही हैं तो डॉग एग नामक ये युवक एक ऐसी आत्मा होनी चाहिए जो समय और स्थान से परे हो। दिव्य विधि क्षेत्र से आते हुए उसकी चेतना गर्भ में सो रही थी। कई वर्षों बाद ही जागृत हुई। क्या यह वह तरीका है जिसका उपयोग उसने अमर दाव और जुबानहुआंग स्वर्गीय दाव के 10 संप्रदायों के पीछा से बचने के लिए किया था? ठीक ली फैन की तरह जिसे अब जुबानहुआंग स्वर्गीय दाव की नजर में एक स्थानीय साधक माना जाता है। उस समय ट्रांसमिशन इमेज ने, चाहे अन्य लोगों ने कितनी भी जांच की हो, कभी भी इसके वास्तविक विवरण को उजागर नहीं किया। ली फैन अभी भी तथाकथित समय यात्रा के पीछे की क्रियाविधि को नहीं समझ पाया था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह साधारण कब्जे से अलग था। स्वर्ग को धोखा देने और जुबानहुआंग क्षेत्र के मूल निवासी में रूपांतरित होने के लिए कुछ गुप्त तकनीक का उपयोग करना। ली फैन के विचार धीरे धीरे बदल गए। जब वह विचार कर रहा था तभी सुन जिंगयाओ ने सहजता से उससे उस भ्रम के बारे में पूछा जो उसने देखा था। ली फैन ने स्वाभाविक रूप से कानून संप्रभु की संचरण छवि के बारे में उत्तर दिया जिसे उसने पहले देखा था। सुन जिंगयाओ ने थोड़ा सा हिलाया। ऐसा लगता है कि भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियां मेरी उपलब्धियों से भी आगे निकल जाएंगी। ली फैन के पूछने का इंतजार किए बिना उन्होंने समझाया, प्रत्येक साधक पहली बार यहां आने पर एक अलग भ्रम देखता है। ऐसा कहा जाता है कि यह उनके मूल ताओ मार्ग से निकटता से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साधकों द्वारा विकसित सभी तकनीकें प्रभु ईश्वर से आती हैं। इसलिए आप प्रभु के जितने निकट पहुंचते हैं, आपके भविष्य की संभावनाएं उतनी ही असीम होती जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ सच्चे प्रतिभाशाली लोग होते हैं जो उस दृश्य को देख सकते हैं जब कानून सम्राट ने पहली बार व्याख्यान दिया था। सुन जिंगयाओ ने ईर्ष्या से कहा। ली फैन चुप रहा, उसका दिल सतर्क था। इस बार उसकी ताकत तेजी से बढ़ी, अप्रत्याशित रूप से कानून के शासक के बचपन के दृश्य में झांकने लगी। यदि वह एक कदम और आगे बढ़ता तो संभवतः यह सीधे तौर पर कानून संप्रभु की सतर्कता को ट्रिगर कर देता। दोनों ने अमर गठबंधन मुख्यालय में शून्य के माध्यम से यात्रा की, संरचनाओं के माध्यम से आगे बढ़े। जल्द ही वे लॉ गार्ड के मुख्यालय पर पहुंच गए। मेरे पीछे आओ, सुन जिंगयाओ ने हल्के से आदेश दिया, एक युक्ति बताते हुए। एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत उसे और ली फैन को घेर लिया। उनके पैरों के नीचे रखे परिवर्तन पत्थर के कारण जो आध्यात्मिक शक्ति शांत हो गई थी, वो पुनः सक्रिय हो गई। इसका मुझ पर एक निश्चित दमनकारी प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं है जितना तब था जब मैं निम्न लोक में था। अगर मैं सचमुच लड़ाई शुरू कर दूं तो भी मैं एकीकृत दाव में अजय रहूंगा। ली फैन को अपने दिल में शांति महसूस हुई और वह सुन जिंगयाओ के पीछे लॉ गार्ड में चला गया। पहले के विपरीत जब वे श्रद्धा के प्रतीक का उपयोग करते थे तो उन्हें प्रतीक्षा स्थल में बैठना पड़ता था। इस बार वे सचमुच लॉ गार्ड के स्थान पर प्रवेश कर गए। एक गुंबदाकार छत जिस पर अनगिनत तारे बिखरे हुए हैं। इस अध्याय का अंत। ध्यान से देखने पर वे तारा बिंदु अनगिनत छोटी छोटी खिड़कियों जैसे प्रतीत होते थे। खिड़कियों के माध्यम से विभिन्न दृश्य कमोबेश दिखाई दे रहे थे। अनगिनत पात्र फड़फड़ा रहे थे जो स्पष्ट रूप से साधना तकनीकों के अध्याय बना रहे थे।
गुंबद के नीचे कोई लॉ गार्ड साधक दिखाई नहीं दे रहे थे। केवल प्रकाश की धाराएं ही अंतरिक्ष में लगातार प्रवाहित हो रही थीं। सन परिवार के मुखिया सन शिंग्याओ किसी को रिपोर्ट कर रहे थे। कुछ ही देर बाद गुंबद से एक आकृति उतरी और ली फान और सन शिंग्याओ के सामने आखिरी हुई। यह एक ऐसा अवतार था जो पूर्णतः प्रवाहमान पात्रों द्वारा निर्मित था, न कि किसी वास्तविक व्यक्ति द्वारा। उन्होंने ली फैन की जांच की और थोड़ा से हिलाते हुए कहा, मैंने इस छोटे से लड़के को 100 साल पहले देखा था, जब वह सिर्फ एक फाउंडेशन स्थापना साधक था। पलक झपकते ही वह इतना बड़ा हो गया। मेरे पीछे आओ। बोलने के बाद पात्रों ने रास्ता तैयार किया जो सीधे गुंबद की ओर ले गया। ली फान इस चरित्र पथ पर खड़े होकर सुन जिंगाओ के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद उसका शरीर अनगिनत पात्रों में तब्दील होता हुआ मानो बिखरकर रास्ते पर एक लेख लिखने वाला हो। उसके हृदय में अचानक संकट की भावना उत्पन्न हो गई। ली फैन ने महसूस किया कि इन आसपास के पात्रों के प्रभाव में उसकी दिव्य आत्मा में स्मृतियां अनजाने में उड़ने लगी, जो उसके पिछले जीवन के अध्यायों को चित्रित कर रही थी। क्या यह दिव्य आत्मा के माध्यम से यादों को समझने की एक विधि है जो आगंतुकों के पिछले अनुभवों की जांच करती है? ली फान ने सोचा और एक पल में उसने अपनी दिव्य आत्मा में सुन नाम की शरीर धारण करने की स्मृतियों का पहला भाग पुनः उत्पन्न कर लिया। फिर उसने उसे उत्सर्जित कर दिया, जिससे आसपास के चरित्र पथ को उसका आभास हो गया। रूपांतरित पात्रों में अद्वितीय व्यक्तिगत प्रकृति चिन्ह थे जो नीचे की सड़क से स्पष्ट रूप से अलग पहचाने जा सकते थे। जहां तक सुन शिंग्याओ का सवाल है, ऐसा लगता था कि वह निरीक्षण के अधीन नहीं थे। चरित्र पथ शीघ्र ही अपने गंतव्य तक पहुंच गया और ली फैन और सुन शिंग्याओ गुंबद पर एक स्टारलाइट खिड़की के भीतर पहुंच गए। उनके रूप पात्रों से लोगों में बदल गए, लेकिन ली फैन के अनुभवों को अलग से एक स्क्रॉल में बदल दिया गया। प्रमुख साधक ने अब अपना असली रूप प्रकट कर दिया था। वह सनांग से भी छोटा दिखाई देता था, 17 या 18 साल का युवक लगता था। लंबे बाल, भौहों के बीच सिंदूर की एक लकीर, वह नाजुक और सौम्य लग रहा था। यह लॉ गार्ड के एल्डर नांगोंग है। सुन जिंग्याओ ने ली फैन से परिचय कराया। नांगोंग ने अपने हाथ में रखे स्क्रॉल को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तुम पहली परीक्षा में पास हो गए हो। एक सहज उछाल के साथ सुनांग के जीवन को दर्ज करने वाला स्क्रॉल प्रकाश की एक धारा में बदल गया और कहीं उड़ गया। ली फैन ने अपने आसपास का अवलोकन किया। ऐसा लग रहा था जैसे हम जुआनहुआंग क्षेत्र के बाहर शून्य में हो और प्रकाश का एक विशाल गोला आगे तैर रहा हो। यह जुआनहुआंग क्षेत्र के उस लघु मॉडल के समान था जिसे उन्होंने लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में देखा था। जुआनहुआंग क्षेत्र से गुजरो, अगर इससे प्रकाश समूह में कोई झटका नहीं लगता तो तुम दूसरी परीक्षा पास कर चुके हो, नांगोंग ने कहा और प्रकाश की एक लकीर में तब्दील होकर पहले निकल गया। ली फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका पीछा किया। एक पीला प्रभामंडल स्वप्न जैसा और भ्रामक एक अजीब सी गर्माहट का एहसास भी दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बिना किसी दुर्घटना के गर्भ में वापस लौट आया हूं। जल्द ही ली फान प्रकाश पुंज से बाहर उड़ गया। जाते समय उसके दिल में थोड़ी सी अनिच्छा भी थी। ली फैन ने उत्सुकता से महसूस किया कि उसके जुआनहुआंग अमर हृदय मंत्र की गति सामान्य से कई गुना अधिक बढ़ गई थी। क्या यह सत्यापित करने के लिए है कि क्या मैं जुआनहुआंग क्षेत्र का मूल साधक हूं? ली फैन को अचानक एहसास हुआ। तीसरा परीक्षण यह सत्यापित करना था कि क्या कोई व्यक्ति 5 वरिष्ठों की परिषद का साधक है। शून्य में एक ही चेहरे वाली 5 मूर्तियां एक चक्र में घिरी हुई है। ली फैन को मूर्तियों के बीच आधे घंटे तक स्थिर खड़ा रहना पड़ा। इस दौरान कोई असामान्यता नहीं पाई गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि परीक्षण पास हो गया है। इस जीवन में ली फैन पूरी तरह से साफ था। उसका 5 बुजुर्गों की परिषद से कोई संबंध नहीं था, इसलिए वह आसानी से परीक्षा पास कर गया। लगता है इन मूर्तियों में कुछ रहस्य छिपे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये 5 स्वर्गीय शासकों की उल्टी शक्ति से जुड़ी हुई है। 5 बुजुर्ग परिषद की मूर्तियों द्वारा देखे जाने के दौरान ली फैन इन 5 स्वर्गीय शासकों का भी अवलोकन कर रहा था। साथ ही उन्होंने महसूस किया, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो, फिर भी यह स्वर्गीय शासकों से बहुत अलग नहीं है। अगर मैं सीनियर सिस्टर झाओ के भ्रम का अनुभव करने के बाद आया हूं या यहां तक कि अगर मेरे क्लोन ने इसका अनुभव किया है, मुझे डर है कि इससे मूर्तियों की ओर से भी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाएगी। 5 पत्थर की मूर्तियां बिखर गईं और ली फैन को लॉ गार्ड में शामिल होने से पहले अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ा। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। सुन शिंग्याओ और एल्डर नांगोंग, जो अभी अभी उसके पास थे, गायब हो गए। ली फैन ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी और आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। यहाँ कोई जाल या साजिश नहीं थी, बस एक खालीपन था। ली फैन के अलावा वहां और कुछ नहीं था। यह कैसी परीक्षा है, ली फैन समझ गया, लेकिन शांत रहा। शून्य में खड़ा वह धैर्यपूर्वक लॉ गार्ड की चालों का इंतजार कर रहा था। शून्य में समय अपना अर्थ खोता हुआ सा लग रहा था। एक अज्ञात अवधि के बाद ली फैन के धैर्य के बावजूद उसे थोड़ी चिढ़ होने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया ने उसे भुला दिया हो, जहां उसके अलावा बाकी सब कुछ गायब हो गया हो। एल्डर नांगोंग अभी भी प्रकट नहीं हुए थे। क्या वे सचमुच मुझे यहीं अकेला छोड़ देंगे? दूसरों के प्रति अपने स्वाभाविक अविश्वास के कारण ली फैन ऐसे विचारों से खुद को रोक नहीं पाया। उसने तो यहां तक सोचा कि अपनी असली साधना प्रकट करके किसी भी तंत्र को तोड़कर सीधे वहां से चला जाए। हालांकि उसने जल्दी से इस विचार को दबा दिया। अपनी भावनाओं को शांत करते हुए ली फैन ने ट्रू आइडेंटिटी पैनल खोला। यह पुष्टि करते हुए कि एंकरिंग अवधि अभी भी 8 वर्ष निर्धारित है, सारी चिंता और अधीरता तुरंत गायब हो गई। शून्य में वह प्रतीक्षा करता रहा। सैकड़ों या हजारों साल बाद ली फैन को अचानक कुछ याद आया। वह थोड़ा अधीर होने लगा, अब स्थिर खड़ा नहीं रहा, बल्कि इधर उधर उड़ने लगा, मानो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। धीरे धीरे उन्होंने अपनी भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया। हालांकि वह कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं दिखे, केवल कुछ नकारात्मक भावनाएं ही प्रकट की। इस तरह ऐसा लगा जैसे अनगिनत वर्ष बीत गए हों। अंततः अंधेरे शून्य ने पुनः प्रकाश का स्वागत किया। एल्डर नांगोंग और सुन जिंग्याओ पुनः प्रकट हुए। ली फैन ने आंखें थोड़ी सिकोड़ी, मानो उसने किसी अलग दौर का अनुभव किया हो। उसने दोनों को ऐसे देखा जैसे उनकी पहचान पर विचार कर रहा हो। यह अंतिम परीक्षा भी पास हो गई। एल्डर नांगोंग के चेहरे पर आखिरकार हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने ली फैन की तरफ सराहना भरी नजरों से देखा और कहा, आपका मूड अच्छा है। समय के प्रवाह में 200 साल से ज्यादा लग गए, इससे पहले कि नियंत्रण खोने के हल्के से निशान दिखाई दें। फिर भी आपने अपना संयम बनाए रखा। पिछले सभी मूल्यांकनों में यह प्रदर्शन काफी सराहनीय है। यह सुनकर ली फैन काफी देर तक चुप रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानकारी को पचा रहा हो। एल्डर नांगोंग ने समझाना जारी रखा, यह परीक्षा साधक की मानसिक स्थिरता की जांच करती है। आखिरकार आपको 300 से ज्यादा वर्षों तक यान फाजुए के साथ रहना होगा और किसी भी कारण से आप वहां से नहीं जा सकते। अगर आप इस तरह की यातना सहन नहीं कर सकते और पागल हो जाते हैं तो यह परेशानी की बात होगी। अचानक ली फैन ने पूछा, क्या कोई ऐसा साधक है जो शुरू से अंत तक शांत रहता है और अधीरता का कोई लक्षण नहीं दिखाता? इस अध्याय का अंत। अध्याय 1142, यान फाजुए की शाश्वत शांति। एल्डर नांगोंग को उम्मीद नहीं थी कि ली फैन ऐसा सवाल पूछेगा और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसकी नजर अचानक गहरी हो गई। अगर ऐसा कोई इंसान सचमुच मौजूद है तो हमें उसे यान फाजुए के करीब आने से रोकना होगा, उन्होंने आगे कहा। सैकड़ों सालों तक अकेले रहना, शुरू से आखिर तक एक ही मनोदशा बनाए रखना, या तो पागलपन है या फिर अतिवादी स्वभाव। ली फैन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैंने असाधारण प्रतिभाओं के बारे में सुना है जो सैकड़ों वर्षों तक बिना विचलित हुए साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्या फंस जाने के कारण टूटना सामान्य बात नहीं है? एल्डर नांगोंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, ऐसे प्रतिभाशाली लोग यहाँ नहीं आएंगे जब तक कि उनके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य न हो। ली फैन तुरंत चुप हो गया। उसके बगल में बैठे सुन जिंग्याओ के चेहरे पर भी थोड़ी शर्मिंदगी थी।
खैर, लॉ गार्ड में आपका स्वागत है। आगे मैं आपके लिए कुछ विशेष सावधानियां पेश करूंगा। अमर गठबंधन के विभिन्न नियमों के अलावा यानफा जुए से निपटने के दौरान आपको और भी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। भाई सूर्य, अब आप वापस जा सकते हैं। आपका मिशन पूरा माना जाता है। इन शब्दों की प्रतीक्षा में सुन जिंग्याओ को राहत महसूस हुई। ली फैन को कुछ और निर्देश देने के बाद वह विदा लेकर चला गया। लगभग आधे घंटे तक लगातार बात करने के बाद नांगोंग ने ली फैन को लिया और इस स्थान से बाहर उड़ गया। पदभार ग्रहण करने और लॉ गार्ड एडर की सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ली फैन ने लॉ गार्ड के विशिष्ट काले सुनहरे वस्त्र धारण कर लिए। नांगोंग का अनुसरण करते हुए वह गुंबद के मध्य और सबसे चमकीले तारे के बाहर पहुंच गया। जब मैं तुम्हें अंदर ले आऊंगा और अंतिम हस्तांतरण पूरा कर लूंगा तो मुझे राहत मिलेगी। नांगोंग मुस्कुराया, सचमुच दिल से खुश था। वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं, कानून रक्षक बुजुर्गों में जो तुम्हारे साथ यानफा जुए की रक्षा करेंगे, 2 अन्य लोग भी हैं। जब तक आवश्यक न हो उनसे बातचीत या संवाद न करना। यानफा जुए जिस स्थान पर स्थित है वहां हर ध्वनि तरंग रिकॉर्ड की जाती है और कोई व्यक्ति नियमित रूप से इसकी जांच करता है। नांगोंग ने गुप्त रूप से पोकर चेहरे के साथ प्रेषित किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये शब्द कहे ही नहीं। ली फैन ने धन्यवाद में हाथ उठाया। नांगोंग को विदाई देने के बाद वह सफेद तारों की रोशनी में उड़ गया। जो दृश्य सामने आया वह उस स्थान का परिचित दृश्य था जहां यानफा जुए स्थित था। अनगिनत अक्षरों से बना एक विशाल गोला इस जगह पर तैर रहा था। गोले पर मौजूद अक्षर लगातार बदल रहे थे। कभी कभी गोले पर मौजूद अक्षर एक क्षण के लिए रुक जाते, फिर एक झिलमिलाती रोशनी उत्सर्जित करते और गायब हो जाते, और फिर वे परिवर्तन का एक अंतहीन चक्र शुरू कर देंगे। इस विशाल गोले के नीचे शून्य में एक डेस्क तैर रही थी। एक लोरी जो लगभग 5 या 6 साल की लग रही थी मेज पर झुकी हुई थी। डेस्कटॉप पर लगातार उभरते हुए पात्रों को देखकर वह उदासीन दिखाई दी। हर बार की तरह ली फैन ने उसे पहले भी देखा था। किसी के आने का आभास पाकर यानफा जुए ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। ली फैन की गंभीर अभिव्यक्ति और उसके द्वारा पहने गए काले सुनहरे वस्त्र को देखकर उसने मोह बनाया और अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। एक और बदसूरत आया। ली फैन ने यानफा जुए के बुदबुदाए हुए शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना। उसका शरीर कुछ रुक सा गया। हे, बाद में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। ली फैन के पास से एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। यह कानून रक्षक बुजुर्गों में से एक था जो यहाँ छिपा हुआ था, जो उस पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार था। झांगजू, उसने संक्षेप में अपना परिचय दिया और फिर चुप हो गया। जहां तक दूसरे सहकर्मी का सवाल है, उसने कभी ली फैन का अभिवादन नहीं किया था। ली फैन को कोई आपत्ति नहीं हुई। वह अपने कार्यस्थल की ओर उड़ चला। तथाकथित कार्यस्थल वास्तव में इस स्थान पर एक विशेष स्थान था। किसी संरचना में एक महत्वपूर्ण नोड की तरह इस स्थिति में होना ऐसा था मानो आप ऊंचे हों और सब कुछ देख रहे हों। आसपास की हर ऊर्जा का उतार चढ़ाव एक नजर में साफ दिखाई दे रहा था। यानफा जुए की रक्षा करते समय ली फैन अपना अधिकांश समय इसी विशिष्ट स्थिति में बिताते थे। ये जेल में रहने से भी बदतर है। कोई आश्चर्य नहीं कि सन परिवार के लॉ गार्ड सदस्य यहां आने से इनकार करते हैं। ली फैन अपने पद पर पहुंचकर आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ली फैन ने दिखावटी अंदाज में अपने आसपास के माहौल का अवलोकन किया, मानो वह कार्यस्थल के माहौल से परिचित हो रहा हो। वास्तव में वह चुपचाप निगरानी क्षेत्र की कमजोरियों पर विचार कर रहा था। विशाल चरित्र क्षेत्र के निरंतर बदलते प्रकाश और छाया के अलावा यहाँ का वातावरण शांत, लगभग दम घुटने वाला बना हुआ था। हालांकि थोड़े समय में ली फैन यह पता नहीं लगा सका कि प्रतिबंधों को कैसे तोड़ा जाए और गुप्त रूप से यानफा जुए से संपर्क कैसे किया जाए। इस प्रकार लगभग आधा वर्ष इसी प्रकार बीत गया। अचानक छोटी लोरी जो डेस्क पर लगन से काम कर रही थी खड़ी हो गई, अपने हाथ ऊपर उठाए और उत्साहित होकर बोली, हाँ, ब्रेक का समय हो गया है। इतना कहकर वह सीधे लेट गई और गहरी नींद में सो गई। 6 घंटे। इस समय झांगजू और दूसरे गार्ड की आवाजें एक साथ गूंज उठी। 6 घंटे, यानफा जुए के लिए दुर्लभ विश्राम समय। जब समय पूरा हो गया तो उसे तुरंत जगाया जाना पड़ा। यानफा जुए को गहरी नींद में सोते हुए देखकर ली फैन अपने अंदर ही अंदर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। यह थोड़ा अमानवीय है। कम से कम 12 घंटे का आराम अधिक उचित होगा। यहाँ पहरा देने के 6 महीनों के दौरान किसी कारणवश कोई भी साधक जिसके पास ऑब्जर्वेंस ज़ेड कार्ड था, इस स्थान में प्रवेश नहीं कर पाया। इससे यानफा जुए के लिए इस अंतराल का लाभ उठाना लगभग असंभव हो गया। इसके बारे में सोचने के बाद ली फैन ने फिर भी एल्डर झांगजू के सामने अपनी शंकाएं व्यक्त की। आखिरकार यह उसकी जिम्मेदारी में था। झांगजू एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, 3 साल पहले 5 बुजुर्गों की सोसाइटी के एक जासूस ने किसी तरह ऑब्जर्वेंस ज़ेड कार्ड हासिल कर लिया और यहाँ घुसपैठ करके कुछ भयावह करने की कोशिश की। हालांकि हमने समय रहते इसका पता लगाकर इसे रोक लिया, लेकिन इससे कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ। हालांकि इसने अमर गठबंधन के उच्च अधिकारियों को चिंतित कर दिया। जब तक इस घटना की जिम्मेदारी की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, तब तक इस समारोह को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। मेरा अनुमान है कि इसे बहाल करने में कई और वर्ष लगेंगे। झांगजू ने संक्षेप में समझाया और फिर चुप हो गया। ली फैन ने मन ही मन सोचा, प्रत्येक ऑब्जर्वेंस ज़ेड कार्ड अमर गठबंधन द्वारा उन साधकों को दिया जाने वाला एक बहुमूल्य पुरस्कार है जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है। सोचिए, यह 5 बुजुर्गों के समाज के हाथों में चला गया। नांगोंग के पहले के निर्देशों के अनुसार जासूसों के घुसपैठ की संभावना कम नहीं है। ऐसा लगता है कि हर कुछ दशकों में ऐसा होता है। हालांकि 5 बुजुर्गों का समाज प्रत्यक्ष टकराव में कोई विरोधी नहीं है, फिर भी वे इन षड्यंत्रों में काफी कुशल है। अमर गठबंधन इस पहलू में कुछ हद तक कमतर है। स्वर्गीय रहस्य दर्पण की उत्पत्ति की अविश्वसनीय शक्ति के कारण ली फैन को वर्तमान में बाहर बिखरे हुए ऑब्जर्वेंस ज़ेड कार्ड के स्वामित्व के बारे में लगभग पता था। 3 संरक्षकों में से एक होने के नाते मुझ पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और कोई कदम उठाना आसान नहीं है। शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, ऑब्जर्वेंस ज़ेड कार्ड का उपयोग करके यानफा जुए के साथ निजी बातचीत के अवसर पैदा कर सकूं। ली फैन ने चुपचाप विचार किया। 12 घंटे जल्दी ही बीत गए। तथापि यानफा जुए अभी भी लंबी मेज पर गहरी नींद में लेटा हुआ था। जागने का कोई संकेत नहीं था। ली फैन को अन्य 2 संरक्षकों की ओर से कुछ सहायता महसूस हुई। भाई सूर्य, अब आपकी बारी है। झांगजू ने एक खुशनुमा संदेश प्रेषित किया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 1143, असंख्य तारों की वापसी। ली फैन को यह अच्छी तरह से महसूस हो गया कि यानफा जुए पहले ही जाग चुका है। वह अभी भी लंबी मेज पर लेटी हुई थी, निस्संदेह सोने का नाटक कर रही थी। तीनों प्रभारी संरक्षक इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने ली फैन को छोटे लोली को सिर्फ इसलिए जगाने को कहा क्योंकि वह नया मेहमान था। ली फैन यानफा जुए के स्वभाव को समझता था, बचकाना, द्वेष रखने वाला और संवेदनशील। जो कोई भी उसके आराम में खलल डालता है, उसके प्रति वह अच्छा भाव नहीं दिखाती। सिर्फ निगरानीकर्ता होने के नाते संरक्षक यानफा जुए का कुछ नहीं कर सकते थे। जब छोटी राजकुमारी परेशान होती तो वे बस उसे मना सकते थे और खुश कर सकते थे। अपने ऊपर पड़ रहे 2 दिव्य विचारों को भांपते हुए ली फैन ने मना नहीं किया। एल्डर नांगोंग द्वारा बताई गई विधि का पालन करते हुए उसने इस स्थान की सीलिंग शक्ति का आह्वान किया, जिससे छोटी लोली के सिर के ऊपर एक कांसे के घंटे का भ्रम पैदा हो गया। फिर उसने अचानक उस पर प्रहार किया। डोंग। यानफा जुए का शरीर झटका खा गया और उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठा लिया। एक पल में उसने ली फैन को अपराधी मान लिया। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से भर गया। ली फैन ने मासूमियत से कंधे उचका दिए। ब्रेक का समय 6 घंटे से ज्यादा हो गया है, अब उठकर काम करने का समय है। यानफा जुए ने ली फैन को बड़ी बड़ी आंखों से घूरना जारी रखा, मानो उसने कोई अक्षम्य पाप किया हो। ली फैन ने सीधा चेहरा बनाए रखा और कहा, वैसे नियमों के अनुसार आप जितना समय अधिक सोएंगे वह आपके अगले ब्रेक से काट लिया जाएगा। ओह, जो समय तुमने मुझे घूर कर देखा वह भी गिना जाएगा।
ली फैन ने अपना चेहरा छुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि यान फाजुए द्वारा उसे घूरने से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि जब यान फाजुए ने सुना कि उसका अगला अवकाश छोटा होगा, तो वह अचानक एक दुखी छोटी बिल्ली में बदल गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नम हो गईं और शिकायत से भरी हुई उसने अन्य दो संरक्षकों की ओर देखा। झांकजो और अन्य बुजुर्ग ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, जबकि ली फैन ने एक दयालु मुस्कान दिखाई और यान फाजुए को देखते हुए शो का आनंद लिया। उन्होंने समय बीतने को रिकॉर्ड करने वाली एक रेतगिरी भी बनाई। कुछ देर तक ठिठक कर रेतगिरी के तल पर बढ़ती रेत को देखने के बाद यान फाजुए अब और खुद को रोक नहीं सका। उसने ली फैन को गुस्से से घूरा, अपने छोटे से हाथ से मेज पर जोर से मारा और अचानक पहले से स्थिर चरित्र प्रकाश क्षेत्र तेजी से विकसित होने लगा। ली फैन की मुस्कान अपरिवर्तित रही। यहाँ सैकड़ों साल बिताने के बाद वह केवल छोटी लोली को छेड़कर ही समय बिता सकता था। जैसे ही ली फैन ने सफलतापूर्वक घुसपैठ की और यान फाजुए के पास पहुंचे, राजधानी शेंजिंग में एक बड़ी घटना घटी। 8 वर्षों के अभूतपूर्व विकास के बाद शेंग राजवंश का वातावरण लाल से बैंगनी रंग में बदल गया था। अवतार ली पिंग ने सम्राट की क्यूई मैनुअल की साधना करते हुए सफलतापूर्वक चौथे क्षेत्र में प्रवेश किया। अरबों जीवित प्राणियों की राजसी ऊर्जा के साथ अब मेरे पास परिवर्तन देव क्षेत्र में एक सिद्ध साधक के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति है। अगर मैं कुछ और दशकों तक विकास करता रहूं, इस छोटी सी दुनिया का पूरा दोहन कर सकूं, तो शायद मैं गार्जियंस को भी टक्कर दे सकूं। लेकिन अगला कदम उठाने के लिए, दीर्घायु क्षेत्र को टक्कर देने के लिए, ली पिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। स्वर्गीय पृथ्वी आत्मा सरणी प्रारंभिक रूप से स्थापित हो चुकी है। अब हमारे क्षेत्र का विस्तार करने का समय आ गया है। एक विचार के साथ सुनेर और वांग जुआनबा उसके सामने प्रकट हुए। आपसे मिलूंगा गुरुजी। दोनों ने सलामी दी। ली पिंग ने अपना हाथ हिलाया और आकाश में तारों की घनी कतार जैसा एक नक्शा हवा में प्रकट हो गया। प्रत्येक सफेद बिंदु एक दिव्य क्षेत्र या एक छोटी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था। अध्याय 1143 असंख्य सितारों की वापसी। दकी स्थान से पवित्र बैंगनी प्रकाश निकल रहा था। सन निर्लांग ने अपने सामने रखे नक्शे की ओर देखा। उसका मन विस्मय से भटक रहा था। जैसे ही उसकी दिव्य चेतना उन सफेद बिंदुओं पर केंद्रित हुई, उसके मन में दर्शाए गए छोटे छोटे संसारों की जानकारी उभरने लगी। जुआनहुआंग क्षेत्र का विशिष्ट लेआउट आपको पहले ही समझाया जा चुका है। वर्तमान में हमने 10,000 अमर गठबंधन और 5 बुजुर्गों के संघ की शक्ति का सीधे सामना नहीं किया है। इसलिए अगले 100 वर्षों के लिए राष्ट्रीय नीति विभिन्न छोटी दुनियाओं की शक्ति को इकट्ठा करना और पवित्र राजवंश के क्षेत्र का विस्तार करना है। असंख्य लोगों का गठबंधन, जुआनहुआंग के विरुद्ध जवाबी हमला। ली पिंग के अवतार ने दाकी साम्राज्य की वर्तमान कमजोरी को नहीं दर्शाया, बल्कि उसने दोनों शिष्यों के उज्जवल भविष्य का चित्रण किया। 10,000 अमरों के गठबंधन के बारे में सन निर्लांग और वांग जुआनबा पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं थे। सन निर्लांग को गठबंधन के नेताओं, जैसे कि कानून देने वाले और दर्पण रक्षक, के अस्तित्व के बारे में भी पता था। स्वर्गीय सम्राट की महान योजना के बारे में सुनकर उसे न तो अजीब लगा और न ही वह बहुत घबराया हुआ था। इसके विपरीत उसमें उत्साह की लहर दौड़ गई। ऐसा इसलिए नहीं था कि सन निर्लांग नादान था, बल्कि इसलिए था क्योंकि इन 8 सालों में उसने पवित्र राजवंश में कई बदलाव देखे थे और उसकी तुलना 10,000 अमर गठबंधन में देखे गए बदलावों से की थी। सन निर्लांग को पूरा विश्वास था कि एक दिन पवित्र राजवंश 10,000 अमर गठबंधन को खत्म कर देगा और जुआनहुआंग साम्राज्य को एकीकृत कर देगा। इन 8 वर्षों में दकी साम्राज्य की जनसंख्या 5 गुना बढ़ गई थी और औसत जीवनकाल 40 से बढ़कर 73 वर्ष हो गया था। शोषण और उत्पीड़न के बिना हर कोई पढ़ सकता था और खेती कर सकता था। प्राचीन पुस्तकों में वर्णित स्वप्नलोक की तुलना में यह 100 गुना ज्यादा सुंदर था। इन 8 वर्षों के दौरान सन निर्लांग ने गुप्त रूप से आसपास की छोटी छोटी दुनियाओं का दौरा किया था। इसमें क्षयग्रस्त महान जुआन राजवंश से कोई अंतर नहीं था। कुछ स्थानों पर तो लोगों का जीवन महान जुआन राजवंश से भी बदतर था। सन निर्लांग ने सोचा कि पवित्र राजवंश और पवित्र सम्राट की चमक को इन पतित छोटी दुनियाओं में फैलाना एक महान और सम्मानजनक बात थी। तो इस समय पवित्र सम्राट की स्पष्ट घोषणा सुनने के बाद सन निर्लांग का हृदय असीम लड़ाई की भावना से भर गया। वर्तमान में दाकी के पास कुल 9 सेनाएं थीं। प्रत्येक सेना कमांडर फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंच गया था। इन सैनिक कमांडरों के नेता सन निर्लांग, जो बैठे अमर तकनीक का अभ्यास करते थे, नवजात आत्मा क्षेत्र के निकट पहुंच रहे थे। यदि पवित्र सम्राट ने यह न कहा होता कि उनकी नींव अस्थिर है और संचय करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है, तो शायद वे स्वर्ग और पृथ्वी में हो रहे परिवर्तनों को आत्मसात करने और अब तक एक सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो गए होते। नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने में 8 साल लगे। इस साधना गति ने सन निर्लांग को यह विश्वास दिलाया कि जुआनहुआंग क्षेत्र में भी यह दुनिया को चौंकाने के लिए पर्याप्त था। जुआनहुआंग राज्य के उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों की तुलना उसके अधीन सेना कमांडरों से भी नहीं की जा सकती थी। जितना अधिक उन्होंने सीखा, उतना ही अधिक उन्हें पवित्र राजवंश के भविष्य पर विश्वास होता गया। 1 वर्ष के भीतर स्वयं को तैयार करो। 1 वर्ष के बाद पवित्र राजवंश की सेना शेंगजिंग से निकलेगी और असंख्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करेगी। ली पिंग की गंभीर घोषणा के साथ जुआनहुआंग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली अनगिनत बैंगनी रेखाएं सामने के नक्शे से अनगिनत तंतुओं की तरह विस्तारित हुई, जिन्होंने जुआनहुआंग क्षेत्र में हजारों छोटी दुनियाओं को कसकर बांध दिया। एक विशाल जाल बुनते हुए इसने जुआनहुआंग क्षेत्र के एकीकृत मानचित्र को ढक लिया। सुन निर्लांग और वांग जुआनबा ने यह दृश्य देखा। वे अपनी सांस रोक लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। इस उत्साह के साथ सन निर्लांग सभी सेना कमांडरों को इकट्ठा करने और आगामी युद्ध की योजना बनाने के लिए नीचे गए। वांग जुआनबा वहीं रुक गए और उन्हें पवित्र सम्राट से एक गुप्त मिशन प्राप्त हुआ। असंख्य सितारों की वापसी। मिशन का कोड नाम देखकर वांग जुआनबा कुछ उलझन में पड़ गए। सबसे पहले युनहई और यिनेइन द्वीप पर जाकर यिन शांग्रेन नामक एक साधक को ढूंढो। वांग जुआनबा ने मन ही मन दोहराया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 1144 अतीत और वर्तमान को पार करना। यिन शांग्रेन को ढूंढने के बाद उसे मनाओ और उसे वापस दाकी ले आओ। अनोनी की विरल सामग्री को देखकर वांग जुआनबा अपना सिर खुजाए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसे इसका अर्थ ठीक से समझ नहीं आया था, फिर भी इसने उसे उस पर दृढ़ विश्वास करने से नहीं रोका। एक धीमी गर्जना के साथ उसके नीचे की परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। कुछ ही देर बाद हूबहू वांग जुआनबा जैसी एक लाश परछाई से रेंगती हुई बाहर निकली। यह वह क्षमता थी जो उसने विदेशी जानवर छाया के रूप में को आत्मसात करने के बाद जागृत की थी। छाया शरीर में मूल शरीर की आधी शक्ति थी और मुख्य शरीर के मर जाने पर भी वह उसे प्रभावित नहीं करता था। यह जोखिम भरा काम करना उसके छाया शरीर के लिए सबसे उपयुक्त था। इस बात को ध्यान में रखते हुए वांग जुआनबा का छाया शरीर एक काले रंग के भटकते हुए ड्रैगन में बदल गया और हवा में उड़ गया। 10 दिन बाद अंततः उन्हें यिनेइन द्वीप का स्थान मिल गया। द्वीप से आती धीमी चीखों ने वांग जुआनबा के सिर में झुंझुनी पैदा कर दी। कुछ बार पुकारने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर वह इमारतों में दाखिल हुआ। रास्ते में मिले अजीबोगरीब और खौफनाक जीवों ने उसके सिर की त्वचा को सुन्न कर दिया। ये चीजें उन विदेशी जानवरों से भी अधिक घृणित हैं जिन्हें मैंने आत्मसात किया है। जैसे जैसे वह और गहराई में गया, उसने अंततः मुख्य पात्र को एक पारदर्शी पिंजरे के सामने देखा। महोदय, मेरे मालिक आपको एक बैठक के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, वांग जुआनबा ने शांति से कहा। यिन शांग्रेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वांग जुआनबा ने कई बार अपनी बात दोहराई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये देखकर उसने सीधे पवित्र सम्राट के निर्देशों का पालन करते हुए कहा, महाराज, जानना चाहते हैं कि अमर नश्वर महामारी किसने पैदा की? यिन शांग्रेन का शरीर कांप उठा। धीरे धीरे उसकी नजर प्रायोगिक विषय से हटकर वांग जुआनबा पर आ गई। तुमने कहा क्या? दोहरी आवाजों ने वांग जुआनबा को अपनी लार निगलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उन्होंने इसे दोहराने का साहस जुटाया। यिन शांग्रेन के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने आगे कहा, क्या सर स्वयं के साथ नींव विकसित करने की सही विधि जानना चाहते हैं? यिन शांग्रेन का पहले से झुका हुआ शरीर धीरे धीरे सीधा हुआ। उसने वांग जुआनबा को घूरा और उसकी आंखों में एक खतरनाक रोशनी चमक उठी।
तुम असल में कौन हो? वांग शुबानबा ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस एक काम करने वाला लड़का हूँ। अगर सर को जवाब जानना है तो मेरे साथ आइए। जिस तरह से आगे वांग जुबानबा को आश्चर्य हुआ, यिन शांग्रेन इतनी आसानी से सहमत हो गए। उसके पीछे पिंजरों से घना कोहरा छलक रहा था और अंदर मौजूद कई प्राणी दयनीय चीखों के साथ गायब हो गए। वांग जुबानबा को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और उसने जल्दी से सिर हिलाया। ओह, मेरे मालिक ने भी सर को याद दिलाया है कि उस पसलियां को मत भूलना, उसे भी साथ ले आना। यिन शांग्रेन की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसकी आंखों में हत्या का इरादा उभर आया। हालांकि वांग जुबानबा को निडरता से काम करते देख उसने बलपूर्वक हत्या के इरादे को दबा दिया। अपने शरीर की तलाशी लेने पर भी पसली न मिलने पर यिन शांग्रेन ने आखिरकार उसे एक छोटे कुत्ते के घोंसले में ढूंढ निकाला। कुत्ते को लात मारकर उसने इशारा किया कि वे जा सकते हैं। इसके बाद वांग शुबानबा ने आगे की ओर उड़ान भरी तथा संरचनाओं द्वारा छुपे हुए छोटे से विश्व के प्रवेश द्वार से रास्ता बनाते हुए दाकी साम्राज्य में वापस लौट आए। यहाँ की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा संकेंद्रण से आश्चर्यचकित होकर यिन शांग्रेन ने अभी भी पवित्र राजधानी के सबसे ऊंचे टॉवर पर ध्यान केंद्रित किया। वह वहां एक अत्यंत शक्तिशाली उपस्थिति का अनुभव कर सकता था। जल्द ही यिन शांग्रेन चेहरा विहीन पवित्र सम्राट ली पिंग के सामने खड़ी हो गई। दोस्त, मुझे यहाँ लाने के लिए तुमने इतनी परेशानी क्यों उठाई? यिन शांग्रेन की अभिव्यक्ति बहुत सुखद नहीं थी। मैं लंबे समय से आपकी प्रतिभा का प्रशंसक रहा हूँ। दोस्त ली पिंग उच्च पवित्र सम्राट के सिंहासन पर बैठे यिन शांग्रेन की ओर देखते हुए सहजता से बोले, कृपया मुझे बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा? इससे पहले कि यिन शांग्रेन प्रतिक्रिया दे पाती, ली पिंग ने हल्के से थपथपाया। यिन शांग्रेन के सामने एक प्रकाश स्क्रीन खुल गई। पहले तो यिन शांग्रेन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन सामग्री को स्कैन करने और समझने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। फिर गंभीरता सदमे में बदल गई। यह उसने इसे बार-बार देखा और फिर क्लोन ली पिंग पर अविश्वास भरी नजर डाली। अध्याय 1145 रहस्योद्घाटन। सुना है कि सर के पास पसलियों की हड्डी है। क्लोन ली पिंग ने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर पूछा। यिन शांग्रेन ने सिर हिलाया। यह अमर नश्वर प्लेग से संक्रमित एक साधक की पहली हड्डी है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? यिन शांग्रेन ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः इसे ली पिंग को सौंप दिया। ली फान किसी याद में डूबा हुआ अपनी पसली की हड्डी पकड़े हुए था। एक लंबी आह भरने के बाद वह कुछ उदास सा लग रहा था। फिर उसने पसलियों की हड्डी यिन शांग्रेन को लौटा दी। क्लोन ली पिंग के प्रदर्शन ने यिन शांग्रेन को कुछ हद तक हैरान कर दिया। आप एक पुराने दोस्त को अलविदा। अब इस हालत में यह थोड़ा भावुक करने वाला है, महोदय, कृपया बुरा न माने। ली पिंग के शब्द यिन शांग्रेन के कानों में बिजली की तरह पड़े। क्या पुराना दोस्त? उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। यिन शांग्रेन ने ली पिंग को घूर कर देखा। बेफिक्र, ली पिंग की आवाज धीमी थी। हे, मेरे अलावा इस दुनिया में और कौन से याद करता है? जुबान हुआंग महान देवता, सच्चा पूर्ण पुरुष, सुबाई, मिस्टर बाई। जैसे ही वह बोल रहा था, यिन शांग्रेन के सामने एक आकृति प्रकट हुई। उस दृश्य में उस व्यक्ति का रूप रंग बिल्कुल सही था, उसमें जरा भी दोष नहीं था। उसकी आंखें कोमलता और स्नेह से भरी थीं। इस मायावी दृश्य में भी उसकी नजरों से मिलते ही दिल कांप उठता था। यिन शांग्रेन काफी देर तक विचारों में खोया रहा। फिर ली पिंग ने जो कहा था उसे याद करते हुए उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। यह महसूस करते हुए, आपने क्या कहा? जुबान हुआंग महान देवता। सहज ही उसने अपनी पसलियों की हड्डी को हाथ में भींच लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली गिर गई हो। खाली आंखों से उसने खुद से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों के विरुद्ध, स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों के विरुद्ध। अमर नश्वर प्लेग, दोहरे देवता। क्या यह इस तरह हो सकता है? यिन शांग्रेन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा, मानो उसे कोई जोरदार झटका लगा हो और वह दिशा बोध खो बैठा। ली पिंग ने काफी देर तक इंतजार किया जब तक कि यिन शांग्रेन धीरे धीरे सदमे से उबर नहीं गई। इसके बाद ही उन्होंने बोलना जारी रखा और सच्चाई उजागर की। अमर पथ पर नहीं चला जा सकता, कानून का प्रसार करने वाला देवता ऊपर है। श्रीमान, क्या आप श्रीबाई की अधूरी इच्छा को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हैं? नई विधि से कानून प्रसारक देवता की नींव को तोड़ सकते हैं और जुबान हुआंग को गंभीर संकट से बचा सकते हैं। ली पिंग सिंहासन से उतरा, यिन शांग्रेन के पास गया और उसे ऊपर आने में मदद की। उसने गंभीरता से पूछा। यिन शांग्रेन ने ली पिंग का आशय तुरंत समझ लिया। तुम्हारा मतलब है कि ये दोष रहित स्वयं के साथ नींव विकसित करना उसी का काम था? यिन शांग्रेन की आवाज कांप उठी। ली पिंग ने सिर हिलाकर आह भरी। हाँ, पूरे जुबान हुआंग राज्य में उसके अलावा और किसमें ऐसी प्रतिभा हो सकती है? यिन शांग्रेन को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। हाँ, उसने अपने मुंह में दोहराया। अपने सामने स्क्रीन पर पात्रों को फिर से देखते हुए यिन शांग्रेन ने समय को पार करते हुए श्रीबाई के साथ नजरें बदल लीं। क्या मेरे विचार और धारणाएं अप्रत्याशित रूप से हजारों वर्ष पहले के उनके विचारों से मेल खाती हैं? इसके अलावा वह मुझसे भी श्रेष्ठ है। ली फैन ने शांति से यिन शांग्रेन को देखा, ये जानते हुए कि योजना सफल हो गई थी। इस अध्याय का अंत। अध्याय 1145 पुराने कानून का प्रसारण। क्या आप मुझे उसकी कहानी बता सकते हैं? यिन शांग्रेन जमीन पर बैठ गई, कुछ अन्य मन से पूछकर लंबे समय से छाई खामोशी को तोड़ दिया। कुछ समय पहले यिन शांग्रेन ने अभी भी आशा की एक किरण को थामे हुए पवित्र राजधानी के भूमिगत तहखाने में अंतिम प्रयोगात्मक सत्यापन किया था। परिणाम ली पिंग के कथन के अनुरूप था, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस श्रीबाई की पसली की हड्डी को सावधानी से रख लिया। फिर वह पवित्र सम्राट के सिंहासन पर लौट आया और श्रीबाई की छवि को एकटक देखता रहा। ली पिंग ने उसे परेशान नहीं किया और चित्र को घूरता रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह विचारों में खोया हुआ था। अवसर का लाभ उठाते हुए यिन शांग्रेन का प्रश्न सटीक बैठा। उन्होंने तुरंत श्रीबाई की जीवन कहानी सुनाई। यिन शांग्रेन ने ध्यानपूर्वक सुना। मैं केवल इतना जानता हूं कि प्राचीन जुबान हुआंग राज्य में दीर्घायु राज्य के सभी देवताओं से ऊपर एक महान देवता था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी ऐसा व्यक्ति नश्वर लोगों के लिए स्वयं को बलिदान कर देगा। यिन शांग्रेन के चेहरे पर भ्रम और नासमझी झलक रही थी। दिवंगत व्यक्ति चला गया है, हम केवल श्रीबाई की अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हैं ताकि स्वर्ग में उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मैंने पवित्र राजवंश की स्थापना का कारण भी इन नश्वर लोगों के लिए ही किया है। महोदय, मेरे राजवंश में नश्वर लोगों के जीवन का अवलोकन करें, इसकी तुलना जुबान हुआंग राज्य से कैसे की जा सकती है? यिन शांग्रेन ने अपना सिर घुमाया, मानो वह पूरे दाकी पर नजर डाल रहा हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रशंसा में आह भरते हुए थोड़ा सिर हिलाया। जुबान हुआंग क्षेत्र की तुलना में यहाँ मनुष्यों का जीवन एक स्वप्नलोक जैसा है। मेरा लक्ष्य इस प्रणाली को जुबान हुआंग के विभिन्न छोटे संसारों में और यहाँ तक कि जुबान हुआंग क्षेत्र में भी लागू करना है, ली पिंग ने अहंकार से कहा। यिन शांग्रेन ने ली पिंग की ओर देखा, आह भरी, लेकिन खंडन नहीं किया। ली पिंग हल्के से मुस्कुराए, सर, निराश न हो, कृपया मेरी बात सुनें। जुबान हुआंग की शक्ति कानून के प्रसारण में निहित है। कानून के प्रसारण में अजय शक्ति नए कानून की है। अगर हम श्रीबाई द्वारा प्रसारित विधि से कानून की नींव तोड़ सकें, कानून संचरण को हल करने के बाद वांगसियन गठबंधन और 5 बुजुर्गों में अन्य लोग मुर्गियों और कुत्तों की तरह होंगे। यिन शांग्रेन ने ली पिंग को घूर कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह साधक, जिसका आभा मंडल केवल नवजात आत्मा क्षेत्र में था, इतने आत्मविश्वास से क्यों बोल रहा है। इसके अलावा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यिन शांग्रेन को उसमें एक मजबूत आत्मा आश्वासन का एहसास हुआ। यह कोई खोखला दावा नहीं लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपनी असली ताकत छिपा रहा हो। यिन शांग्रेन ने ली पिंग को फिर ध्यान से देखा। कानून की नींव तोड़ना, मुझे लगता है कि इस दुनिया में केवल सर ही ऐसा कर सकते हैं। ली पिंग ने यिन शांग्रेन की जांच से बचते हुए गंभीरता से दोहराया। यिन शांग्रेन ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे डर है कि मेरी प्रतिभा के कारण ही। ली पिंग ने यिन शांग्रेन के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, सर, मुझे आप पर विश्वास है।
ली पिंग की आंखें सच्ची थीं। अगर 10 साल काम नहीं करते तो 100 साल काम नहीं करते। अगर 100 साल काम नहीं करते तो 1000 साल। मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखी। मैं आसानी से कैसे हार मान सकता था? मुझे विश्वास है कि आप श्रीबाई की उम्मीदों को निराश नहीं करना चाहेंगे, है ना? यिन शांग्रेन थोड़ा कांप उठा और अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठी भींच ली। सर, आप सिर्फ नई विधि पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी सारी समस्याएं मुझ पर छोड़ दें। इस बातचीत के बाद यिन शांग्रेन ने अंततः यही रहने और श्रीबाई के बाद स्वयं के साथ नीम की खेती की विधि पर शोध करने का निर्णय लिया। उसके लिए उसके जीवनकाल की कोई सीमा नहीं थी। अगर उसे स्वेच्छा से कुछ करने को न मिले तो शायद वह अपनी आत्मचेतना खो देगा और कुछ ही समय में उन सांसारिक आत्माओं के साथ घुल मिल जाएगा। यिन शांग्रेन की प्रतिबद्धता प्राप्त करने के बाद ली पिंग बहुत खुश हुए। तुरंत ही वह उसे पवित्र राजधानी के भूमिगत गुप्त स्थान पर ले गया। यह एक बड़ा समर्पित अनुसंधान स्थल था जो यिन शांग्रेन के लिए काफी समय से तैयार किया गया था। मेरे पास एक योजना है, सर, कृपया देखें कि क्या यह व्यवहार्य है। अत्यंत प्रतिभाशाली अज्ञानी युवाओं के एक बड़े समूह का चयन करें, उन्हें स्वयं के साथ नींव विकसित करने की यह विधि सिखाएं और फिर ली फैन ने उस विधि का विस्तार से वर्णन किया जिसका उन्होंने एक बार प्रयोग किया था। एक क्षण विचार करने के बाद यिन शांग्रेन की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई। शायद यह संभव है, हालांकि बारीकियों को व्यवहार में सत्यापित करने की आवश्यकता है। ली फैन ने हाथ हिलाते हुए कहा, बच्चों के विचार मनमौजी होते हैं। भले ही वे वास्तव में भ्रम में कोई रास्ता न बना सकें, लेकिन जब तक वे सर को थोड़ी प्रेरणा दे सकें, यह पर्याप्त है। यिन शांग्रेन एक कठोर व्यक्ति नहीं है और वह ली फैन की योजना से सहमत है। वह चुने हुए बच्चों के दुखद जीवन के प्रति बहुत कम सहानुभूति दिखाता है। वैसे कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है। मैं इसे पूरा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कभी कोई रास्ता नहीं मिला। ली पिंग थोड़ा रुका, झिझकते हुए। यिन शांग्रेन ने ली पिंग की ओर देखा और उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। श्रीबाई की अस्थियां पूरे जुआनहुआंग क्षेत्र में बिखरी पड़ी हैं। मैं उन्हें इकट्ठा करके दफनाना चाहता हूं। यह दूसरों के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ज्यादातर साधक निजी तौर पर उन्हें इकट्ठा करते हैं। लेकिन उनकी खोपड़ी वांगसियन एलायंस के मुख्यालय के संग्रहालय में संग्रहित है। ली पिंग की आंखों में आक्रोश झलक आया जब उन्होंने कहा, वांगसियन एलायंस के वे कीड़े, इशारा करते हुए और अनादरपूर्वक दौरा करते हुए। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन दौड़कर खोपड़ी वापस छीन लेना चाहता हूं। दुर्भाग्य से मैंने एक बार कोशिश की, सफलता की कोई संभावना नहीं है। ऐसा लगता है कि संग्रहालय में कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी है। उसने संग्रहालय के बीचों बीच मिस्टर बाई की खोपड़ी भी रख दी है, जो स्पष्ट रूप से मेरे जैसे किसी व्यक्ति को लुभाने के लिए एक जाल है, जो मिस्टर बाई को बहुत महत्व देता है। आप वांगसियन एलायंस मुख्यालय के अंदर गए हैं। यिन शांग्रेन आश्चर्यचकित था। ली पिंग द्वारा अंदर के दृश्यों का विस्तृत वर्णन करने के बाद यिन शांग्रेन की नजरें ली पिंग की ओर धीरे धीरे बदल गईं। मैं एक बार घुसपैठ कर सकता हूं और मैं दूसरी बार भी घुसपैठ कर सकता हूं, लेकिन संग्रहालय, यह सचमुच परेशानी वाली बात है। ली पिंग ने आह भरी। तभी यिन शांग्रेन ने कहा, दोस्त, निराश मत हो। दरअसल उस समय मेरे मन में भी यही विचार था, लेकिन संग्रहालय के क्यूरेटर की पहचान जानने के बाद मैंने हार मान ली। यह व्यक्ति प्राचीन राक्षसी जानवरों के 3 सम्राटों में से एक था। वह प्राचीन काल से अस्तित्व में है, यहाँ तक कि संचरण कानून देवता भी उसके साथ विनम्रता से पेश आते थे। ली पिंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। इतनी ताकत! मिस्टर बाई ने उन राक्षसी जानवरों को ऐसे मारा जैसे उस जमाने में मुर्गियों और कुत्तों को मारा जाता था। कानून के हस्तांतरण में तो श्रीबाई से भी आगे निकल गए। कानून के हस्तांतरण में इतनी ताकत और हैसियत होने पर उस सम्राट के प्रति विनम्र होने की क्या जरूरत है? स्वर संदेह से भरा था। जाहिर है ली पिंग को यिन शांग्रेन की बातों पर विश्वास नहीं था। यिन शांग्रेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। खैर, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि जब ट्रांसमिशन लॉ देवता उनसे मिले थे तो वह वास्तव में ऐसे ही थे। उनके प्रति उनका रवैया दूसरों से बिल्कुल अलग था। या तो उसकी ताकत को ट्रांसमिशन कानून की मान्यता प्राप्त हो गई, या यिन शांग्रेन ने रुककर कहा, वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे, लेकिन वह उनकी पहली मुलाकात होनी चाहिए थी। यिन शांग्रेन ने अपनी आवाज धीमी कर ली, जिससे पता चलता था कि वह खुद थोड़ा उलझन में था। ली पिंग को पता था कि यिन शांग्रेन एक अवशेष आत्मा थी जिसे पुरानी दुनिया से जुआनहुआंग क्षेत्र द्वारा निगल लिया गया था। पतित दुनिया की खंडित स्मृतियों के साथ उसने जो देखा वह झूठा नहीं होना चाहिए। सम्राट सन्मा मूलतः पशु वशीकरण संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य थे, जो 10 अमर संप्रदायों के समान वंश का हिस्सा थे। जब 10 संप्रदायों का ट्रांसमिशन लॉ देवता से टकराव हुआ तो उन्होंने वास्तव में ट्रांसमिशन लॉ के साथ खड़े होने का फैसला किया। इसके अलावा हजारों वर्षों के बाद उनका रूपांतरण हुआ और वे संग्रहालय के संरक्षक बन गए, जो वांगसियन गठबंधन की 3 सर्वोच्च शासक शक्तियों में से एक, भ्रामक ऋषि, थे। पुराना परिचित। ली पिंग को अचानक एक प्रश्न सूझा, क्या दिव्य कानून क्षेत्र में राक्षसी जानवर हैं? जुआनहुआंग राक्षसी जानवर सम्राट वन से उत्पन्न हुए हैं। दिव्य कानून क्षेत्र के बारे में क्या? एक ही समय पर वांगसियन एलायंस मुख्यालय के भीतर कानून संचालन Z0 स्थान में ली फैन के मुख्य शरीर में उसकी आंखें एक धुंधली और अगोचर रोशनी से टिमटिमा रही थीं। शायद मुझे फिर से गिरते अमर क्षेत्र की यात्रा करने की आवश्यकता है। इस अध्याय का अंत। सम्राट येशो ने लंबे समय तक राक्षसी जानवर जनजाति को जुआनहुआंग क्षेत्र से भागने के लिए नेतृत्व किया था, जबकि सम्राट सानमा वांगसियन गठबंधन मुख्यालय के भीतर छिपे रहे, जिन्हें आम लोगों ने शायद ही कभी देखा हो। हालांकि वे दोनों फॉलिंग इमोर्टल दायरे में जानवर वशीकरण संप्रदाय घटना के दौरान प्रकट हुए थे और उनसे इसके बारे में पूछताछ करने के लिए संपर्क किया जा सकता था। दोस्त सन, एल्डर झांगजू की आवाज ने ली फैन के विचारों को बाधित कर दिया। अपना ध्यान पुनः कानून संचालक Z0 स्थान की ओर मोड़ते हुए छोटी लड़की एक जरूरी काम निपटा रही थी, जो कि असंतुष्ट प्रतीत हो रही थी। उसे एक संयुक्त दाव तकनीक विकसित करने का एक साधारण सा काम सौंपा गया था, लेकिन उसे इसमें 3 दिन और रात लग गए और वह अभी तक इसे पूरा नहीं कर पाई थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि यह युवती स्थिति का फायदा उठाकर काम में ढिलाई बरत रही थी। कानून पालन स्थान में संयुक्त दाव के 3 संरक्षकों के अलावा नीले कपड़े पहने एक युवक भी था। यद्यपि वह बिना हिले डुले सीधा खड़ा था, फिर भी उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कार्य के उच्च स्तर को देखते हुए किसी भी देरी से परेशानी हो सकती थी। इसलिए एल्डर झांगजू ने ली फैन को गुप्त रूप से संदेश भेजकर उसे इस खलनायक से निपटने के लिए कहा। इन हाल के समय में एल्डर झांगजू के मन में ली फैन की छवि पहले से ही दुनिया के सबसे घृणित लोगों में वर्गीकृत की गई थी, बिना किसी तांबे के गोंग अनुस्मारक की आवश्यकता के। जब एक रेतगरी चुपचाप कानून संचालक Z0 के ऊपर प्रकट हुई तो छोटी बच्ची का चेहरा एकदम बदल गया। घूमते हुए पात्र प्रकाश गोलक की गति अचानक कई गुना बढ़ गई। कुछ ही देर में उसने नीले वर्दी वाले युवक के लिए आवश्यक तकनीक सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली, जिसने उसे बहुत धन्यवाद दिया और जल्दी से चला गया। इतनी जल्दी? ऐसा लगता है कि किंग्सवान सेना मुश्किल में है। झांगजू ने आह भरी। कई बार हस्तक्षेप करने और छोटी लड़की की कानून पालन में ढिलाई को रोकने के बाद ली फैन धीरे धीरे अन्य 2 संयुक्त दाव संरक्षकों से परिचित हो गया। झांगजू ने ली फैन से 100 साल पहले प्रवेश किया था, जबकि दूसरे व्यक्ति, जिसका नाम हुआ ये था, का नाम कुछ हद तक स्त्री जैसा था, लेकिन वह एक वास्तविक पुरुष था। बुराई से इस प्रकार घृणा करते हुए मानो वह उसकी शत्रु हो, उन्होंने एक ट्रांसमिशन लॉ व्यवसाय के कार्यों की अस्वीकृति के कारण उसके साथ मौके पर ही लड़ाई कर ली थी। इसके परिणाम पहले से ही अनुमानित थे। हालांकि रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से वह अंततः मौत से बच गया, फिर भी उसे 500 साल तक कानून पालक Z0 की रक्षा करने की सजा दी गई। अभी तो आधा समय भी नहीं बीता था। जब ली फैन पहली बार आया था तो हुआ ये ने नमस्ते कहना भी गवारा नहीं समझा था। अब जब वे एक दूसरे को जानते थे तो वह झांगशू से भी ज्यादा बातें करने लगा था। हालांकि मुझे शांग शाओजुन का व्यवहार पसंद नहीं है, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक दानव रसातल में बिना एक इंच भी हिले पहरा देना वास्तव में सराहनीय है। किंग्सवान सेना
अपनी अनौपचारिक बातचीत में ली फैन को नीले रंग के कपड़े पहने युवा साधक की पहचान याद आ गई। अतीत में उनकी एक संक्षिप्त मुलाकात हुई थी। उसका नाम यान हुआन था। शांग शाओजुन के करीबी विश्वासपात्र के रूप में श्वेत धुंध के भीतर दिव्य आयुध शहर में तैनात वह 10 लाख किंगसुआन सेना के सैनिकों के साथ रॉट ऑफ द एबिस की रक्षा और दमन के लिए जिम्मेदार था। शाओजुन मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। एक बार जब वह किसी बात पर अड़ जाता है तो देवता के लिए भी उसे वापस खींचना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसमिशन लॉ के प्रैक्टिशनर्स और मिरर कंट्रोलर द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद उसने इतने सालों बाद भी हार नहीं मानी है। खांसी, ध्यान से बोलो। उनकी बातचीत के टुकड़ों और रहस्यों की कुछ पिछली झलकियों के आधार पर ली फैन ने वांशान गठबंधन की एक छिपी कहानी को एक साथ जोड़ दिया। उस समय गठबंधन ने अन्वेषण का विस्तार करने के लिए व्हाइट मिस्ट क्षेत्र में गहन अन्वेषण के विचार की वकालत की थी। ये ली फैन द्वारा अनुभव किए गए महान अन्वेषण के युग से भिन्न था। उस जीवन में तियानशुआन दर्पण द्वारा आरोहण के लिए किया गया अन्वेषण श्वेत कुहासे के एक व्यापक स्कैन जैसा था। इसने श्वेत कुहासे के सभी छिपे हुए क्षेत्रों और गुप्त क्षेत्रों को चिन्हित किया। हालांकि इन डोमेनों की कोई गहन जांच नहीं की गई। ट्रांसमिशन कानून के पेशेवरों द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव में इन डोमेनों की पूरी तरह से सफाई का सुझाव दिया गया था। जुआनहुआंग क्षेत्र में श्वेत धुंध अवरोध की उपस्थिति संदिग्ध थी और श्वेत धुंध के भीतर के क्षेत्र और भी विचित्र थे और अनगिनत रहस्यों से भरे हुए थे। ली फैन ने जो कुछ देखा था उसमें अराजक पात्रों द्वारा नष्ट की गई दुनिया के टुकड़े, जीवन और मृत्यु को उलट देने वाली एक जमी हुई संरचना और अनगिनत लाशों से बनी एक विशालकाय वस्तु थी। खतरों को एक तरफ रखते हुए ली फैन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वांशियान एलायंस के साधकों को इन क्षेत्रों के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं थी। हालांकि इस जिज्ञासा को अमर गठबंधन के उच्च स्तरीय सदस्यों द्वारा निर्णायक रूप से दबा दिया गया। ट्रांसमिशन लॉ जुआनहुआंग का विश्लेषण और पुनर्निर्माण करता है तथा अमर गठबंधन के उच्च स्तरीय सदस्यों की लगातार गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि इस सफेद धुंध के भीतर के क्षेत्र उनसे निकटता से संबंधित है। ली फैन को याद आया कि सफेद धुंध में वह हमेशा स्वर्गीय डॉक्टर के विलाप और बड़बड़ाहट जैसी आवाजें सुन सकता था। इन ध्वनियों को महसूस करने के बाद वह अक्सर अज्ञात स्थानों की खोज कर लेता था। ली फैन को अचानक एक अटकल लगी। ये क्षेत्र प्राचीन स्वर्गीय कानून क्षेत्र के टुकड़े होने चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे धुंधले बादल सागर और लोध हुआ प्रांत। हालांकि शायद अराजक चरित्र तकनीक जैसी आपदाओं के प्रभाव के कारण इन टुकड़ों में बचे हुए कानून अधिक विकृत और अराजक हैं। वे जुआनहुआंग क्षेत्र के साथ सीधे विलय के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वे पहले सफेद धुंध में छिपे थे। खैर, हो सकता है कि वहां अन्य साधना क्षेत्रों के अवशेष हों। ट्रांसमिशन लॉ प्रतीक्षा कर रहा है, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जब स्वर्गीय कानून क्षेत्र पुनरुत्थान के लिए सफलतापूर्वक एक शव उधार ले लेगा। उनकी दक्षता अभी तक ट्रांसमिशन कानून के स्तर तक नहीं पहुंची थी, इसलिए ली फैन इन विश्व टुकड़ों के विशिष्ट उद्देश्य का अनुमान नहीं लगा सका। हालांकि इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। हालांकि संचरण नियम शक्तिशाली है, फिर भी दुनिया में इसके द्वारा लाए गए भारी बदलाव जुआनहुआंग क्षेत्र के साधकों को अभी भी सशंकित करते हैं। शायद मैं उन्हें इसके पीछे के सत्य की खोज में ले जा सकूं। ली फैन का यह स्पष्ट मानना था कि कोई चीज जितनी अधिक निश्चित होगी उतनी ही अधिक वह लोगों की जिज्ञासा को उत्तेजित करेगी। जब इन साधकों को एक बड़े षड्यंत्र में ट्रांसमिशन लॉ की संभावित संलिप्तता का पता चला तो चाहे उन्हें यह पसंद हो या नहीं, वे ली फैन के सहयोगी बन गए। शांग शाओजुन, चलो उसके साथ शुरू करते हैं। ली फैन ने अपनी आंखों की चमक छिपाते हुए थोड़ा सिर हिलाया। दिव्य तलवार संप्रदाय की विरासत, तलवार मकबरा। ली फैन पवित्र भ्रूण के साथ काली तलवार के पास पालती मारकर बैठा था और अपने चारों ओर घूमती हजारों तलवारों की राहों को समझ रहा था। यद्यपि उन्होंने एक बार स्वर्गीय चमत्कार की दाव नींव का निर्माण करने के लिए काली तलवार का उपयोग किया था, इस समय तलवार मकबरे के भीतर अनगिनत तलवारों से घिरे हुए ली फैन ने अभी भी निरंतर अंतर्दृष्टि का अनुभव किया। स्वर्गीय चमत्कार स्वर्गीय दाव के नियमों की अभिव्यक्ति है। दुनिया बदलती रहती है और नियम घूमते रहते हैं, कभी स्थिर नहीं रहते। जिस समय बिंदु पर मैंने काली तलवार प्राप्त की थी उसके आधार पर उससे उत्पन्न तलवार दाव में अभी भी सूक्ष्म अंतर है। ली फैन को अपने दिल में खुशी महसूस हुई। दुनिया के संचालन के बारे में उनकी समझ और अधिक उन्नत हो गई थी। इस एहसास के साथ ही उसने एक लंबी गर्जना की और जमीन पर पड़ी लाखों तलवारें थोड़ी सी कांप उठी। असंख्य तलवारों के बीच में श्रीबाई द्वारा छोड़ी गई लकड़ी की तलवार भी थोड़ी मुड़ी हुई थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि ली फैन की अंतर्दृष्टि ने इसे प्रभावित किया। अच्छा, ली फैन का मुंह थोड़ा सा खुला, काली तलवार हवा में उठी और वह उसके पेट में प्रवेश कर गई तथा उसके अपने दाव आधार में परिवर्तित हो गई। इस अध्याय का अंत, अध्याय 1147, तलवार जो राक्षसी ध्वनियों को दबाती है। इस बार स्वर्गीय चमत्कार को लेने की मंजूरी पवित्र भ्रूण ली फैन द्वारा पहले ही दे दी गई थी, इसलिए लकड़ी की तलवार ने उसे बाधा नहीं पहुंचाई। लकड़ी की तलवार में निहित रहस्यमय आभा धीरे धीरे लुप्त हो गई। पवित्र भ्रूण ली फैन से धीरे धीरे एक गहन और रहस्यमय उतार चढ़ाव उभरा। इस समय जुआनहुआंग तलवार दाव ने अपना स्थानांतरण पूरा कर लिया। तलवार मकबरे में अनगिनत जंग लगी तलवारों के बीच पवित्र भ्रूण ली फैन धीरे धीरे चला गया। स्वर्गीय चमत्कार के साथ कोई सीधे एकता क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। तलवार की नींव, तलवार का नियम, तलवार को दुनिया में बदलना और मूल रूप ली फैन, जो पहले से ही एक देवता बन चुका था, ने तुरंत ही उस मार्ग को समझ लिया जिस पर पवित्र भ्रूण आगे बढ़ेगा। जुआनहुआंग तलवार दाव के भीतर परिवर्तन। इसके बाद स्वर्गीय चमत्कार को पूरी तरह से अपने आप में विलीन कर ले, जो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की शक्ति को पूरी तरह से निगलने और उस पर महारत हासिल करने के बराबर है। एकता दाव अमर आदरणीय को प्राप्त करना नई पद्धतियों वाले सामान्य साधकों की तुलना में यह सचमुच बहुत आसान है, लेकिन एक समझौते के रूप में यह शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए ताओ के तर्क को चुनौती देने की संभावना को लगभग समाप्त कर देता है। श्रीमान बाई की तरह जुआनहुआंग के महान स्वर्गीय पूज्य के रूप में वे अपने नियंत्रण वाले स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों के विरुद्ध गए। यदि कोई आश्चर्यजनक रूप से तर्क को चुनौती देने में सफल भी हो जाता तो भी वे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रहार से कभी नहीं बच पाते। दाव प्राप्ति का दिन पतन का दिन है। पवित्र भ्रूण ली फैन के मन में विचार उमड़ पड़े और उसका राज्य ऊपर चढ़ता गया। जब उन्होंने तलवार मकबरे को छोड़ा तो वे केवल फाउंडेशन बिल्डिंग चरण में थे। हालांकि जब तक पवित्र भ्रूण ली फैन ने तियायो प्रांत छोड़ा तब तक वह पहले ही गोल्डन को चरण में चल चुका था। और जब पवित्र भ्रूण ली फैन अथाह शहर को छुपाने वाली सफेद धुंध की बाधा के बाहर प्रकट हुआ तो वह पहले से ही नवजात आत्मा के दायरे में कदम रख चुका था। बिना किसी बाधा के जानबूझकर इसे अवशोषित किए बिना स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ी और पवित्र भ्रूण ली फैन के शरीर में सहज रूप से प्रवेश कर गई। यह आगे बढ़ने के लिए एक स्थिर सीढ़ी में तब्दील हो गया। स्वर्गीय दाव द्वारा मान्यता प्राप्त होने का यही लाभ है। यह तलवार का सिर्फ एक पहलू है। अगर यह पूरा जुआनहुआंग स्वर्गीय दाव होता तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर बाई एक ही कदम में देवत्व प्राप्त कर पाए और तुरंत ही अपने शाश्वत जीवन को सिद्ध कर पाए। उसके अंदर स्वर्गीय चमत्कार होने के कारण साधना के लिए बाहरी वस्तुओं की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्वर्ग और पृथ्वी की गति के सक्रिय सहयोग के साथ पवित्र भ्रूण ली फैन की साधना की गति का अब सामान्य ज्ञान से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। तलवार की लहरें विलीन हो गई और भस्म करने वाली सफेद धुंध दूर चली गई। पवित्र भ्रूण ली फैन एक तलवार की रोशनी में बदल गया जो सीधे एबिस शहर की ओर बढ़ रहा था। जब उसने अपने कानों में अनगिनत भूतिया चीखें सुनी तो पवित्र भ्रूण ली फैन मूल रूप जैसा हो गया था, दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गया था। हालांकि दिव्य परिवर्तन तक पहुंचने के बाद भी उसके अपने तलवार पथ के विकास के बारे में समझ की कुछ कमी थी। इससे उनकी प्रगति में भी अचानक मंदी आ गई। इस जीवन में सावधानीपूर्वक अध्ययन और परिशोधन के बाद जब मैं बाद में वापस आऊंगा तो मैं और भी तेजी से आगे बढ़ूंगा। रुको, एक जोरदार चीख ने पवित्र भ्रूण ली फैन के विचारों को बाधित कर दिया। उसी समय एक व्यक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया। नीली रोशनी उत्सर्जित करने वाला कवच पहने हुए, एक भारी पशु लिए हुए, उसे दूर से ली फैन की ओर तानते हुए
तुम कौन हो? शाश्वत अमरगढ़ में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? भारी कवचधारी साधक का स्वर अमित था। ली फैन ने आवाज पहचानते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। 114वें युग में उन्हें अनंत अमरगढ़ के बाहर सफेद धुंध में स्वर्गीय रहस्यमय आत्मा लॉकिंग सरणी का निर्माण करने का आदेश दिया गया था। बाद में जब एबेस सिटी अचानक अराजक हो गई तो जिस बेस पर वह तैनात था उसका अमर शहर से संपर्क टूट गया। यह देखकर कि आपूर्ति समाप्त होने वाली थी, ली फैन ने अपने दाव दिल को उलट दिया, बेस से अकेले अमर शहर लौट आया और मदद मांगी। हालांकि रास्ते में उन्हें कुछ मोड़ और घुमाव का सामना करना पड़ा और गलती से वे अराजक चरित्र भूल भुलैया में प्रवेश कर गए। अंत में सब कुछ सुचारू रूप से चला गया और वह सफलतापूर्वक बच निकला। अंततः इससे पहले कि उसका जीवनकाल समाप्त हो जाए वह समय रहते ही अथाह शहर में वापस पहुंच गया। मूलतः अभी भी जीवन के कई दशक बाकी थे, लेकिन अंतिम क्षण में वहां कौन जा रहा है कि जोरदार चीख ने उसे रोक दिया। ली फैन को कारण बताने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे कुछ समय की देरी हुई। जब वह अंततः अमरनगर वापस लौटा तो उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। हम्फ, पवित्र भ्रूण ली फैन ने दूसरे पक्ष को एक धुंधली नजर से देखा और कुछ भी नहीं बताया। अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने धीरे से आगे की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन काल से चली आ रही सफेद धुंध तुरंत छट गई हो। रसातल से आती चीखें तलवार की गूंजती ध्वनि से दब गईं। चमकदार सफेद तलवार की रोशनी ने आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया। प्राचीन दिव्य की कटी हुई हथेली से निर्मित शाश्वत अमरगढ़ तथा दुष्ट ऊर्जा से भरा भयानक रसातल। इस समय पवित्र भ्रूण ली फैन की तलवार की रोशनी में सब कुछ खुला हुआ था। अजय विशाल तलवार की रोशनी ली फैन को अवरुद्ध करने वाली आकृति के माध्यम से छेद गई, रसातल शहर को पार कर गई और भयंकर रूप से गर्जन वाले रसातल में गिर गई। दुनिया चुप हो गई, मानो इस विश्व को हिला देने वाली तलवार ने उन्हें जकड़ लिया हो। रसातल से आने वाली चीखें अजीब तरह से लंबे समय तक फिर से प्रकट नहीं हुई। ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि सफेद धुंध धीरे धीरे इकट्ठा नहीं हो गई, फटा हुआ घाव ठीक नहीं हो गया और रसातल फिर से सफेद धुंध के नीचे छिप गया। धीरे धीरे बड़बड़ाहट और रोने की आवाजें फिर से आने लगी। हालांकि पिछले पैमाने की तुलना में यह बहुत कम था, शायद इस डर से कि कहीं तेज आवाज से ली फैन की ओर से एक और तलवार न आ जाए। सदमे से लौटते हुए अनंत अमरगढ़ में सियान जेनेसिस सेना ने अपना सारा ध्यान ली फैन की स्थिति पर केंद्रित कर दिया। सभी लोग चुप थे, मानो घना सफेद कोहरा भी उस अमर तलवार जैसी आकृति को छिपा नहीं पा रहा था। उन राक्षसी ध्वनियों के आतंक को सियान जेनेसिस आर्मी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, जो रसातल के बाहर दिन रात पहरा देती थी। लेकिन इस समय हजारों राक्षसी आवाजें एक ही तलवार से दबा दी गईं। यह किस प्रकार की खेती थी? सियान जेनेसिस के सैनिक स्तब्ध रह गए, उनके दिमाग खाली हो गए। पवित्र भ्रूण ली फैन अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर चुपचाप आगे की ओर देख रहा था। उसके सामने खड़ा भारी कवचधारी किसान पहले से ही मानो डर गया था। ली फैन की तलवार का सामना करते हुए हालांकि तलवार की रोशनी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन यह उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गई थी। अब से इस तलवार की रोशनी के अलावा वह कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सम्मोहन में था और बाहरी दुनिया के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। लेकिन इसके विपरीत यदि वह ली फैन की तलवार को समझ सके और उसे अपनी समझ में समाहित कर सके तो यह तलवार उसके लिए नवजात आत्मा क्षेत्र में एक जबरदस्त अवसर होगा। उन्नति के संसाधनों के बिना भी केवल इस तलवार पर भरोसा करके वह दुश्मनों को मारने के लिए क्षेत्रों को पार कर सकता था। इस समय ली फैन को उन लोगों से हिसाब बराबर करने की कोई जरूरत नहीं थी जिन्होंने अतीत में उन्हें नाराज किया था। यदि संयोगवश उनका उनसे पुनः सामना हो जाए तो एक सबक ही काफी होगा। पवित्र भ्रूण ली फैन से प्राप्त यह तलवार मुख्य रूप से एक प्रदर्शन थी जो सियान उत्पत्ति सेना के नेता शांग शाओजुन को बाहर निकालने के लिए थी। आखिरकार पहले अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से आगे क्या होगा, इस बारे में बेहतर चर्चा हो सकेगी। निश्चित रूप से ली फैन का सामना करते हुए जो सफेद धुंध में खड़ा था, सियान जेनेसिस आर्मी में से किसी ने भी उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। एक क्षण बाद सफेद धुंध छा गई। पानी की सतह पर लहरों की तरह एक रहस्यमय और मायावी आकृति ली फैन के सामने प्रकट हुई। तलवार वाला दोस्त, मैंने कई वर्षों तक रसातल की रक्षा की है और कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी। शांग शाओजुन ने ली फैन को घूरते हुए कहा, दोस्त तुम यहाँ क्यों आए हो? ली फैन ने नीचे खाई की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, राक्षसी आवाजें परेशान कर रही हैं। मैं अपनी तलवार के साथ खाई में प्रवेश करना चाहता हूँ और राक्षसी आवाजों को समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या शाओजुन मेरे साथ जाने को तैयार है। ली फैन की निगाहें ईमानदार थीं और उन्होंने यह बात बड़ी ईमानदारी से कही। यह अध्याय पूर्ण हो गया है। अध्याय 1148, राक्षसी ज्वार का एकल विनाश। मेरे साथ चलने को तैयार हो? ली फैन की आवाज जो गड़गड़ाहट की तरह राजसी थी सफेद धुंध में घुस गई, यहाँ तक कि अस्थायी रूप से रसातल से आने वाली चीखों को भी दबा दिया जो शाश्वत अमरगढ़ में लगातार गूंज रही थी। सियान जेनेसिस आर्मी की अनगिनत निगाहों को अपने ऊपर केंद्रित होते देख शांग शाओजुन का अस्थिर शरीर शांत हो गया। अपना असली रूप प्रकट करना। हरे रंग का लबादा पहने लहराते कपड़ों के साथ उसका शरीर लंबा और दुबला पतला था। शांग शाओजुन ली फैन को घूरते हुए उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। दोस्त तुम थोड़े घमंडी लग रहे हो, हालांकि तुम्हारी तलवार तेज है पर शायद वह भयानक राक्षसी ध्वनि ज्वार का सामना नहीं कर पाएगी। रसातल को हमेशा के लिए शांत करने के बारे में सोचना। बिना कोशिश किए कोई कैसे जान पाएगा? लगता है शाओजुन तुम इतने लंबे समय से रसातल के बाहर तैनात हो कि तुम्हारा साहस जवाब दे गया है। पवित्र भ्रूण ली फैन पीछे नहीं हटा, सीधे उसका सामना किया। हम मौखिक बहस में तो बहुत अच्छा हूं। एक पल में ऐसा लगा जैसे शांग शाओजुन पर अनगिनत साए उमड़ पड़े हों। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस अंधेरे में उतर आया हो और चुपके से ली फैन को देख रहा हो जो किसी भी क्षण घातक प्रहार करने को तैयार हो। और ली फैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह 1000 सैनिकों और घोड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ तक कि उसे अकेले रसातल का सामना करने का भ्रम भी हो रहा था। अमर गठबंधन में अफवाहें हैं कि रसातल की राक्षसी ध्वनि शांग शाओजुन की साधना के लिए लाभदायक है, इसलिए वह स्वेच्छा से इस स्थान की रक्षा करता है और 100 वर्षों तक यहाँ से नहीं जाता। अब यह बात सच लगती है। जब ली फैन अभी भी फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में था तो उसने रसातल की राक्षसी ध्वनि के आतंक को करीब से अनुभव किया था। और अब शांग शाओजुन एक चलता फिरता रसातल सा लग रहा था जो किसी भी क्षण राक्षसी ध्वनि के ज्वार में फूटने के लिए तैयार था। ली फैन के सिर के ऊपर एक सादा और अलंकृत काला तलवार अचानक प्रकट हुआ। तलवार की नोक सीधे शांग शाओजुन की ओर इशारा कर रही थी। यद्यपि वह लाखों राक्षसी ध्वनियों से घिरा हुआ था, लेकिन जिस क्षण तलवार ने उसे जकड़ लिया शांग शाओजुन को संकट का आभास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे काली तलवार के पीछे अनगिनत तलवारें बरस रही हैं और सभी सीधे उसकी ओर इशारा कर रही हैं। यह विशेषज्ञ कहां से आया? शांग शाओजुन को थोड़ा गंभीर महसूस हुआ। दोनों के बीच शून्य में एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी। ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में कुछ ही दूरी से एक अजीब सी हलचल सुनाई दी। प्रारंभ में कई तीखी फाड़ने वाली आवाजें थीं जो शरद ऋतु की हवा की याद दिलाती थीं। तभी दौड़ते घोड़ों की तेज टापों की तरह अचानक एक भयंकर तूफान सा फूट पड़ा। मानो नर्क खुल गया हो, अनगिनत भूत चीख रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में दिनों के अंत से पहले निराशा की आवाज गूंज रही हो। सफेद धुंध लगातार घूमती रही और अथाह शहर समुद्र पर एक छोटी नाव की तरह था जो लगातार हिल रहा था और टूटने के कगार पर था। राक्षसी ध्वनि ज्वार। शायद अभी ली फैन की तलवार की रोशनी के दमन के कारण इसने रसातल से शक्ति का प्रतिक्षेप शुरू कर दिया। इस बार राक्षसी ध्वनि ज्वार की तीव्रता और पैमाना सामान्य से कहीं अधिक था। ज्वार से सीधे प्रभावित शाश्वत अमरगढ़ किसी शाखा पर लगे पत्तों की तरह प्रतीत हो रहा था जो किसी भी क्षण उड़ जाने के लिए तैयार थे।
शांग शाओजुन का चेहरा एकदम बदल गया। उसे अब ली फैन की कोई परवाह नहीं रही। उसका चेहरा चमक उठा और वह अथाह शहर में लौट गया। शांग शाओजुन के नेतृत्व में हरी रोशनी प्रसारित हुई और शाश्वत अमरगढ़ राक्षसी ध्वनि के ज्वार के बीच धीरे-धीरे स्थिर हो गया। जब सियान जेनेसिस के सैनिक अभी भी सदमे में थे, तो वे ये देखकर भयभीत हो गए कि ली फैन, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह राक्षसी ध्वनि ज्वार में पहले ही गायब हो चुका है, अभी भी शून्य में खड़ा था। यहाँ तक कि बहरा कर देने वाली राक्षसी ध्वनि और उमड़ती सफेद धुंध के साथ भी वह विचलित रहा। और इसके बाद ली फैन ने कुछ ऐसा किया जो सभी के लिए अप्रत्याशित था। वह आराम से अथाह शहर के बाहर की ओर टहलता रहा। अंतहीन एबेस गर्जना का सामना करते हुए ली फैन पालती मारकर बैठ गया। उसके ठीक नीचे एक सादी काली तलवार प्रकट हुई। ली फैन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तलवार के शरीर पर हल्के से थपथपाया। डिंग। यहाँ तक कि प्रचंड राक्षसी ध्वनि ज्वार में भी एक कुरकुरा ध्वनि बाहर खड़ा था। तलवार की आवाज गूंज उठी और उसी समय ली फैन के पीछे अनगिनत अलग-अलग तलवार की परछाइयां दिखाई दी। तलवारों की परछाइयां निरंतर बनी हुई थीं, जैसे महान दीवार जो अथाह शहर के सामने अवरोध उत्पन्न कर रही थी। अनगिनत तलवारें रसातल की ओर इशारा कर रही थीं। मन को भेदने वाली राक्षसी ध्वनि फिर भी पूरी तरह अप्रभावित। वह ऐसा कैसे कर पाया? शहर के सामने बैठकर वह क्या कर रहा है? इस चौंकाने वाले दृश्य ने लाखों सियान जेनेसिस सैनिकों को स्तब्ध कर दिया। यहाँ तक कि शांग शाओजुन भी शहर के बाहर ली फैन की आकृति को देखकर चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। यदि राक्षसी ध्वनि ज्वार एक अंतहीन, उफनती और हिंसक ज्वार की लहर है, तो इस समय ली फैन समुद्र के किनारे खड़ी एक विशाल चट्टान की तरह है, अविचल और अचल। यहाँ तक कि प्रचंड राक्षसी ध्वनि के सामने भी उसका कुछ भी अहित नहीं हो सका। और ली फैन का प्रदर्शन अभी शुरू ही हुआ था। जाना महान ज्वार से पहले ली फैन फुसफुसाया। उसके पीछे एक महान दीवार बनाने वाली असंख्य तलवारों की छायाओं के बीच एक तलवार क्षण भर में उड़ गई। ली फैन द्वारा पहले छोड़ी गई चौंकाने वाली तलवार की रोशनी के समान ये राक्षसी ध्वनि ज्वार की ओर सीटी बजाती थी। उमड़ते राक्षसी ध्वनि ज्वार के सामने तलवार की रोशनी धीरे-धीरे मंद हो गई। लेकिन एबेस सिटी के भीतर सियान जेनेसिस आर्मी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि तलवार की रोशनी के कारण राक्षसी ध्वनि ज्वार थोड़ा कमजोर हो गया था। ये हो सकता है। अनायास ही उनके मन में एक विचार आया। शहर में हर कोई थोड़ा कांपने से खुद को नहीं रोक सका। तभी एक अविस्मरणीय दृश्य सामने आया। अनगिनत उड़ती तलवारें एक के बाद एक बिना किसी हिचकिचाहट के रसातल की ओर बढ़ी। असंख्य तलवारों की रोशनियां लगातार चमक रही थीं, जो शाश्वत अमरगढ़ को पूरी तरह से प्रकाशित कर रही थीं। प्रत्येक आक्रमण से राक्षसी ध्वनि का ज्वार थोड़ा कमजोर हो गया। हर किसी के कानों तक पहुंचने वाली भयावह चीखें धीरे-धीरे कमजोर और क्षीण हो गईं। विशाल अमर नगरी गहरी खामोशी में डूब गई। हर कोई चुपचाप ली फैन की आकृति को देख रहा था। किसी अन्य विचार के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे बारिश बंद हो गई हो और आसमान साफ हो गया हो। अमर नगर के बाहर राक्षसी ध्वनि अब नहीं गूंजती थी, लेकिन ली फैन के पीछे तलवार की रोशनी अभी भी मौजूद थी। अंतहीन, अक्षय, उस व्यक्ति। मुझे डर है कि रसातल को स्थायी रूप से शांत करने के बारे में उन्होंने जो कहा वह असंभव नहीं हो सकता। यह विचार सियान जेनेसिस सैनिकों के मन में एक साथ गूंज उठा। एबेस सिटी से दूर मोह करके ली फैन उठे नहीं। साइन जेनेसिस के सैनिक जमे हुए लग रहे थे। वे कोई भी हरकत करने से डर रहे थे। राक्षसी ध्वनि ज्वार को अवरुद्ध करते हुए गहन पीली तलवार दाव की पहचान मेरे लिए बहुत गहरी हो गई है। वास्तव में संत एम्ब्रियो ली फैन अपने भीतर हो रहे परिवर्तनों को समझ रहे थे। वास्तव में गहन पीला स्वर्गीय दाव सहज रूप से इन विदेशी वस्तुओं को अस्वीकार कर देता है। यदि मैं स्वर्ग की इच्छा का पालन कर सकता हूं, तो मुझे स्वर्गीय दाव से संगत अनुग्रह प्राप्त होगा। ऐसा सोचते हुए ली फैन धीरे से खड़ा हुआ, घूमा और अनंत अमरगढ़ के भीतर अनगिनत साधकों को देखा। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, क्या शाओजुन को लगता था कि मैं घमंडी हूं? अमर नगर में पूर्ण शांति छा गई। एक क्षण के बाद शांग शाओजुन की आकृति फिर से ली फैन के सामने प्रकट हुई। उन्होंने थोड़ा झुककर स्वीकार किया, मैं गलत था। मित्र जैसी प्रतिभा संसार में दुर्लभ है। ली फैन कुछ कहने ही वाले थे कि उन्होंने हाथ हिलाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। तो क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? ली फैन ने फिर पूछा। ये देखकर शांग शाओजुन ने अपने दांत पीस लिए और अनिच्छा से जवाब दिया, उस स्थिति में मैं अपनी जान की कीमत पर भी आपके साथ चलूंगा। शाओजुन के शब्दों के साथ एबेस शहर में जोरदार जयकार गूंज उठी। अध्याय 1149 अथाह फोड़े को शांत करना। सियान जेनेसिस आर्मी ने बहुत लंबे समय तक रसातल की रखवाली की थी। कुछ तो जन्म से ही यहाँ थे और मृत्यु तक कभी नहीं गए। परिवार, दोस्त, उनकी हर परिचित चीज शाश्वत अमरगढ़ में खिलती और मुरझाती रही। सियान जेनेसिस आर्मी के ज्यादातर सदस्यों ने उस सच्चे गहरे पीले क्षेत्र की खूबसूरती के बारे में सिर्फ सुना था, जिसकी वे स्वर्गीय दर्पण के जरिए रक्षा करते थे और उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। रसातल के आतंक ने उनके लिए किसी दिन वहां से निकलने की कल्पना करना भी नामुमकिन बना दिया था। पर अब ली फैन के आगमन से अंतहीन उदास जीवन में सुबह की एक झलक दिखाई दी। दोनों प्रभुओं के सम्मिलित होने से राक्षसी ध्वनि को स्थायी रूप से समाप्त करना वास्तव में संभव हो सकता है। सियान जेनेसिस आर्मी जयकारे लगाने लगी। आशा भरी निगाहें एबेस के बाहर खड़े ली फैन और शांग शाओजुन पर टिकी थीं। दुनिया में सबसे क्रूर बात है आशा देना और फिर उसे क्रूरता से चकनाचूर कर देना। शांग शाओजुन ने अपने अधीनस्थों के भावों पर नजर डालते हुए हल्की सी आह भरी। परिस्थिति के कारण मैंने अनिच्छा से आपके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, लेकिन वास्तव में मैं आशावादी नहीं हूं, उन्होंने आवाज संचरण के माध्यम से बताया। अथाह गहराई का असली सिरदर्द सिर्फ राक्षसी ध्वनि नहीं है, वरना अमर गठबंधन का कोई भी प्रसारण विशेषज्ञ इसे आसानी से दबा सकता था। अमर गठबंधन के उच्च अधिकारियों को अथाह गहराई की गहराइयों से आने वाले घुमावदार रास्ते की चिंता है। विनाश के कगार पर खड़ी दुनिया से विकृति का रास्ता। यह एक खुले घाव की तरह है, अगर इसे छेद दिया जाए तो मवाद निकलेगा और गहरे पीले क्षेत्र को संक्रमित कर देगा। परिस्थितियों से मजबूर होकर शांग शाओजुन को यह कारण बताना पड़ा कि अमर गठबंधन ने केवल सुरक्षा क्यों की, लेकिन खतरे को स्थायी रूप से समाप्त करने का विकल्प क्यों नहीं चुना। राक्षसी ध्वनि केवल एक अभिव्यक्ति है। राक्षसी ध्वनि को वास्तव में समाप्त करने के लिए आपको राक्षसी ध्वनि को दबाते हुए घाव से भी निपटना होगा। शांग शाओजुन मूल रूप से इस स्पष्टीकरण से ली फैन के रसातल की गहराई में जाने के विचार को दूर करना चाहता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद ली फैन जरा भी आश्चर्यचकित नहीं होगा, मानो उसे रसातल के बारे में सच्चाई बहुत पहले से पता हो। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, राक्षसी ध्वनि एक अभिव्यक्ति है और घाव यह भी एक अभिव्यक्ति है। गहन पीला स्वर्गीय ताव प्रसारित होता रहता है और जीवन मृत्यु चलती रहती है। अगर यह किसी साधारण दुनिया की चोट होती तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल में ठीक हो जाती, लेकिन रसातल कुछ 100 सालों से भी ज्यादा समय से तबाही मचा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और भी तेज होता जा रहा है। शाओजुन, क्या तुम्हें इसके बारे में जानने की उत्सुकता नहीं है? शांग शाओजुन इन शब्दों से दंग रह गया। आप ली फैन को देखकर वह अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। पहले तो उन्होंने सोचा कि ली फैन एक शक्तिशाली और उत्साही साधक है, लेकिन अब मेरी पहचान मायने नहीं रखती। मायने तो तुम रखते हो शाओजुन। क्या आप सचमुच मिस्टी डोमेन की हर चीज और इस मामले के प्रति अमर गठबंधन के अजीब रवैये के बारे में आश्चर्यचकित नहीं है? ली फैन ने फिर पूछा। शांग शाओजुन की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या आप 5 बुजुर्गों की परिषद से हैं? ली फैन ने अपना सिर हिलाया। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं जो सच्चाई को दफन होते नहीं देखना चाहता। फिर ली फैन अपनी तलवार के साथ पालती मारकर बैठ गया। मैं यहाँ 3 दिन तक इंतजार करूंगा। 3 दिन बाद मैं अपनी तलवार के साथ रसातल में प्रवेश करूंगा। जहां तक शाओजुन के मेरे साथ चलने की बात है, मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। शांग शाओजुन चुप रहे। उसका आकार पानी की तरह लहराता हुआ गायब हो गया। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए।
इस दौरान ली फान हमेशा रसातल के मुहाने पर पहरा देता था। जब भी कोई राक्षसी आवाज दोबारा आती, वह अपनी तलवार की रोशनी से उसे आसानी से मिटा देता। अनंत अमरगढ़ में सियान जेनेसिस सैनिकों ने ली फैन की आकृति की प्रशंसा की। कई बुद्धिमान व्यक्तियों ने ली फैन की तलवार की रोशनी से राक्षसों को खत्म करने, चिंतन करने और महत्वपूर्ण प्रगति करने की छवियों को रिकॉर्ड किया। जैसे ही तय समय नजदीक आया, संत एम्ब्रियो ली फैन बिना किसी हिचकिचाहट के खड़े हो गए। भीड़ की निगाहों के सामने वह रसातल के भीतर की ओर चला गया। उन्होंने शांग शाओजुन के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की। जैसे ही ली फैन अकेले ही निकलने वाला था, अनंत अमरगढ़ में फुसफुसाहटें फैल गईं। आखिरकार भले ही शांग शाओजुन की प्रतिष्ठा पहले ऊंची रही हो, अगर इस मामले में उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो उनकी छवि अनिवार्य रूप से ध्वस्त हो जाती। ये सियान जेनेसिस सैनिक उनके प्रत्यक्ष वंशज थे जिन्हें उन्होंने 100 वर्षों तक प्रशिक्षित किया था। अगर उन्होंने उनका सच्चा समर्थन खो दिया, तो ये शांग शाओजुन के लिए एक अत्यंत दर्दनाक क्षति होगी। शांग शाओजुन की ताकत को देखते हुए, अगर वह रसातल में गहराई तक भी गया और राक्षसी आवाज को दबाने में नाकाम रहा, तो भी उसे ज्यादा से ज्यादा कुछ चोटें ही लगेंगी। उसकी जान बचाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए ली फैन ने निष्कर्ष निकाला कि शांग शाओजुन निश्चित रूप से दिखाई देगा, भले ही वह सिर्फ दिखावा करने के लिए पीछे चल रहा था। निश्चित रूप से जैसे ही ली फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के रसातल में कदम रखा, शांग शाओजुन की आकृति सही समय पर प्रकट हुई। अलविदा सैन्य कमांडर। सियान जेनेसिस के सैनिकों ने जोरदार बधाई दी। ली फैन के पूरी तरह रसातल में प्रवेश करने के बाद उनकी आवाजें अचानक गायब हो गईं। आखिरी बार मैंने यहां लगभग 300 साल पहले कदम रखा था। शांग शाओजुन की आवाज पीछे से गूंजी। ली फैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आसपास का माहौल देखता रहा। यह कुछ हद तक डार्क एबिस की स्थिति के समान थी। अंतहीन अंधेरा, भयावह। फर्क सिर्फ इतना था कि अंधेरे में लगातार गहरे लाल रंग की रोशनी की धारियां थीं, जो किसी प्राचीन विदेशी जानवर के बहते खून जैसी लग रही थीं। इन रक्त रंग की प्रकाश पट्टियों से कभी-कभी राख जैसे पदार्थ बाहर तैरते रहते थे। ली फैन ने हाथ बढ़ाकर एक टुकड़ा पकड़ लिया। जैसे ही वह उसके संपर्क में आया, एक सड़ी हुई गंध उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। कुछ ही सांसों में संत भ्रूण ली फैन का शरीर उसी राख पदार्थ में बदल गया। एक तलवार की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और ली फैन का अपने आंतरिक संसार में पुनर्जन्म हुआ। यह अवशेष विश्व विनाश के विकृत मार्ग से उत्पन्न प्रदूषण का परिणाम है। यह रसातल का सबसे बाहरी भाग मात्र है। आप जितना गहरे जाएंगे, यह उतना ही विकृत होता जाएगा। यहाँ तक कि जिन मूल स्रोतों की हम खेती करते हैं, वे भी दूषित और नष्ट हो सकते हैं। शांग शाओजुन ने ध्वनि संचरण के माध्यम से याद दिलाया। उन्होंने आधारभूत वस्तुओं जैसे आधारभूत कलाकृतियों और शिशु गुफाओं का उल्लेख किया। यदि इन नई नींवों को नष्ट न किया जाए, तो साधक निरंतर पुनर्जन्म ले सकते हैं। लेकिन यदि इन्हें भी क्षति पहुंचे, तो साधक स्वाभाविक रूप से गिर जाएगा। इसके अलावा आपको राक्षसी ध्वनि के अचानक प्रकोप के बारे में भी चिंतित होने की जरूरत है। रसातल के बाहर और रसातल के अंदर राक्षसी ध्वनि दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। मुझे एक बार अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति पर गर्व था, लेकिन मैं कुछ सांसों से ज्यादा भयावह फुसफुसाहटों को सहन नहीं कर सका। शांग शाओजुन आगे बढ़ता रहा, लेकिन ली फैन उदासीन रहा और दृढ़तापूर्वक रसातल की तलहटी की ओर उड़ता रहा। वह जहां भी जाता, तलवारों की रोशनी टिमटिमाती और निरंतर बहती हुई गहरे लाल रक्त की परछाइयां पूरी तरह से समाप्त हो जाती। कुछ देर तक देखने के बाद शांग शाओजुन ने पाया कि इन अजीब पदार्थों में पुनर्जन्म का कोई संकेत नहीं दिख रहा था, जिससे वह मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। यह विलुप्ति तलवार है। जहां तलवार की रोशनी गुजरती है, वहां सब कुछ शून्य में बदल जाता है। ली फैन की आवाज अचानक उसके कानों में पड़ी। जहां तक उन राक्षसी ध्वनियों का प्रश्न है, मेरे पास आपको सिखाने के लिए एक अद्वितीय गुप्त तकनीक है, जो आपको चिंता मुक्त रखेगी। इस अध्याय का अंत। अध्याय 1150, जुवानहुआंग की रहस्यमय पुनरुद्धार तकनीक। अद्वितीय गुप्त तकनीक। जब शांग शाओजुन ने ये 4 शब्द सुने, तो उसे थोड़ा संदेह हुआ। आखिरकार अपनी हैसियत और पद के बल पर उसने तो कानून के सर्वोच्च गुरु द्वारा अतीत में छोड़े गए खजाने में भी प्रवेश किया था। जिन दिव्य कलाओं और गुप्त तकनीकों का उन्होंने सामना किया था, उनमें से कोई भी अद्वितीय होने का दावा नहीं कर सकती थी। हालांकि यह शक्तिशाली है, लेकिन इसकी नींव कुछ उथली है, शांग शाओजुन ने सोचा। हालांकि दूसरे पक्ष द्वारा भेजे गए संदेश की कुछ पंक्तियां पढ़ने के बाद उसके हाव भाव अचानक बदल गए और वह पल भर में गंभीर हो गया। आधे से ज्यादा पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग पहले से ही घबरा रहा था और वह वहीं अवाक रह गया। अपना हृदय बदले बिना असंख्य विपत्तियों को सहना, यह यद्यपि वह इस गुप्त तकनीक का नाम नहीं जानता था, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक सच्ची गहन कला थी जो उसके द्वारा ज्ञात सभी विधियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। यह सचमुच अद्वितीय शब्दों का हकदार है। शांग शाओजुन को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि ऐसी तकनीक, जो यदि जुवानहुआंग क्षेत्र में रखी जाती तो निस्संदेह कई भयंकर लड़ाइयों का कारण बनती, उसे दूसरे पक्ष द्वारा इतनी आसानी से दे दी गई। मानो यह कोई आधारभूत तकनीक हो जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता हो। क्या? शांग शाओजुन ने अचानक ली फैन की तरफ देखा, जो गंभीरता से एबिस के जख्मों को साफ कर रहा था। उसे बेवजह डर लगा, लेकिन ली फैन ने कभी भी अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं दिखाया और शांग शाओजुन ने जोर देने की हिम्मत नहीं की। वह केवल आज्ञाकारी होकर उनके पीछे पीछे चल सकता था, चुपचाप इस अद्वितीय तकनीक का अभ्यास कर सकता था। यह तकनीक शांत, शांतिपूर्ण और ईमानदार थी। इसके अंदर छिपे किसी जाल के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जल्द ही शांग शाओजुन को वास्तव में इसकी शक्ति का एहसास हुआ। अंधेरे गर्त में अनगिनत गहरे लाल रंग के संवहनी नेटवर्क अचानक चमक उठे। पहाड़ पर लगातार जलती आग की तरह प्रकाश में उतार चढ़ाव हो रहा था। इन रक्तम रोशनियों के प्रकट होने के साथ ही रसातल का आंतरिक भाग अचानक सिकुड़ने लगा। स्थानिक संपीड़न के तहत प्राचीन काल से पहले के विनाश की एक अवर्णनीय ध्वनि बुझी हुई रक्त बत्तियों से फैल गई। शांग शाओजुन की आंखों के सामने अचानक भ्रम पनपने लगे। उसे एक के बाद एक तबाह होती दुनिया दिखाई दे रही थी। किसान निराश और विलाप कर रहे हैं। यहाँ तक कि आकाश और पृथ्वी भी समाप्त हो गए थे। आकाशीय गुंबद के ऊपर अनगिनत काली दरारें आकाश को विखंडित कर रही थीं। धरती फट गई और गहरे गर्त से लाल मैग्मा फूट पड़ा। असंख्य आग के गोले गिरने से भयंकर आग लग गई। एक गहरे नीले रंग की हवा चली, जिससे दुनिया की सभी चीजें जम गईं। शांग शाओजुन के दिमाग में एक के बाद एक भयावह दृश्य उभरने लगे। यद्यपि वह स्वयं को स्वर्ग का गौरव मानता था तथा ऐसे भयावह दृश्यों का प्रत्यक्ष सामना कर रहा था, फिर भी उसका शरीर कांपने लगा तथा भय ने उसे जकड़ लिया। हालांकि यह पहले से अलग था। जैसे ही यह अद्वितीय तकनीक स्वतः क्रियाशील हुई, एक अत्यंत ठंडी सांस एक क्षण में उसके पूरे शरीर में फैल गई। शांग शाओजुन तब असीम भय से बच निकला। यद्यपि विश्व विनाश के वे दृश्य अभी भी स्पष्ट थे, शांग शाओजुन का मन स्पष्ट हो गया। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। एक राहगीर की तरह ठंडी निगाह से देख रहा हूं। अपना हृदय बदले बिना असंख्य विपत्तियों को सहन करना, यह वास्तव में एक अद्वितीय दिव्य तकनीक है। शांग शाओजुन की वर्तमान मनस्थिति कुछ अजीब थी। इस तकनीक के प्रभाव में यद्यपि उसे बहुत आनंद आ रहा था, फिर भी वह शांत रहा। हालांकि ली फैन के बारे में, जिसने उसे ऐसी दिव्य कला सिखाई थी, वह और भी अधिक संदिग्ध था। इस स्तर की तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए जुवानहुआंग क्षेत्र में बहुत कम स्थान है जो इसकी बराबरी कर सकें। यह हमारे वांगसियन संघ से नहीं है, नहीं यह 5 बुजुर्गों से है। क्या यह विनाश साधना के किसी अन्य क्षेत्र से हो सकता है? शांग शाओजुन जानता था कि जुवानहुआंग क्षेत्र में दूसरी दुनिया से आए शरणार्थी भी हैं। हालांकि ये लोग अक्सर बहुत गहराई में छिपते थे और यहाँ तक कि वांशियान लीग भी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाती थी। अध्याय 1151, जुवानहुआंग की गहन पुनर्जन्म तकनीक। गर्जनशील रसातल में आने का उसका असली उद्देश्य क्या है? ली फैन को राक्षसी ध्वनियों को दबाने और खत्म करने में मदद करते हुए शांग शाओजुन ने विचार किया।
गर्जनशील रसातल में राक्षसी ध्वनियों का प्रकोप निरंतर नहीं था। राक्षसी ध्वनि के ज्वार से गुजरने के बाद रसातल का आंतरिक भाग शांत हो जाता था। ली फैन और शांग शाओजुन ने भी अंधेरे में राक्षसी ध्वनि के कुछ अवशेष खोजे, पिछले राख पदार्थ के समान, लेकिन बुराई और विकृत संक्षारक आभा के बिना। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? ली फैन ने अचानक पूछा। कुछ देर तक देखने के बाद शांग शाओजुन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह विभिन्न विश्वों के विलय से बचा हुआ अवशेष है। पहले आपने बताया था कि अथाह राक्षसी ध्वनि विश्व के विनाश पथ का विरूपण है। वास्तव में ऐसा नहीं है। शुभानुआंग क्षेत्र एक अक्षुण्ण और वैभवशाली समृद्ध साधना जगत है। अन्य लोगों के विनाशकारी साधना पथों द्वारा इसे आसानी से कैसे नष्ट किया जा सकता है? यदि अन्य लोगों के विनाशकारी पथ भी हों, तो भी वे यहाँ दिखाई देने वाली राक्षसी ध्वनियों के परिमाण को प्रदर्शित नहीं करेंगे। मुख्य बात यह है कि यहाँ जुबानहुआंग क्षेत्र के इस घाव के भीतर अन्य दुनियाओं से विनाश का मार्ग जुबानहुआंग स्वर्गीय दाव से जुड़ता है। जब ली फैन शांग शाओजुन को समझा रहा था, तो उसने गर्जनशील रसातल के अंदर का अवलोकन किया। विनाश जगत के नियम स्वयं जुबानहुआंग क्षेत्र के नियमों में परिवर्तित हो गए हैं। यह एक व्यक्ति से रक्त निकालकर दूसरे में प्रत्यारोपित करने जैसा है। यहाँ दो अलग अलग स्वर्गीय दाव आपस में टकराते हैं। स्वाभाविक रूप से जुबानहुआंग स्वर्गीय दाव विजयी होगा, लेकिन ली फैन अचानक चुप हो गया। उसने एक वाक्य अधूरा छोड़ दिया। इस प्रक्रिया में स्वर्गीय दाव का सार धीरे धीरे बदल गया है। क्या यह दिव्य चिकित्सक की विधि है? विश्व के टुकड़ों के अवशेषों को विघटित करना, उन्हें एक साथ जोड़ना, पुरानी दुनिया के नियमों को स्थानांतरित करना, स्वर्गीय दाव की प्रकृति को सूक्ष्म रूप से बदलना, विलय के दुष्प्रभावों को न्यूनतम करना। ली फैन को जुबानहुआंग क्षेत्र में फैली सफेद धुंध की बाधाओं के पीछे छिपे हुए गर्जनशील रसातल जैसे अनगिनत अस्तित्व दिखाई दे रहे थे। उनके संयुक्त परिवर्तन के तहत जुबानहुआंग क्षेत्र में चुपचाप सूक्ष्म परिवर्तन हुए। एक भव्य और परिष्कृत सर्जरी। ली फैन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। यदि स्वर्गीय चिकित्सक द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया स्वर्ग की मरम्मत का रिकॉर्ड न होता, तो भले ही ली फैन सद्भाव और अनंत जीवन के क्षेत्र में पहुंच जाता, तो संभवतः उसके पास जुबानहुआंग क्षेत्र में इन घटनाओं को देखने की क्षमता नहीं होती। वर्तमान शांग शाओजुन की तरह ली फैन के मार्गदर्शन के बाद भी वह अभी भी छिपे हुए सत्य को एक बार में समझ नहीं सका। इस दुनिया में उन्हें परखने में हम हिचकिचा नहीं सकते। चूंकि हम यहाँ हैं, तो पहले एक जगह को नष्ट कर दें और देखें कि वे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। ली फैन की निगाहें झपक गईं। उसके पीछे हजारों तलवारों की परछाइयां प्रकट हुईं, जो अचानक तेजी से बढ़ती हुई रसातल की गहराई की ओर बढ़ रही थीं। शांग शाओजुन, जो अभी भी अचंभित था, जल्दी से उसके पीछे चला गया। वे जितना अधिक गहराई में गए, विभिन्न विश्व कानूनों का अंतर्संबंध उतना ही उथला होता गया। स्वर्गीय दास का टकराव, यहाँ तक कि पहले से ही नष्ट हो चुके विश्वों के बीच भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक साधारण साधक सहन कर सके। अराजक उतार चढ़ाव अंधेरे में हिंसक हवा की तरह बह रहे थे। सद्भाव क्षेत्र के एक साधक शांग शाओजुन ने तो यह भी महसूस किया कि जिस आत्मा को उसने परिष्कृत किया था, उसके विघटित होने का खतरा था। यहाँ सद्भाव क्षेत्र के साधक बारिश में नावों और हवा में मोमबत्तियों की तरह है, जो खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। शांग शाओजुन ने फिर से ली फैन की ओर देखा। वह असमंजस में था। स्पष्टतः दूसरे पक्ष का क्षेत्र उसके अपने क्षेत्र से कमतर था, लेकिन विभिन्न विश्व कानूनों के टकराव के कारण उत्पन्न उतार चढ़ाव में भी उसने अपना संयम बनाए रखा। वह वास्तव में किस क्षेत्र में है? इस अध्याय का अंत। यह हो सकता है अनंत जीवन। यह विचार शांग शाओजुन के मन में उभरा। जहां तक वह जानता था, अन्य साधना लोगों के अवशेषों के बीच अनंत जीवन लोक में भी कुछ प्राणी थे। हालांकि वे जुबानहुआंग लोक के अनंत जीवन देवी पूज्य जैसे अपराजय नहीं थे, फिर भी वे ऐसे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे जिनसे सामान्य सद्भाव लोक के साधक निपट सके। ऐसा ही लगता है शांग शाओजुन का दिल कांप उठा और वह ली फैन से निपटने में और भी सतर्क हो गया। दोनों ने गर्जनशील रसातल में खोज जारी रखी और विभिन्न विश्व कानूनों का सम्मेलन अपने चरम पर पहुंच गया। अंधेरे में नई विसंगतियां दिखाई देने लगी। सामने एक हल्की रक्त रंग की रोशनी चमक रही थी। खंडित महाद्वीप उल्टे लटके हुए थे और उनके ऊपर तैर रहे थे। दूर से देखने पर भूमि पर फैले खंडहर और खंडहरों के भीतर घनी सफेद हड्डियां दिखाई देती थीं। दुनिया के सभी तैरते हुए टुकड़े पूर्णतः मौन थे। इन खंडित महाद्वीपों से मोटे जड़ जैसे लाल धागे निकले, जो गर्जनशील रसातल तक फैल गए और अंधेरे में छिप गए। कभी कभी अंतरिक्ष में भयानक आवाजें गूंजती थीं। ये हड्डियों पर धातु के चाकू से खरोंचने की आवाज या मरते हुए व्यक्ति की भारी सांस की आवाज जैसा था। यहाँ के विचित्र वातावरण ने रहस्यों का पता लगाने आई ली फैन और शांग शाओजुन के कदम अनायास ही रोक दिए। ये देखकर कि ली फैन आगे के अजीब दृश्य को ध्यान से देख रहा था, शांग शाओजुन ने कुछ देर विचार करने के बाद आवाज के माध्यम से अपनी अंतर्दृष्टि व्यक्त की। ये टूटी हुई दुनियाएं जीवित प्रतीत होती हैं। वह अनिश्चित था। ली फैन अपने पवित्र भ्रूण रूप में चुप रहे। उसने बस एक तलवार की रोशनी को सीधे एक टूटे हुए संसार की ओर लहराया। यह देखकर शांग शाओजुन का दिल बैठ गया और वह तुरंत सतर्क हो गया। यद्यपि उन्होंने ली फैन की असाधारण तलवारबाजी देखी थी, फिर भी दुनिया की ओर से होने वाले जवाबी हमले को, भले ही वह एक अंतिम हमला ही क्यों न हो, कम करके नहीं आंका जा सकता था। चांदी सफेद तलवार की रोशनी एक पल में अंतरिक्ष को पार कर गई और टूटे हुए महाद्वीप के ऊपर पहुंच गई। शांग शाओजुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ली फैन का तलवार प्रहार विनाश के लिए नहीं था। अवरोध को भेदने के बाद भी यह स्थिर अवस्था में रहा और इसके आगमन से हवा में छोड़े गए निशान मिट नहीं गए। तलवार की रोशनी संघनित होकर एक चांदी का धागा बन गई। ली फैन को उस टूटी हुई दुनिया से जोड़ना। ली फैन हवा में तैर रहा था, चांदी के धागे पर खड़ा था, अपनी आंखें बंद कर रहा था जैसे कि कुछ समझ रहा हो। वह क्या कर रहा है? शुरुआत में शांग शाओजुन ली फैन की हरकतों से हैरान था, लेकिन जब वह देख रहा था, तो किसी कारणवश उसके मन में एक साधारण चिकित्सक द्वारा रोगों का निदान और उपचार करने का दृश्य उभर आया। तलवार को मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग करना, जीवन और मृत्यु को समझना। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति न केवल तलवारबाजी में असाधारण है, बल्कि उपचार के मार्ग में भी गहरी सिद्धियां रखता है? शांग शाओजुन अंदर से हिल गया। हालांकि ली फैन की बात की हरकतों ने उसके दिल की धड़कन को और भी तेज कर दिया। ली फैन ने चांदी के धागे पर हल्के से पैर रखा और धागे से एक लहर फैल गई, जो टूटी हुई दुनिया तक पहुंच गई। पहले तो यह एक अस्पष्ट कंपन था, बाद में मानो किसी प्रतिध्वनि ने उसे जन्म दिया हो, कंपन और भी तीव्र हो गए। पहले शांत पड़ी धरती अचानक जाग उठी। जमीन के नीचे से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई और दुनिया की गर्जना के साथ अनगिनत लावा फूट पड़े, जिसके साथ ही दुनिया ढह गई। इस समय ली फैन ने धीरे से अपनी उंगलियां चटकाई, जिससे उसके नीचे की तलवार की रोशनी टूट गई। फिर वह उस दिशा की ओर दूर भाग गया जहां से वे आए थे। रुको! ली फैन के शब्द कहने से पहले शांग शाओजुन ने महसूस किया कि एक जबरदस्त बल उस पर प्रहार कर रहा है और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ गया। उसके शरीर में खून और क्यूई उबलने लगे, जिससे उसे मामूली चोटें आईं। शांग शाओजुन ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा और पाया कि ली फैन द्वारा निदान किया गया विश्व आत्मा विनाशकारी टकरावों से गुजर रहा था, विनाश की ओर बढ़ रहा था। मूलतः यह दुनिया टुकड़ों में बंटी थी तथा नाजुक और असुरक्षित थी। यह अपने आप में इतनी तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव का सामना नहीं कर सकता था। पृथ्वी पूरी तरह से विघटित हो गई और अंतहीन लाल लपटों में बदल गई। जैसे ही अंधेरे में अंतिम प्रकाश फैला, इसने एक विश्व के अंत का भी संकेत दिया। शांग शाओजुन यह दृश्य देख रहा था, कुछ सोच में डूबा हुआ। उनके बगल में बैठे ली फैन ने समझाया, यदि दुनिया को नष्ट करने के लिए किसी बाहरी ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे न केवल दुनिया में ही प्रतिक्रिया होगी, बल्कि इसके पीछे छिपी ताकतें भी सतर्क हो सकती हैं। लेकिन अगर हम दुनिया की आखिरी बची हुई शक्ति को बलपूर्वक उत्तेजित करते हैं, उसे स्वाभाविक रूप से मरने देते हैं। जैसे ही ली फैन ने यह बात कही, उसके पीछे हजारों तलवारों की परछाइयां प्रकट हुई। तलवार की रोशनियां आपस में गुंथी हुई थीं, चमक रही थी और फिर हवा में घुल मिल गईं।
गठन में प्रवेश करें। ली फैन की आवाज सुनकर शांग शाओजुन का दिल धड़क उठा। यद्यपि वह लगातार झटकों से लगभग सुन्न हो गया था, फिर भी उसने सहज रूप से उसका अनुसरण किया। संरचना में प्रवेश करते ही शांग शाओजुन ने अपने चारों ओर तेजी से घूमती तलवारों की परछाइयां देखी। एक साथ हजारों तलवारें उठ खड़ी हुई, जिससे एक गुप्त स्थान बन गया। इस तलवार संरचना में शरण लेने से पहले शांग शाओजुन ने ली फैन को व्यवस्थित रूप से आगे कई टूटी हुई दुनियाओं को नष्ट करते हुए देखा। दुनिया के विनाश के दौरान उत्पन्न हुए भयानक प्रभाव ने गर्जनशील रसातल के सबसे गहरे हिस्से को तत्काल नरक में बदल दिया। हिंसक ऊर्जा द्वारा फैलाई गई अनगिनत गहरे लाल रंग की राख भूतों के झुंड और जानवरों की भगदड़ की तरह बाहर की ओर फैल गई। हजारों तलवारों की कतार संघर्ष करती हुई प्रतीत हो रही थी। लगातार संकुचन, अनगिनत तलवारों की रोशनियां तेजी से घूम रही थीं, लगभग संकेंद्रित वृत्त बना रही थीं। हालांकि ली फैन को इस बात की चिंता नहीं थी कि सरनी टिकी रहेगी। आंखें बंद करके और सीधे खड़े होकर वह कुछ करता हुआ प्रतीत हो रहा था। इंतजार, मानो शांग शाओजुन की उलझन को भांपते हुए ली फैन ने संक्षिप्त रूप से एक संदेश प्रेषित किया और चुप हो गया। शांग शाओजुन ने एक गहरी सांस ली और ठंडी सांस के प्रभाव में जल्दी ही शांत हो गया। उसके चारों ओर नाचती तलवारों की रोशनी ने न केवल बाहरी दृश्यों को अवरुद्ध कर दिया, बल्कि उसकी दिव्य अनुभूति को भी अवरुद्ध कर दिया, जिससे यह देखना असंभव हो गया कि बाहर क्या हो रहा है। हालांकि तलवार के समूह पर भारी प्रहारों की ध्वनि को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि एक के बाद एक कई विश्वों के टुकड़ों के नष्ट होने से बाहरी दुनिया पर भयानक प्रभाव पड़ा होगा। अगर वह न होता तो मुझे डर है कि मैं केवल इस प्रभाव से ही दयनीय स्थिति में पहुंच जाता। तलवारबाजी, चिकित्सा कौशल, गठन तकनीक, क्या आप सोच सकते हैं कि इन सभी कलाओं में कोई निपुण हो सकता है? शांग शाओजुन के विचारों में उथल-पुथल मच गई और अमर हृदय मंत्र के प्रभाव के बावजूद वह ली फैन की पहचान के बारे में विभिन्न अटकलों को पूरी तरह से दबा नहीं सका। समय अनजाने में ही बीत गया। तलवार संरचना के बाहर का तूफान अंततः धीरे-धीरे शांत हो गया। हालांकि ली फैन का तलवार गठन को अनलॉक करने का कोई इरादा नहीं था। उनकी बढ़ती गंभीर अभिव्यक्ति से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाहर विभिन्न लोगों के विनाश से भी अधिक भयावह कुछ हो रहा है। पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड। शांग शाओजुन को वह भयावह दृश्य याद आया जब अनगिनत विश्व के टुकड़े उसके ऊपर उल्टे लटक रहे थे। यह स्पष्टतः स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता। दुनिया को खिलौनों की तरह व्यवहार करने वाली शक्तिशाली इकाई के बारे में सोचते हुए शायद इस समय पास में दिखाई दे रही है। शांग शाओजुन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह तलवार संरचना सचमुच छिपी रह सकती है। यदि वह इसे खोज लेगा तो निस्संदेह यह एक मृत अंत होगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 1152, एक हाथ से दुनिया को नया आकार देना। यद्यपि शांग शाओजुन ग्रीन प्रोफाउंड आर्मी का कमांडर था, लेकिन उसने कभी भी अनंत जीवन क्षेत्र में अस्तित्व का प्रत्यक्ष रूप से सामना नहीं किया था। बेचैनी भरे इंतजार के दौरान समय अंतहीन रूप से खिंचता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक अज्ञात अवधि के बाद उनके चारों ओर लगातार घूमती तलवार की रोशनी अंततः बंद हो गई। ली फैन, जो आंखें बंद करके इंतजार कर रहा था, ने अंततः अपनी आंखें खोली। जैसे ही तलवार की रोशनी गायब हुई, शांग शाओजुन ने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा। उसने जो देखा उसे तुरंत ठंड का एहसास हुआ और उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। कई टूटी हुई दुनियाएं जिन्हें ली फैन ने तलवार की रोशनी से विनाश के लिए प्रेरित किया था, अप्रत्याशित रूप से फिर से प्रकट हुई। ऊपर उल्टे लटके हुए विचित्र लाल धागे एक दूसरे से गोते हुए और भी अधिक मजबूत होते जा रहे थे। घनी भीड़ में वे लगातार गर्जनशील रसातल की गहराई की ओर बढ़ते रहे। न केवल वे गायब नहीं हुए, बल्कि वे भी। शांग शाओजुन का दिल ठंडा हो गया और उसने ली फैन की ओर देखा। उन्हें तो यह भी संदेह था कि क्या विश्व के विनाश का वह दृश्य जो उन्होंने पहले देखा था एक भ्रम था। वो आ गया। ली फैन ने गहरी आवाज में कहा। वह कौन है? शांग शाओजुन पूछने से खुद को रोक नहीं सका। संत भ्रूण ली फैन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन आप आसानी से बता सकते हैं। ली फैन ने अपनी उंगलियां भींच ली और सामने खाली जगह की ओर इशारा किया। व्यूह रचना करने वाली हजारों तलवारों की रोशनियां उनके सामने पुनः प्रकट हुई और तेजी से घूमने लगी। जैसे जैसे तलवार की रोशनी की गति बढ़ती गई, तलवार की रोशनी से बने प्रकाश पर्दे पर कुछ अस्पष्ट दृश्य दिखाई देने लगे। जो यह सब करने में सक्षम है, वह अवश्य ही अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व होगा। भले ही हम अभी गुप्त रूप से जासूसी कर रहे हों, भले ही मेरी सर्वोच्च संरचना उसे ढंक रही हो, भले ही आसपास की दुनिया के विनाश का प्राकृतिक छलावरण उसे ढंक रहा हो, मुझे डर है कि उसने अभी भी हमें देखा होगा। ली फैन ने अब जाकर शांग शाओजुन की जिज्ञासु आंखों से बचने के लिए इस सरणी का उपयोग करने का कारण बताया। शांग शाओजुन का दिल कांप उठा, लेकिन ली फैन ने आगे कहा, इन तलवार की रोशनी से बनाए गए रिकॉर्ड भी एक जगह केंद्रित नहीं होते। प्रत्येक तलवार की रोशनी केवल एक टुकड़े के बारे में जानकारी दर्ज करती है। केवल संयुक्त होने पर ही घटनाओं की वास्तविक प्रकृति दर्ज की जा सकती है। इस तरह हम खोजे जाने की संभावना को न्यूनतम कर सकते हैं। जैसे ही ली फैन ने धीरे से बात की, प्रकाश पर्दे पर दृश्य बदलने लगे। विश्व के टुकड़े बिखर गए और विनाश की लहरें बाहर की ओर फैल गईं। जैसे जैसे यह हिंसक दृश्य धीरे धीरे शांत हो रहा था, तूफान के केंद्र में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। तलवार की रोशनी द्वारा रिकॉर्ड किए गए दृश्यों में उस व्यक्ति की उपस्थिति नहीं दिखाई गई, या शायद उसने कभी अपना असली रूप प्रकट नहीं किया। शांग शाओजुन केवल इतना जानता था कि जिस क्षण यह मास्टरमाइंड प्रकट हुआ, पहले से मौजूद अत्यंत हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव तुरंत शांत हो गए। वह आकृति एक क्षण के लिए देखी गई, कुछ उलझन में प्रतीत हुई। फिर उसने गर्जनशील रसातल की दिशा की ओर देखा। भले ही रिकॉर्ड की गई छवि अधूरी थी, भले ही दूसरे पक्ष का चेहरा स्पष्ट नहीं था, भले ही वे अलग अलग समय और स्थान पर अलग अलग थे, उस आंख की निगाह के नीचे शांग शाओजुन को लगा कि उसका शरीर, यहां तक कि उसकी आत्मा भी लगभग जम गई है। कठोर और सोचने में असमर्थ। सौभाग्यवश आंकड़े की संक्षिप्त जांच की गई तथा अधिक गहराई में नहीं जाया गया। फिर उसने अपनी नजर हटा ली। शांग शाओजुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अभी अभी किसी महान युद्ध से गुजरा हो। वह जोर जोर से सांस लेने के लिए हौंफ रहा था, लेकिन वह अभी भी लगातार बदलते घूमते प्रकाश पर्दे को घूर रहा था। आकृति ने अपने दोनों हाथ आगे की ओर दबाए और इस स्थान पर तूफान तुरंत थम गया। एक लहर के साथ दुनिया के बचे हुए अवशेष भी उड़ गए। तब वह आकृति कुछ गंभीर लग रही थी और उसने सावधानीपूर्वक कहीं से समान संख्या में विश्व के टुकड़े निकाले। प्राचीन पौराणिक कथाओं के एक विशालकाय प्राणी की तरह जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने इन बिखरी हुई दुनियाओं को गर्जनशील रसातल की तलहटी में लटका दिया। फिर उसकी उंगलियों के हल्के स्पर्श से इन विश्व खंडों से अजीब से लाल धागे निकले, मानो आत्म जागरूकता से युक्त होकर वे पीत गहन लोक की ओर उड़ चले। गर्जनशील रसातल के भीतर गर्जना सुनी जा सकती थी, जो दो दुनियाओं के विलय का संकेत था। यह सब पूरा करने के बाद जब उल्टी दुनिया स्थिर हो गई तो आकृति अंततः चली गई। दृश्य अचानक रुक गया। ली फैन द्वारा हजार तलवारों की बत्तियां बंद करने के बाद शांग शाओजुन अभी भी उन अविश्वसनीय दृश्यों में डूबा हुआ था जो उसने अभी अभी देखे थे। पीला गहन क्षेत्र अभी भी इस तरह के चरित्र को छुपाता है। क्या यह पौराणिक आकृति किसी दिव्य प्राणी के समान नहीं है? उस दृश्य को याद करते हुए जहां आकृति ने दुनिया के टुकड़े निकाले और उन्हें धीरे से उठाया, शांग शाओजुन कांपने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि ली फैन के जवाब ने उसे अंतहीन भय से बाहर निकाला। यद्यपि यह व्यक्ति शक्तिशाली है, फिर भी वह किसी सच्चे अमर से मुकाबला नहीं कर सकता। ली फैन का स्वर उदासीन था, मानो उसने सचमुच कोई अमर प्राणी देख लिया हो। अब लगता है कि मेरा अनुमान सही था। पीले गहन क्षेत्र में रहस्यमय स्थिति के पीछे कोई तो होगा जो अज्ञात षड्यंत्र रच रहा होगा। शांग शाओजुन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ली फैन ने आगे कहा, हमने जो आकृति देखी वह उनमें से एक है। शाओजुन, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? शांग शाओजुन अचानक अचंभित रह गया। क्या करें?
उस अज्ञात भयावह अस्तित्व की शक्ति अनंत जीवन क्षेत्र से भी अधिक होगी, शायद उससे भी अधिक। एकमात्र ताओवादी साधक के रूप में वह क्या कर सकता था? मैं तुरंत अमर गठबंधन मुख्यालय लौटूंगा और इस मामले की रिपोर्ट करूंगा, शांग शाओजुन ने दृढ़ता से कहा। ली फैन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें यकीन है? यदि आप सचमुच ऐसा करने पर जोर देते हैं तो शायद आज हमारी आखिरी मुलाकात होगी। ली फैन का स्वर गंभीर था। शांग शाओजुन का चेहरा बदल गया। तुम्हारा क्या मतलब है? गर्जनशील रसातल स्पष्ट रूप से रहस्य छुपाता है। कई साल पहले अमर गठबंधन के जानकार व्यक्तियों ने स्वतःस्फूर्त रूप से एक जांच का आयोजन किया था, लेकिन इसे अमर गठबंधन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। शाओजुन को अभी भी समझ नहीं आया, अमर गठबंधन के विशाल क्षेत्र में इतना बड़ा आंदोलन उनकी नजर से कैसे बच सकता है। ली फैन ने उदासीनता से कहा। दरअसल शांग शाओजुन इस सत्य को कैसे नहीं समझ सका, लेकिन वह अपने दिल में इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अब जब ली फैन ने बेरहमी से इसका पर्दाफाश कर दिया तो शांग शाओजुन का चेहरा लगातार बदलता रहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि यदि इस सब में अमर गठबंधन शामिल है, भले ही वे पर्दे के पीछे हो या नियंत्रण में हो, तो इसका महत्व। भले ही उसने अनगिनत षड्यंत्रों और संघर्षों को देखा था, लेकिन इस समय शांग शाओजुन को शक्तिहीनता की गहरी भावना महसूस हुई। शाओजुन, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। यह मामला स्पष्ट रूप से उस दायरे से बाहर हो गया है जिसे आप और हम संभाल सकते हैं। विश्व के टुकड़ों के विनाश से पीत गहन क्षेत्र को दूषित करके यह व्यवहार निस्संदेह पीत गहन क्षेत्र का दुश्मन है। यद्यपि अमर गठबंधन की ओर से उच्च स्तरीय भागीदारी या नेतृत्व भी हो सकता है, लेकिन वे लोग संभवतः सब कुछ कवर नहीं कर सकते। पालौकिक ताओवादी संसार से परे होता है और सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करता, लेकिन मैंने सुना है कि पालौकिक ताओवादियों के पास उसे वापस बुलाने का एक विशेष तरीका है। संत भ्रूण ली फैन ने धीरे से मार्गदर्शन किया। यह सुनकर शांग शाओजुन की आंखें चमक उठी। ठीक है, मुझे डर है कि ऐसे गंभीर संकट में केवल पालौकिक ताओवादी को वापस बुलाना ही इसका समाधान हो सकता है। हालांकि जो लोग आदरणीय से संपर्क कर सकते हैं उन्हें। शांग शाओजुन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, जबकि ली फैन को अभी का दृश्य याद आया। पालौकिक ताओवादी। इस अध्याय का अंत। अध्याय 1153। अमर हृदय नश्वर संसार में उतरता है। ऐसा नहीं था कि ली फैन ने जानबूझकर उस व्यक्ति की आकृति छिपाई थी, बल्कि गर्जनशील रसातल की तलहटी में दिखाई देने वाली रहस्यमय आकृति बहुत ही भयानक थी। रसातल का वातावरण पहले से ही अस्थिर था और वह ऐसे किसी क्षेत्र के अस्तित्व को समायोजित नहीं कर सकता था जिसके परिणामस्वरूप बाहर से देखने पर वह एक स्पष्ट रूप में दिखाई देता था। हालांकि उस आकृति द्वारा अनजाने में प्रकट की गई आभा को देखते हुए ली फैन आधे से अधिक निश्चित था कि वह व्यक्ति ट्रांसेंडेंट ताओवादी था। लेकिन वह बूढ़े आदमी की उम्र से थोड़ा अलग लग रहा है और उससे भी छोटा लग रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? संत भ्रूण ली फैन चिंतन में डूब गया। इस समय शांग शाओजुन भी अपने विचारों से वापस आया और बताया, मैं पालौकिक ताओवादी को बुलाने की विधि जानता हूँ, लेकिन केवल एक स्पष्ट और अस्पष्ट छवि पर भरोसा करता हूँ। यह पर्याप्त नहीं है, हमें और सबूत चाहिए। यहाँ तक कि हमारे साथ भी हम एकत्रित साक्ष्य सीधे उसके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। उसे समझाना और भी चुनौतीपूर्ण है। ली फैन ने शांग शाओजुन की बेचैनी सुनी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शाओजुन, बहुत निराशावादी मत बनो। तुम और मैं दोनों वास्तव में कमजोर हैं, लेकिन विशाल पीले गहन क्षेत्र में हम निश्चित रूप से समान विचारधारा वाले व्यक्ति पा सकते हैं। ली फैन ने सुझाव दिया, हम अपने आप को मजबूत करने के लिए भरोसेमंद व्यक्तियों की खोज करते हुए साक्ष्य एकत्र कर सकते हैं। उनका तात्पर्य था कि उन्हें एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन गर्जन रसातल शांग शाओजुन अभी भी हिचकिचा रहा था। ली फैन ने तुरंत गंभीर स्वर में सलाह दी, तथाकथित त्वचा बालों के बिना मौजूद नहीं हो सकती। यदि पूरा पीला गहरा क्षेत्र संकट में पड़ जाता है तो भले ही आप यहाँ रसातल को दबा दें और सुरक्षा सुनिश्चित करें, इसका क्या उपयोग होगा? इसके अलावा मैंने एक ऐसा तरीका सोचा है जिससे अगर आप दूर तक यात्रा करें तो भी सिक्के के दोनों पहलू आपके साथ रहेंगे। मैं आपकी शक्ति का विस्तार करते हुए रसातल की राक्षसी ध्वनि को दबा सकता हूँ। जब वे बात कर रहे थे तब तक दोनों रसातल के प्रवेश द्वार पर वापस आ चुके थे। ली फैन की आंखें घनी हो गईं और एक विशाल तलवार जो हजारों अलग अलग तलवार रोशनी से बनी हुई प्रतीत हो रही थी तुरंत रसातल में फैल गई। ली फैन के हाथ के एक झटके से विशाल तलवार शान से उड़ गई और उसके साथ ही गहरे लाल धागे भी कट गए। मूल विश्व नियमों के संयम के बिना ये धागे, जिन्हें अव्यवस्था में बिखर जाना चाहिए था और फिर विलुप्त हो जाना चाहिए था, ली फैन के कुशल हेरफेर के तहत धीरे धीरे एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। चुपचाप उन्होंने एक विशाल लाल जाल बुना। यह दृश्य देखकर शांग शाओजुन को फिर से हल्का झटका लगा। यद्यपि यह दृश्य टूटी हुई दुनिया के टुकड़ों को नियंत्रित करने वाले रहस्यमय व्यक्ति जितना विस्मयकारी नहीं था, फिर भी ली फैन द्वारा टूटी हुई दुनिया के नियमों को सहजता से एक जाल में बुनना यह दर्शाने के लिए पर्याप्त था कि उनकी ताओवादी उपलब्धियां सामान्य से कहीं अधिक थीं। राक्षसी ध्वनि ज्वार से बचाव करना कठिन होने का कारण यह है कि बिखरी हुई दुनिया और पीले गहन क्षेत्र के नियमों के बीच संघर्ष इस संकीर्ण क्षेत्र पर बहुत अधिक केंद्रित है। बफरिंग के बिना यह बहुत तीव्र है, इसलिए मैंने यहाँ स्थानिक संरचना में थोड़ा बदलाव किया है, नियमों के सम्मेलन को यथासंभव विलंबित किया है। वास्तव में वह रहस्यमय व्यक्ति अपने हाथ की एक लहर से आसानी से निशान छिपाने और पकड़े जाने से बचने के लिए ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद यह एक प्रकार का आत्मविश्वास है। ली फैन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। नियमों के इस जाल को बफर के रूप में उपयोग करने से राक्षसी ध्वनि ज्वार के प्रकोप की शक्ति आधे से भी अधिक कम हो जाने की उम्मीद है। जब मैं बोल रहा था, ली फैन ने रसातल की विशाल तलवार को चुटकी में पकड़ लिया और उसे वापस हजारों तलवारों की रोशनी में बदल दिया। एक निश्चित नियम के अनुसार अनगिनत तलवारों की परछाइयां उड़ते हुए ड्रैगन जैसी संरचना बनाती थीं, जो केंद्र में एक भंवर की रचना करती प्रतीत होती थी। ये देखकर शांग शाओजुन ने देखा कि तलवारों का समूह नियमों के जाल के बाहरी किनारे पर मंडरा रहा था और केंद्र में एक विशाल भंवर बनता हुआ प्रतीत हो रहा था। नियमों के जाल से निकलने वाले गहरे लाल अवशेष कभी कभी तलवार संरचना में समाहित हो जाते थे। यह संरचना सब कुछ नष्ट करने के इरादे से तलवार के साथ गर्जन रसातल में संचित टूटे हुए विश्व नियमों को चकनाचूर कर देती है। यह राक्षसी ध्वनि ज्वार के प्रकोप के चक्र को दोगुने से भी अधिक तक बढ़ा सकती है। जबकि आप किंगशुआन सेना के तलवार साधकों को यहां आने का आदेश दे सकते हैं, वे न केवल संरचना में तलवार के इरादे को समझ सकते हैं, बल्कि वे संरचना पर हमला करने में भी मदद कर सकते हैं। ली फैन ने सहजता से उस राक्षसी ध्वनि ज्वार का समाधान प्रकट किया जिसने किंगशुआन सेना को परेशान कर रखा था। शांग शाओजुन ने संरचना और नेट को देखा, वह अवाक रह गया। बचपन से ही उनके आसपास के लोग उन्हें प्रतिभाशाली कहते थे, लेकिन ली फैन के सामने ऐसा लगता है कि एक पहाड़ दूसरे से ऊंचा है। मैं पहले बहुत उथला था, उसने आह भरते हुए कहा। अध्याय 1153। अमर हृदय नश्वर संसार में उतरता है। तत्काल संकट के समाधान के साथ शांग शाओजुन के पास स्वाभाविक रूप से ली फैन की कंपनी को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। दोनों राक्षसी ध्वनि ज्वार के अस्थायी दमन की घोषणा करते हुए शाश्वत अमर किले में लौट आए। इस समाचार से किंगशुआन सेना में जबरदस्त उत्साह फैल गया। इसके बाद शांग शाओजुन ने अपने विश्वसनीय अधीनस्थों को इकट्ठा किया और ली फैन द्वारा नियंत्रित विधि को आगे बढ़ाया, जिसे मौन विनाशकारी तलवार गठन नाम दिया गया। सब कुछ तय हो जाने के बाद प्रस्थान करने से पहले शांग शाओजुन ने यान हुआन के साथ एक निजी बैठक की। शाओजुन, कृपया निश्चिंत रहें, यान फाजुए द्वारा बताई गई साधना तकनीक बहुत प्रभावी है। वे भाई जो पहले कभी कभार बेहोश हो जाते थे, हाल ही में शायद ही कभी बीमारी से पीड़ित हुए हों। यान हुआन ने सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। उनकी बातचीत के दौरान ली फैन को यह भी पता चला कि यान हुआन ने जल्दबाजी में और एक कीमती निर्णय Z टोकन की कीमत पर यान फाजुए की साधना तकनीक की मांग क्यों की। साल भर गर्जनशील रसातल के बाहर तैनात रहने वाली किंगशुआन सेना राक्षसी ध्वनि से सूक्ष्म रूप से प्रभावित थी। उनमें से कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते थे और अपने साथियों के विरुद्ध पागलपन भरे कृत्य भी कर बैठते थे। जब प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कम थी तो इससे निपटना अपेक्षाकृत आसान था।
हालांकि समय बीतने के साथ ब्रोकन पाम इमोर्टल सिटी में किंग्सवान सेना का लगभग 5वां हिस्सा इस अजीब बीमारी से संक्रमित हो गया था। संत ब्रून ली फैन के आने से कुछ समय पहले किंग्सवान सेना में बड़े पैमाने पर प्रकोप हुआ था। भारी क्षति। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे राक्षसी ध्वनि के ज्वार से नहीं मरे थे, बल्कि अपने ही भाइयों के हाथों मरे थे, जिससे इसे स्वीकार करना विशेष रूप से कठिन हो गया। किंग्सवान सेना का मनोबल कम था और सैन्य अनुशासन बिखर रहा था। इसे संभालने में असमर्थ शांग शाओजुन के पास अपने कठिन परिश्रम से अर्जित जेड टोकन का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि यान फाजुए से इस मुद्दे को हल करने के लिए कहा जा सके। हृदय निर्माण दानव सीलीकरण तकनीक। इस तकनीक के अभ्यासी दूसरों को उनके ताऊ हृदय को मजबूत करने और उनके मन से बुरे विचारों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि यह एक समय में केवल एक व्यक्ति की छिपी चिंताओं को दूर कर सकती है, इसकी दक्षता थोड़ी धीमी है। फिर भी यह वास्तव में प्रभावी है। ऐसा लगता है कि ठीक हुए सैनिकों ने राक्षसी ध्वनि के प्रति कुछ प्रतिरोध भी विकसित कर लिया है, शांग शाओजुन ने ली फैन को बताया। ये हृदय निर्माण दानव सील तकनीक उस गुप्त तकनीक से कैसे तुलना करती है जो मैंने तुम्हें सिखाई थी? ली फैन ने पूछा। शांग शाओजुन थोड़ा स्तब्ध रह गया और बोला, यह तुलना से कोसों दूर है। ऐसी स्थिति में शाओजुन, क्यों न अमर हृदय मंत्र आगे बढ़ाया जाए। इस तरह लोगों को राक्षसी ध्वनि की गड़बड़ी से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा, ली फैन ने सुझाव दिया और बातचीत करते समय एक दयालु भाव धारण किया। शांग शाओजुन ने यह सुनकर अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उसका दिल कांप उठा। अमर हृदय मंत्र। अंततः उसे उस सर्वोच्च तकनीक का नाम पता चला और अमर हृदय नामक 2 अक्षरों ने उसके विचारों को तीव्र कर दिया। ली फैन की उदारता पर आश्चर्यचकित होते हुए भी शांग शाओजुन ने बिना शर्त सभी को ऐसी गुप्त तकनीक सिखाने में अनिच्छा महसूस की। इस अध्याय का अंत। अध्याय 1154, नींव का पुनर्निर्माण। क्या यह करना थोड़ा ज्यादा खर्चीला है? शांग शाओजुन ने अपने विश्वसनीय अधीनस्थ यान हुआन के सामने ली फैन को गुप्त रूप से संदेश भेजा। तभी ली फैन की स्पष्ट मुस्कान देखकर शांग शाओजुन को खुद भी कुछ असहज महसूस हुआ। उसने अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश करते हुए थोड़ा सा गला साफ किया। अमर हृदय मंत्र नाम बहुत दिखावटी है शाओजुन, इसे आगे बढ़ाने से पहले आपको इसे कोई साधारण नाम दे देना चाहिए, ली फैन ने याद दिलाया। शांग शाओजुन ने यान फाजू की अनुमानित साधना तकनीक को याद करते हुए यान हुआन से कहा, यह हृदय निर्माण तकनीक है जो इस वरिष्ठ द्वारा दी गई है। यह तुम्हें राक्षसी ध्वनि के क्षरण से बचा सकती है। इसे शीघ्रता से पूरी सेना में फैलाओ और सुनिश्चित करो कि हर कोई इसे सीख ले। हृदय निर्माण तकनीक नाम इतना साधारण था कि शांग शाओजुन के शब्द सुनकर यान हुआन को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार कर लिया और तुरंत उसका अभ्यास शुरू कर दिया। यह सच है कि उनके पास इतनी कीमती तकनीक है, फिर भी वे इससे अनजान है। सचमुच यान हुआन की विदाई को देखकर शांग शाओजुन भावुक हुए बिना नहीं रह सका। ली फैन ने टिप्पणी की, यदि उन्हें इस तकनीक का मूल्य पता होता तो वे इसे सीखने में संकोच करते। किंग्सवान सेना में 10 लाख सैनिक होने के बावजूद, हालांकि मैंने सख्त गोपनीयता का आदेश दिया है, अमर हृदय मंत्र का लीक होना शायद अपरिहार्य है। क्या आपको इसकी चिंता नहीं है? शांग शाओजुन ने असमंजस में ली फैन की ओर देखा। जब से वह अनंत अमर किले में पहुंचा है, वह ली फैन की गतिविधियों को समझ नहीं पाया है। चिंतित न हो, जुआन हुआंग साधक अपने रहस्यों को संजोकर रखते हैं। यद्यपि वे सहस्तित्व के नियम से प्रभावित हैं, फिर भी साधकों की आंतरिक धारणा अनजाने में बदल गई है। खेती के प्राचीन युग में लोगों का एक दूसरे के साथ चर्चा करना और अंतर्दृष्टि साझा करना एक भव्य दृश्य था, लेकिन आज ऐसा नहीं दिखता है। मुझे यह पसंद नहीं है, ली फैन ने हल्के से कहा। दूसरों के सामने उनके कार्यों से एक असाधारण अलगाव की भावना झलकती थी। चाहे यह आगे बढ़े या नहीं, जब तक यह मेरे इरादों का पालन करता है, भले ही यह एक अमर तकनीक हो, इसे क्या फर्क पड़ता है? ली फैन ने शांग शाओजुन की ओर देखा, जिससे वह कुछ हद तक विचलित हो गया। ऐसा साहस दुनिया में सचमुच दुर्लभ था। ऐसे किरदार के साथ शांग शाओजुन को लगा कि वह और भी वीर बन गया है। शाश्वत अमर किले में सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद शांग शाओजुन और ली फैन बाहर खड़े होकर असीम सफेद धुंध को देख रहे थे। अब हमें कहां जाना चाहिए? रहस्यमय तरीके से जुआन हुआंग क्षेत्र को बचाने की जिम्मेदारी के बोझ तले दबे शांग शाओजुन अभी भी भविष्य के बारे में थोड़ा भ्रमित था। हालांकि इस समय तक वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी थी। शांग शाओजुन ने अपने बगल में ली फैन को देखा। उसे यकीन था कि अगर वह पीछे हट गया तो दूसरा पक्ष निसंदेह उसे एक ही तलवार से मार गिराएगा। जुआन हुआंग क्षेत्र की सुरक्षा व्यक्ति के अपने जीवन से जुड़ी है, यह भावना बुरा नहीं है, शांग शाओजुन ने मन ही मन सोचा। ली फैन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक छोटी सी तलवार, जो हथेली से भी ज्यादा लंबी नहीं थी, दिखाई दी। घूमते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। अंततः तलवार की नोक एक दिशा में मुड़ी और रुक गई। छोटी तलवार द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण करते हुए शांग शाओजुन ने देखा। हर अस्तित्व में निशान तो होंगे ही, हालांकि वह रहस्यमय आकृति बेजोड़ है, लेकिन एक बार जब वह जुआन हुआंग क्षेत्र में प्रकट होगा तो उसका वास्तविकता से उलझना लाजमी है। उसका पीछा करके हम और सबूत ढूंढ सकते हैं। ली फैन की निगाहें गहरी थीं। शांग शाओजुन को लगा कि ली फैन का तर्क सही है और उसने सहमति में सिर हिला दिया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि ली फैन के हाथ में छोटी तलवार जिस दिशा में इशारा कर रही थी, वो उस रहस्यमय आकृति का पता लगाने वाली दिशा नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत रहस्यों की ओर इशारा कर रही थी, जिन्हें उसने अपनी यादों में पहले ही खोज लिया था। बेशक अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, उन्हें निस्संदेह वहां जुआन हुआंग क्षेत्र में हेरफेर के कई सबूत मिलेंगे। जिस समय संत भ्रून ली फैन जुआन हुआंग क्षेत्र के हिमखंड के नीचे छिपे सत्य को उजागर करने के लिए शांग शाओजुन का मार्गदर्शन कर रहे थे, उसी समय बड़ी से छोटी दुनिया में एल्डेयन का प्रायोगिक आधार प्रारंभिक रूप से निर्मित किया गया था। जब मैं आखिरी बार मिस्टर बाई से मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी नींव बनाने के बाद मैं आदिम स्वर्ण अमृत मांस शरीर से नवजात आत्मा और दिव्य आत्मा को प्रकट करने वाला मन की साधना कर पाऊंगा। मिस्टर बाई ने सुझाव दिया कि मैं अपने निष्कर्षों में इन अवधारणाओं का उल्लेख करूं। क्लोन ली पिंग ने एल्डेयन से कहा। अभी एल्डेयन ने ली पिंग के सामने एक रहस्यमय कार्य किया था। अध्याय 1154, नींव के पुनर्निर्माण का परिवर्तन। उसका शरीर फट गया और एक और आत्मा उसके भीतर से संघर्ष करती हुई रेंगती हुई बाहर निकली। फिर वह पलटा और अपने ही खून से लथपथ मांस और हड्डियों को खाने लगा। जैसे ही एल्डेयन का चेहरा खून से लथपथ हो गया, चबाने की आवाजें प्रायोगिक आधार में गूंज उठी। इस बीभत्स दृश्य के बावजूद उनका भाव शांत और एकाग्र था, मानो वे अपना शरीर नहीं खा रहे हों, बल्कि कोई शोध कर रहे हों। यहां तक कि ली पिंग, जिसे अतीत की अनगिनत यादें थीं, एल्डेयन की हरकतें देखकर सहन महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह साहस की बात नहीं थी, यह मानव स्वभाव के विपरीत था। दूसरे स्व को चबाने और निगलने के बाद ली पिंग ने देखा कि एल्डेयन का बाह्य साधना स्तर आधार निर्माण से क्यूई शोधन तक गिर गया था। इस समय एल्डेयन ने अपने खून से सने हाथों को अपने कपड़ों पर पोंछा और समझाया, अगले दाव का अनुमान लगाने के लिए पहले सही रास्ते पर चलना होगा। मेरी नींव निर्माण तकनीक केवल आधे रास्ते में ही सफल हुई है, इसलिए मुझे नींव को मिटाकर उसका पुनर्निर्माण करना होगा। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, यह थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन इसे मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही एल्डेयन बोल रहे थे, ली पिंग को अचानक महसूस हुआ कि पवित्र राजधानी शहर पर कुछ उतर रहा है। सम्राट की क्यूई क्लासिक की साधना पूरे राजवंश के भाग्य में विलीन हो गई। ली पिंग इस समय भव्य उद्घाटन शाही राजवंश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अपनी इंद्रियों से बच नहीं पाए, उन्हें लगा कि कोई बाहरी शक्ति उन्हें भेद रही है। त्वचा की सतह पर रेंगते ठंडे कीड़ों की तरह एक अस्थायी स्पर्श के बाद कीड़े तीखे कांटे फैलाते हैं। भव्य उद्घाटन छोटे विश्व के आंतरिक भाग में घुसने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ आपका राज्य कुछ हद तक एकीकृत है, शायद उनका प्रतिशोध कल्पना से कमजोर होगा, एल्डेयन ने कहा। ली पिंग जानता था कि वे से एल्डेयन पुरानी दुनिया के अवशेषों का जिक्र कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एल्डेयन द्वारा जबरन किए गए विनाश और अपनी ही स्थिति में बदलाव ने उनके जैसे लोगों का ध्यान आकर्षित किया था।
बूंद बूंद बारिश की आवाज शुरू हो गई, लेकिन बारिश की कोई बूंदें नहीं गिर रही थीं। ली फान के सिर के ऊपर काले बादलों की एक मोटी परत छा गई थी, जिसने प्रायोगिक आधार को ढक लिया था। टपकने की आवाज के बीच कभी ठोस जुबान वो पत्थर की जमीन अचानक मिट्टी की तरह कीचड़ में बदल गई। जमीन से पीली भुजाएं ऊपर उठी। ली पिंग ने भौहें चढ़ाकर हवा में उड़ने का प्रयास किया, फिर भी इस विकृत और परिवर्तित स्थान में उसने अप्रत्याशित रूप से उड़ने की क्षमता खो दी। सौभाग्यवश इन वनकृमीय अंगों का लक्ष्य वह नहीं था। उसके लिए वे हथियार भ्रामक सत्ताओं से अधिक कुछ नहीं थे। अनगिनत भुजाएं जमीन पर रेंगती हुई एल्डेइन की ओर झुंड बनाकर बढ़ रही थीं। एल्डेइन ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की और पास की भुजा को उखाड़कर अपने मुंह में डाल लिया और दिल खोलकर चबाने लगे। इस अध्याय का अंत। अध्याय 1155, पुराने को दफनाना और नया रास्ता खोलना। क्लोन ली पिंग ने साफ देखा कि एल्डेइन के दांतों से फटी हुई भुजाओं से खून नहीं बह रहा था, बल्कि उनमें से काला मवाद निकल रहा था। मवाद में छोटे छोटे तंतु जैसे चेहरे थे, जिनसे तीखी और गहरी चीखें निकल रही थीं। हालांकि एल्डेइन ने बेपरवाह होकर उन्हें सीधे निकल लिया। पफ! एल्डेइन की त्वचा मानो किसी तेज चाकू से चीर दी गई हो और उसके शरीर से उसके द्वारा निकले गए तंतु फिर से बाहर निकल आए। हालांकि इस बार सभी चेहरे एल्डेइन की प्रतिकृतियों में बदल गए। ली पिंग इस विकृत स्थान के एक कोने में छिप गया और चुपचाप दृश्य में हो रहे परिवर्तनों को देखता रहा। सतह पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एल्डेइन नरभक्षी उन्माद में संलग्न थे, लेकिन वास्तव में यह विभिन्न अवशिष्ट विश्व कानूनों का टकराव था। रो एबिस में कानूनों के संलग्न प्रक्रिया के विपरीत, जहां सावधानीपूर्वक चयनित भागों को जुबान हुआंग विश्व में एकीकृत करने का इरादा था, यहाँ अराजकता, अव्यवस्था और विनाश। यह ऐसा था जैसे उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया हो, जहां वे बचने के लिए एक दूसरे को पागलों की तरह मार रहे थे। दुनिया के भूतों का संघर्ष ज्यादा समय तक नहीं चला। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह क्षेत्र जुबान हुआंग के मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं था या ग्रैंड ओपनिंग राजवंश के भाग्य के संरक्षण के कारण, जो भूत उतरे हुए एल्डेइन की तुलना में बहुत कमजोर थे। जब एल्डेइन ने जमीन पर बिखरे सभी हथियारों को निगल लिया, तो उसके शरीर की सतह पर दरारें धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैंने बहुत दिनों से ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाया था। यह सचमुच पुरानी यादें ताजा कर देता है। एल्डेइन की आवाज अब अजीब दोहरी आवाज नहीं रही, बल्कि एक सामान्य इंसानी आवाज में लौट आई थी। हालांकि अनजाने में उससे निकलने वाली आभा ने ली पिंग को, जिसने पहले से ही नवजात आत्मा की पूर्ण लड़ाकू शक्ति हासिल कर ली थी, अनैच्छिक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। हालांकि एल्डेइन ने कोई शत्रुता नहीं दिखाई। भूत की चिंताओं का समाधान करने के बाद उन्होंने तुरंत स्वयं से नींव निर्माण तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। ली पिंग ने आंखें मूंद लीं। उसके नजरिए से एल्डेइन के इर्द-गिर्द नियमों में उतार चढ़ाव तेजी से कम हो रहा था। यह कोई रहस्यमय गायब होना नहीं था, बल्कि एल्डेइन के शरीर में धीरे धीरे समाहित होना था। एल्डेइन का शरीर धुएं के एक गुबार की तरह लगातार बदलता रहा। जिन चेहरों को उसने आत्मसात कर लिया था, वे उसकी त्वचा पर फिर से उभर आए। उन चेहरों पर लगातार भय छाया रहता था, जो मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ली पिंग को एल्डेइन का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सैकड़ों विचित्र ट्यूमर हों जो किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार हों। हालांकि एल्डेइन अविश्वसनीय रूप से दृढ़ रहे। चुपचाप बैठे रहने के कारण उनमें घबराहट का कोई लक्षण नहीं दिखा। धीरे धीरे वे चेहरे मानो किसी बल द्वारा खींचे गए हों, उसके शरीर में वापस आ गए। एक एक करके ट्यूमर गायब हो गए और एल्डेइन की उपस्थिति धीरे धीरे सामान्य हो गई। जब ली पिंग को लगा कि कानूनों की अतिशय आभा पूरी तरह से गायब हो गई है, तो एल्डेइन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी पिछली पागल और आविष्ट निगाहों से भिन्न उसकी आंखें अब गहरे तालाब की तरह थीं, साफ और शांत। अपने आप से नींव तैयार कर रहा हूं। उसने अपने हाथों की ओर देखा और कुछ अन्य ढंग से बुदबुदाया। कैसा लग रहा है? ली पिंग ने पूछा। एल्डेइन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे ली पिंग की ओर इशारा किया। धमाका! 9 सुनहरे लंबे ड्रैगन अचानक प्रकट हुए, दहाड़ते हुए और ली पिंग के चारों ओर पहरा देते हुए। ली पिंग के पैरों के नीचे एक कीचड़ का गड्ढा दिखाई दिया, जो चुपचाप उसे निगल रहा था। ली पिंग के होश में ग्रैंड ओपनिंग राजवंश का समग्र भाग्य एक छोटे से छेद की तरह लीक हो रहा था, और वह इसे थोड़ी देर के लिए रोकने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सका। सुनहरे ड्रैगन मंडराते हुए, सुरक्षात्मक प्रकाश छोड़ते हुए, ली पिंग को कीचड़ के गड्ढे के ऊपर ढाल रहे थे। पलटवार करने के बजाय एल्डेइन ने प्रशंसा करते हुए कहा, श्रीमान के पास उत्कृष्ट तरीके हैं। एल्डेइन ने हाथ हिलाया और ली पिंग के नीचे का कीचड़ का गड्ढा तुरंत गायब हो गया। यह दुनिया का सबसे दुर्भावनापूर्ण अभिशाप और आक्रोश है जब वह मृत्यु के कगार पर है। पहले अगर मैं शाप और आक्रोश पैदा करना चाहता, तो मुझे बहुत नुकसान होता। कम से कम आधे साल के लिए मैं अपनी मानसिक स्थिति खो देता। लेकिन अब एल्डेइन ने अपनी उंगलियां अपनी आंखों के सामने रख ली। उसकी उंगलियों पर अचानक कीचड़ का गड्ढा पुनः प्रकट हो गया, लेकिन वह कसकर बंधा हुआ था और उसकी तर्जनी उंगली की सीमा के भीतर ही सीमित था। शरीर के भीतर की हर चीज साधना का आधार है। इच्छा शक्ति से विचार तुरंत प्रकट हो सकते हैं, एल्डेइन ने बुदबुदाया। इसके बाद एल्डेइन ने स्वयं के साथ नींव निर्माण के बाद ली पिंग की भावनाओं और नए नए दाव पथ के बारे में उनकी समझ के बारे में विस्तार से बताया। नए नियमों के स्वामी का संचरण वास्तव में संसार के प्रत्येक व्यक्ति पर एक अकथनीय बंधन थोप रहा है। जब तक आप साधना करते हैं, यह बंधन आपका एक अंग बन जाता है। आगे साधना पथ पर सभी चौकियों पर विशिष्ट आकार के छेद खोदे गए हैं। केवल बेड़ी पहनकर और विशिष्ट आकार के अनुसार ढलकर ही आप वहां से गुजर सकते हैं। जैसे ही एल्डेइन बोलते, शब्द स्वतः ही उनके सामने प्रकट होते, एकत्रित होते और दर्ज होते। स्वयं के साथ नींव निर्माण के नए नियम का मार्ग स्वयं पर लगाए गए इन बंधनों को स्वयं के अस्तित्व में एकीकृत करना है। आगे की जांच पड़तालों का सामना करते हुए आप अपने परिवर्तन के साथ किसी भी कठिनाई को स्वीकार कर सकते हैं और उस पर विजय पा सकते हैं। एल्डेइन ने इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया और ली पिंग ने ध्यानपूर्वक सुना। उदाहरण के लिए, यदि आप भी स्वयं के साथ नींव निर्माण साधना करना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि आपको पूरे वंश को परिष्कृत करना होगा और अपने शरीर में समाहित करना होगा, उन्होंने अचानक कहा। ली पिंग ने एक पल के लिए सोचा, मानो कुछ समझ रहा हो। अगर ऐसा है, तो मुझे डर है कि मेरे सम्राट क्यूई क्लासिक और ग्रैंड ओपनिंग के अनगिनत विषय उसी क्षण जम जाएंगे जब मैं उन्हें आत्मसात करूंगा। स्वयं के साथ नींव का निर्माण, सभी पिछली उपलब्धियों को दफनाना और एक अनंत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना। एल्डेइन ने तालियां बजाईं। बिल्कुल। सामने लिखा हुआ पाठ अंततः आकार ले चुका था और एक पतली पुस्तिका बन गई। एल्डेइन ने इस अंतर्दृष्टि को अपने हाथों में थाम रखा था। उनका चेहरा खुशी से भर गया था। यद्यपि यह सारांश उन्होंने स्वयं ही बनाया था, फिर भी एल्डेइन ने प्रसन्नतापूर्वक इसे कई बार पढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अगला खाली पृष्ठ देखा, उसके चेहरे पर एक कठिन अभिव्यक्ति उभरी। प्राइमोडियल पेल क्या है? प्राइमोडियल का क्या मतलब है? 10,000 अमर गठबंधन, गठबंधन मुख्यालय। यान हुआन के चले जाने के बाद से कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति मैनिफेस्टेशन स्पेस में नहीं आया है। जाहिर है, पिछले अभिशाप हमले का प्रभाव अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और यान हुआन की अंतिम यात्रा सिर्फ एक विशेष मामला था। 500 वर्षों का सतर्क समय इतनी आसानी से नहीं व्यतीत होता। इसलिए दो पहरेदार बुजुर्गों, झांगजू और हुआ यूये, के पास समय बिताने के अपने अपने तरीके हैं। झांगजू ने अपनी चेतना के सागर के भीतर एक नश्वर दुनिया का निर्माण किया। फिर उन्होंने अपनी चेतना के एक धागे को बंद कर दिया और विभिन्न रोमांचक जीवन का अनुभव करने के लिए स्वयं को उसमें डुबो दिया। दूसरी ओर हुआ यूये ने खुद को एक अन्य इकाई में विभाजित कर लिया। दोनों व्यक्ति बैठे और एक दूसरे के साथ चर्चा और बहस करने लगे। उनसे बेहतर कोई भी अपने आप को नहीं समझता, इसलिए उनके हृदय सामंजस्य में है और वे आनंद ले रहे हैं। जहां तक ली फैन का सवाल है, वह ऐसी फुर्सत भरी गतिविधियों में शामिल नहीं होते। अंत विघटन डिस्क के नवीनतम सरणी व्युत्पत्ति परिणामों का अध्ययन करते समय वह पवित्र भ्रूण और क्लोन के अनुभवों की देखरेख करता है। इस अध्याय का अंत।
इसलिए जब ली पिंग ने नींव निर्माण पर अर्डयिन की अंतर्दृष्टि सुनी तो इस तरफ ली फैन का मुख्य शरीर भी तुरंत जागरूक हो गया। सारे अतीत को दफनाकर एक अनंत भविष्य का निर्माण। ली फैन चिंतन में चुप रहा। अचानक उसे अपनी सचमुच दिव्य कलाकृति का ख्याल आया। 100 जन्मों के लिए एक सच्ची नींव का निर्माण करने के उनके पिछले कार्य से देखते हुए, जिसमें उन्होंने नए कानून की नींव में ट्रूली के एक हिस्से को सफलतापूर्वक शामिल किया था, ट्रूली को पहले ही उनके साथ विलय कर लेना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, यदि मैं स्वयं के साथ नींव निर्माण को पूरा करना चाहता हूं, तो मुझे संपूर्ण सचमुच शामिल करना होगा। जैसे ही यह विचार सामने आया, ली फैन को स्वयं ये कुछ हद तक बेतुका लगा। जब ट्रूली सक्रिय होता है तो दुनिया की हर चीज तुरंत मूर्त से आभासी में बदल जाती है तथा रिकॉर्ड किए गए अंक बिंदु पर वापस आ जाती है। यहां तक कि सच्चे अमर लोग भी इससे अछूते नहीं है। अर्डयिन द्वारा स्वयं के साथ नींव निर्माण के बाद वह अपनी दुनिया बनाने वाले अवशिष्ट आत्मा नियमों को स्वतंत्र रूप से लागू कर सकता है। इसी प्रकार यदि मैं स्वयं के साथ नींव निर्माण में सफल हो जाता हूं, अब मुझे ट्रूली की आवश्यकता नहीं है। लंगर और चार्जिंग जैसी बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए मैं एक ही विचार से दुनिया का निर्माण या विनाश कर सकता हूं और जब चाहूं तब वापस लौट सकता हूं। यह क्षमता, मुझे डर है कि इससे अधिक मजबूत नींव निर्माण का कोई मंच नहीं है। ली फैन ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। इससे विरोधाभास पैदा होता है। अगर मुझमें पहले से ही यह क्षमता है तो मैं नए नए दाव का पीछा क्यों करूं? यह तो बस परंपरा को आगे बढ़ाने और चेहरेहीन पर कदम रखने की बात है, जो लापरवाही से किया जाता है। यदि मेरे लिए पहले से ही सत्य के सार को समझने और उसका विश्लेषण करने में मदद करने के लिए कोई विशेष विधि नहीं है, तो मेरे लिए यह एक मृत अंत है। कभी कभी बहुत अधिक मजबूत अंतर्निहित क्षमताएं होना अच्छी बात नहीं हो सकती। ली फैन ने लापरवाही से दिव्य खजाने के संग्रहालय के स्थान पर नजर डाली। अर्डयिन के साथ पिछली चर्चा के दौरान उन्होंने श्रीबाई की खोपड़ी चुराने की एक व्यवहारिक विधि का उल्लेख किया था। सम्राट सनमाओ को धोखा देकर अमर गठबंधन मुख्यालय से भागना और फिर मूल खोपड़ी के स्थान पर जाली खोपड़ी का उपयोग करना। श्रीबाई ने अपनी जान की कीमत पर दुनिया को उलट दिया। उनके शरीर की सारी आध्यात्मिकता भी नष्ट हो गई और वे सामान्य मनुष्यों की हड्डियों से अलग नहीं रहे। सिवाय इसके कि यह थोड़ा कठिन है। अतः जब तक हम एक समान खोपड़ी बनाते हैं और प्रतिबंधों को तोड़े बिना उसे प्रतिस्थापित करते हैं, तब तक अनजाने में श्रीबाई की खोपड़ी को पुनः प्राप्त करना संभव है। यद्यपि यह सैद्धांतिक लगता है, व्यवहारिक रूप में अर्डयिन ने अपना सिर हिलाया और इस मामले का फिर कभी उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन ली फैन कभी नहीं भूला। श्रीबाई की हड्डियों में कोई असामान्यता नहीं दिखी और वह इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। न केवल दुनिया के भूतों ने बल्कि तियानिक्सुआन मिरर ने भी श्रीबाई की पसलियों की पहचान करने के बाद केवल सबसे कम योगदान अंक दिए। लेकिन खोपड़ी एक अपवाद है। श्रीबाई की शाश्वत स्मृति के साथ यह साधारण नहीं हो सकता। शाश्वत स्मरण के प्रयोग के दौरान सत्य को न तो बरकरार रखा जा सकता है और न ही अगले जीवन के लिए वापस लाया जा सकता है। इसलिए ली फैन की आंखों में रोशनी की एक चमक उठी। सबसे अच्छा तरीका अभी भी अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण बनाना है, जहां अन्य लोग हस्तक्षेप न कर सकें, ठीक उसी तरह जैसे पिछले जन्म में जुआन हुआंग का जीवन चुराना था। ध्यान भटकाने का तरीका, सम्राट सनमाओ को किस बात की परवाह है? शायद इसका जवाब गिरते अमरलोक में मिल सकता है। और जब 10,000 अमर गठबंधन का मुख्यालय चोरी हो जाता है तो यह विचार करने लायक भी नहीं है। ठीक उसी समय ली फैन अंधेरे कोने में योजना बना रहा था। फिर भी अमर गठबंधन के मुख्यालय की चोरी के साथ एक ऐसी स्थिति है जिसकी वे परवाह नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन कानून की साजिश उजागर हो गई है, उसे सामने आने के लिए मजबूर किया गया है, जिसने पूरे जुआन हुआंग क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया है। एक मोटा षड्यंत्र नेटवर्क तुरंत ही जोड़ दिया गया और मूल योजना में उसे आकार दे दिया गया। ट्रांसमिशन लॉ की शक्ति के साथ जो दुनिया पर हावी है और अप्रत्याशित है, उसे प्रकट होने और स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर करना, केवल ताकत पर निर्भर रहना निश्चित रूप से अवास्तविक है। केवल जुआन हुआंग क्षेत्र का उपयोग करके ही वह एक खतरे के रूप में परवाह करता है। लेकिन इस बार मुझे खलनायक बनने की जरूरत नहीं है। शतरंज की बिसात पर सभी मोहरे अपनी जगह पर थे और ली फैन की चाल का इंतजार कर रहे थे, जबकि ली फैन एक अंधेरे कोने में छिपकर विभिन्न अज्ञात योजनाएं बना रहा था। दिव्य चेतना की वह किरण जिसे उन्होंने विभाजित करके वो निंगलुओं के शरीर से जोड़ दिया था, उसने कुछ दिलचस्प खोज की। आश्चर्य की बात यह है कि वो निंगलुओ गर्भवती थी। अपनी एकाग्र साधना के दौरान ली फैन की दिव्य चेतना ने उसके पेट में भ्रूण की सावधानीपूर्वक जांच की तथा इसकी पुष्टि ली फैन की पहचान के रूप में की, जो सूर्य परिवार के सन का वंशज था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी ने एक गुप्त तरीके से इसे सील कर दिया है, जिससे इसका विकास रुक गया है। यह महिला दिलचस्प है। कुछ समय तक निरीक्षण करने के बाद ली फैन ने पाया कि वो निंगलुओ उतना सरल स्वभाव का नहीं था जितना कि सुनांग प्रतीत होता था। जब उसने सन परिवार में विवाह किया तो ऐसा लगा कि उसका उद्देश्य कुछ और है। एकता दाव क्षेत्र में सन आंग की सफलता की खबर गलती से लीक हो गई, जिसके परिणामस्वरूप सन आंग को 500 वर्षों तक हिमफाजुए की रक्षा करने के कार्य में भाग लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह सब उस महिला के लाभ के लिए था। उन्होंने इन बहुमूल्य संसाधनों का पूरे मन से खेती करने में उपयोग किया। एक महीने में खेती में उनकी प्रगति पिछले 3 वर्षों से अधिक हो गई। यहां तक कि ली फैन की दिव्य चेतना को भी स्पष्ट रूप से आभास हो गया था कि वह शीघ्र ही नवजात दिव्यता पूर्णता तक पहुंच जाएगी। और इस दिन वो निंगलुओ, जो घर पर एकांत में रह रही थी, ने आखिरकार अपना असली रंग दिखाया। मानो अचानक एक अलग व्यक्ति बन गई हो। वो निंगलुओ कमरे में दर्पण की ओर चली गई। उसकी पतली उंगलियां लगातार उसके चेहरे को छू रही थीं। उसकी आंखें धुंधली थीं, कभी-कभी उनमें निर्दयता की झलक दिखाई देती थी। बहन के दिन वाकई अच्छे हैं, साधना की गति तो मुझसे भी तेज है। वो निंगलू के हाव भाव फिर बदल गए और मुस्कान गायब हो गई। वो निंगलू, क्या तुम पागल हो गई हो? इस समय मुझ पर चढ़ते हुए क्या तुम्हें सन परिवार द्वारा पकड़े जाने का डर नहीं है? उसने अपनी आवाज धीमी करने की कोशिश की, लेकिन कांपता हुआ शरीर उसके गुस्से का संकेत दे रहा था। वो निंगलू ने कंधे उचकाए और अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया, फिर भी मुस्कुरा रही थी। बहन, मैं उतनी बोरिंग नहीं हूं जितना आप सोचती हैं। अगर अर्डन ने मुझे निर्देश नहीं दिए होते तो मैं आपसे आसानी से संपर्क करने की हिम्मत कैसे कर पाती? ध्यान से सुनो, हमें ताजा खबर मिली है। 3 महीने में वह खजाना सूर्य परिवार के पास वापस आ जाएगा। तब तक तुम्हें खजाने के छिपे होने की जगह का पता लगाना होगा। वो निंगलू की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई, अंततः मुश्किल से सुनाई देने लगी। वो निंगलू, जो सामान्य हो गई थी, के चेहरे पर अप्रत्याशित रूप से बदलाव आ गया। अंत में उसने पैर पटका, मानो दृढ़ निश्चयी हो। इस दृश्य को शुरू से अंत तक देखते हुए ली फैन की दिव्य चेतना, जिसने ये सब देखा था, अचानक दिलचस्पी लेने लगी। सन परिवार का खजाना, मैंने तो नहीं सुना कि सन परिवार के पास कुछ असाधारण है। उनकी दिव्य चेतना एक धागे में बदल गई और वो निंगलुओं की चेतना के सागर में छिप गई। यद्यपि उसने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था और दिव्य चेतना के आक्रमण के विरुद्ध उसे मजबूत सुरक्षा प्राप्त थी, फिर भी वह ली फैन के जानबूझकर किए गए हमले से कैसे बच सकती थी? कुछ ही समय में ली फैन को वह उत्तर मिल गया जो वह चाहता था। इससे वह, जो पहले आलसी और उबा हुआ था, थोड़ा अधिक गंभीर हो गया। यह वास्तव में कुंतियान कंकाल जैसा कुछ है, जिसके बारे में संदेह है कि यह एक अमर हथियार में परिवर्तित अस्तित्व है। दिलचस्प, सूर्य परिवार के खजाने में भी पौराणिक अमर हथियारों की अद्वितीय सर्वोच्च शक्ति थी। इस अध्याय का अंत, अध्याय 1157, असामान्य गहन स्वर्गीय कलाकृति। वो निंगलुओं को सूर्य परिवार के अंतिम खजाने, उसके विशिष्ट नाम और रूप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि सूर्य परिवार के इतिहास के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि इस खजाने की क्षमताएं अनुमान और भविष्यवाणी से संबंधित थीं। 1000 साल से भी पहले सूर्य परिवार एक साधारण छोटा साधक परिवार था। कुल का सबसे शक्तिशाली सदस्य नवजात शिशु लोक में ही था। हालांकि एक दिन सूर्य परिवार का भाग्य अचानक पलट गया। उन्होंने न केवल लगातार कई नवजात दिव्य लोगों को तोड़ा, बल्कि संयोगवश एक गंभीर रूप से घायल यूनिटी दाव साधक को भी बचाया। इस एकता दाव साधक के संरक्षण में सूर्य परिवार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा।
सूर्य परिवार के अचानक उत्थान ने स्वाभाविक रूप से कई शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। ऊपरी तौर पर यह केवल भाग्य का खेल लग रहा था, लेकिन सभी ने इस पर विश्वास नहीं किया। विशेष रूप से पर्दे के पीछे की ताकतें, जो सूर्य परिवार द्वारा बचाए गए यूनिटी दाव साधक के खिलाफ साजिश रच रही हैं, जिन्होंने वुन इन लोगों को किसी भी कीमत पर सूर्य परिवार में घुसपैठ करने का काम सौंपा है। चेन परिवार तियांकुआन प्रांत के सबसे बड़े परिवारों में से एक, कीमिया में निपुण था तथा अमर गठबंधन के कीमिया हॉल में कई महत्वपूर्ण पदों पर था। उस समय उन्होंने पुरानी दुश्मनी के चलते यूनिटी दाव साधक को जानलेवा स्थिति में डालने की साजिश रची। हालांकि जो योजना अचूक होनी चाहिए थी, उसे एकमात्र नवजात शिशु साधक ने बर्बाद कर दिया। जांच में किसी भी लीक की संभावना से इनकार करने के बाद यह निर्धारित किया गया कि घटना के दिन सन परिवार के नवजात शिशु साधक ने ट्रांसमिशन सरणी के माध्यम से कई प्रांतों को पार कर लिया था और गंभीर रूप से घायल यूनिटी दाव साधक के भागने के मार्ग पर इंतजार किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। यह सब बहुत ही अनुचित था, जिसके कारण चेन परिवार ने सूर्य परिवार पर ध्यान केंद्रित किया। अमर गठबंधन प्रणाली के तहत ताकत में भारी अंतर के बावजूद चेन परिवार ने खजाने के लिए सीधे हत्या करने की हिम्मत नहीं की, खासकर जब गंभीर रूप से घायल यूनिटी दाव साधक ठीक होने के बाद यह संदेह करने लगा कि हमला चेन परिवार की ओर से हुआ था। जब तक चेन परिवार ने सारी परेशानियां सुलझाई और अपना संयम वापस पाया, तब तक सन परिवार अमर गठबंधन मुख्यालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर चुका था और एक बाहरी प्रांत से तियांकुआन प्रांत में स्थानांतरित हो चुका था। इसके अलावा परिवार में एक यूनिटी दाव साधक का जन्म हुआ। सन परिवार का उत्थान बहुत तेजी से हुआ। समृद्धि की राह पर घटित हो रहे संयोगों ने चेन परिवार को यह विश्वास दिला दिया कि सन परिवार जरूर कोई असाधारण खजाना छिपा रहा होगा। हालांकि सन परिवार ने सावधानी से काम लिया। अपनी नींव मजबूत करने के बाद उन्होंने उस खजाने का इस्तेमाल कम ही किया। हालांकि चेन परिवार उस पर लालच करता था, लेकिन उसे कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि परिवार भी धीरे धीरे उसे भूल गया। 50 साल से भी ज्यादा समय पहले सन परिवार ने अमर गठबंधन में एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने चेन परिवार की दबी हुई यादें फिर से ताजा कर दी। कानून संरक्षण हॉल की ओर जाते समय एक दूसरे के पास से गुजरते समय सूर्य परिवार के मुखिया ने 5 बुजुर्गों के संग के एक जासूस की पहचान कर ली, जो घुसपैठ कर चुका था। उन्होंने घुसपैठिए को सीधे चुनौती दी और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस घटना ने अमर गठबंधन के उच्च अधिकारियों को स्वाभाविक रूप से चिंतित कर दिया। दोनों को पकड़कर गहन जांच पड़ताल करने पर पता चला कि सूर्य परिवार के मुखिया की पहचान वाकई सच्ची थी। 5 बुजुर्गों के संगठन के जासूस को, जो भविष्यवाणी के लिए ज़ेड पेंडेंट धारण किए हुए था, यानफा जुए पर हमला करने के लिए एक अभिशाप का उपयोग करने का आदेश दिया गया था। सौभाग्यवश समय पर पता चलने से यह आपदा टल गई। इस घटना के बाद सन परिवार ने आगे बढ़कर कानून संरक्षण हॉल में अपना प्रभाव बढ़ाया। इसी बीच चेन परिवार ने एक बार फिर अपना ध्यान सन परिवार पर केंद्रित कर लिया। अतीत की जांच पड़ताल के जरिए 5 एल्डर्स एसोसिएशन के जासूस ने खुद को हमेशा छुपाया था। यहाँ तक कि उसके करीबी दोस्तों और परिवार को भी उसकी पहचान पर कभी शक नहीं हुआ। लेकिन ऐसे उत्तम जासूस को सूर्य परिवार के मुखिया ने एक ही नजर में पहचान लिया। यद्यपि सूर्य परिवार के मुखिया ने बाद की पूछताछ के दौरान अपने अंतर्ज्ञान पर जोर दिया और अमर गठबंधन ने एक गहन जांच की, जिसमें 5 बुजुर्गों के संगठन द्वारा इस घटना को अंजाम दिए जाने की संभावना को खारिज कर दिया गया, फिर भी कई लोगों को इसे समझना मुश्किल लगा। अंततः उन्हें इसका श्रेय सन परिवार के सौभाग्य को देना पड़ा। हालांकि चेन परिवार के बुजुर्गों को उस समय की अटकलें याद थीं। उन्होंने तुरंत उन अनुमानों को याद कर लिया। इसके बाद सूर्य परिवार के अंतिम खजाने के इर्द गिर्द एक षड्यंत्र धीरे धीरे सामने आया। दशकों की निरंतर जांच के बाद चेन परिवार को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। पहली बात तो यह कि यह खजाना शायद पूरा न हो। बरसों से सन परिवार गुप्त रूप से कुछ खोज रहा था। दूसरी बात, हर बार जब खजाना अपनी क्षमताएं दिखाता तो उसे किसी न किसी तरह से फिर से भरने की जरूरत महसूस होती। सूर्य परिवार के हर उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद परिवार का मुखिया कुछ समय के लिए रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। तीसरा, जब खजाना सक्रिय हुआ तो ऐसा लगा जैसे इसकी कीमत सूर्य परिवार के वंश को चुकानी पड़ी। वर्षों के दौरान सूर्य परिवार के कई वंशज बिना किसी सुराग के गायब हो गए और उनका कोई निशान नहीं बचा। हालांकि चेन परिवार ने काफी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, फिर भी वे कोई कदम उठाने से हिचकिचा रहे थे। इसकी मुख्य वजह खजाने की पूर्वानुमान लगाने की संदिग्ध क्षमता थी। अगर वे नाकाम रहे तो उनकी पोल खुल सकती थी और वे खजाना हमेशा के लिए खो सकते थे। हाल ही तक चेन परिवार, जो उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, को अंततः सबसे अच्छा सफलता का अवसर मिला। अध्याय 1158, सूर्य परिवार के रहस्य की खोज। अंडरकवर एजेंट को सन परिवार के मुखिया के निशान मिले हैं, जो खजाने को भरने में मदद करते हुए घायल हो गए थे। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उन्हें अपनी यात्राएं स्थगित कर देनी चाहिए और जल्द से जल्द घर लौटकर स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए। खजाने के ठंडा होने की अवधि के दौरान सूर्य परिवार के सबसे मजबूत कुलपति को गंभीर चोटें आईं। ये तो मानो स्वर्ग से मिला एक मौका था। इसलिए पकड़े जाने के खतरे के बावजूद चेन परिवार ने वुन इन लोगों से संपर्क करने और सन परिवार के मुखिया की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने का आदेश दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन दोनों परिवारों के बीच झगड़ा लगभग 1000 वर्षों से चल रहा है। मामले की बारीकियों को समझने के बाद ली फैन तथाकथित सन परिवार के अंतिम खजाने में अधिक रुचि लेने से खुद को नहीं रोक सका। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सन परिवार के मुखिया के कई प्रदर्शनों में ली फैन के सामान्य व्यवहार के साथ बहुत अधिक समानताएं थीं। ली फैन ने टूर बसल के माध्यम से दूरदर्शिता और पूर्वज्ञान प्राप्त किया, जिससे वह हर चीज को पहले से देख सकता था और उसके बारे में जागरूक हो सकता था। सूर्य परिवार के अंतिम खजाने में क्या क्षमता हो सकती है? ली फैन को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 10 दिन से ज्यादा समय बाद ली फैन की दिव्य इंद्रिय ने सूर्य परिवार में एक अव्यवस्थित यूनिटी दाव आभा की वापसी का एहसास किया। वो निलुओं के शरीर को छोड़कर ली फैन ने प्रतिद्वंद्वी के स्थान पर ताला लगा दिया और चुपचाप उसके बगल में घुस गया। यद्यपि सूर्य परिवार के मुखिया बहुत सतर्क थे, फिर भी उनके द्वारा बनाए गए नियम और ली फैन ने प्रतिद्वंद्वी के स्थान पर ताला लगा दिया और चुपचाप उसके बगल में घुस गया। यद्यपि सूर्य परिवार के मुखिया बहुत सतर्क थे, फिर भी उनके द्वारा बनाए गए नियम और प्रतिबंध ली फैन के सामने भ्रम की तरह थे। एक भी दिव्य अनुभूति महसूस किए बिना ली फैन पहले ही गुप्त कमरे में उसके पीछे चला गया था। खांसी। सन परिवार के कुलपति और एकता दाव साधक सन लुआन को वास्तव में खांसते समय खून के कुछ अंश निकले। हालांकि उसने अपनी चोटों पर ध्यान नहीं दिया। व्यथित मन से उसने एक वस्तु निकाली और उसे सावधानीपूर्वक उसकी मूल स्थिति में वापस रख दिया। फिर उसने अपनी कलाई पर एक घाव काटा और उसे शुद्ध करने के लिए खून का इस्तेमाल किया। जब ली फैन ने इस वस्तु को देखा तो हजारों मील दूर से भी उसका मुख्य शरीर और उसकी दिव्य भावना दोनों थोड़ा काम उठे। यह है स्वर्गीय गहन दर्पण। सन लुआन द्वारा रक्त से सिंचित वस्तु कुछ हद तक स्वर्गीय गहन दर्पण के समान दिखती थी। हालांकि उनके पिछले मुठभेड़ों में स्वर्गीय गहन दर्पण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला चमकदार प्रकाश ज्यादातर हरा था। लेकिन इस समय गुप्त कमरे में लगे छोटे दर्पण से एक अजीब सा काला रंग निकल रहा था। इस अध्याय का अंत। अध्याय 1158, स्वर्गीय गहनता को निगलने वाली रहस्यमय तकनीक। ली फैन की दिव्य भावना पूरी तरह से पास ही स्थित अजीब दर्पण पर केंद्रित थी। न केवल यह एक जैसा दिखता है, बल्कि इसकी आभा भी। ली फैन अपने पास ही स्वर्गीय गहन दर्पण की उत्पत्ति से बहुत परिचित था, लेकिन इस समय उस अजीब से छोटे दर्पण ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह स्वर्गीय गहन दर्पण का जुड़वा भाई है। ली फैन का मन काम उठा और उसके विचार तेजी से बदल गए। स्वर्गीय गहन दर्पण, जिसे पहले गहन आकाश दर्पण के नाम से जाना जाता था, गहन आकाश संप्रदाय के युग के दौरान प्राप्त किया गया था, जब गहन आकाश राजा ने स्वर्गारोहण किया था। यह एक अमर कलाकृति है। यह मेरे सामने क्या है? इस क्षण में ली फैन जांच करने के लिए आगे बढ़ने के विचार से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि एक पल सोचने के बाद वह अंततः रुक गया। इस काले स्वर्गीय गहन दर्पण ने उन्हें अवर्णनीय बेचैनी का एहसास कराया। ली फैन ने चुपचाप देखने का फैसला किया।
टपक टपक कर खून शीशे पर गिरता रहा। सुन लुआन का रंग कुछ पीला पड़ गया था, लेकिन उसने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। ली फैन ने उसकी आंखों में डर और थोड़ा कांपता हुआ हाथ भी देखा। फिर भी किसी कारणवश वह अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख सका। यह तब तक नहीं हुआ जब तक दर्पण में एक अजीब उतार चढ़ाव नहीं हुआ, काली रोशनी एकत्रित नहीं हुई और सुन लुआन थक कर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ गोलियां निकालकर उन्हें निगलने के बाद, कुछ समायोजन के बाद उसका रंग सामान्य हो गया। सुन लुआन ने अपने सामने लगे छोटे दर्पण को देखा, जिसमें से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। उसकी आंखों में लालच और डर की झलक दिख रही थी। यह अज्ञात था कि वह क्या सोच रहा था। काफी देर बाद उसके कठोर शरीर ने फिर से हरकत शुरू कर दी। अपने आलिंगन से उसने एक और छोटा दर्पण निकाला। दर्पण की सतह के कोण को समायोजित करते हुए इसका सामना काले रंग के छोटे दर्पण से हुआ। नया निकाला गया दर्पण स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय गहरा छोटा दर्पण था। ली फैन ने स्पष्ट रूप से देखा कि हरे प्रकाश के धागे स्वर्गीय गहन दर्पण की सतह से बाहर निकल रहे थे और फिर काले छोटे दर्पण में जा रहे थे। स्वर्गीय गहन लघु दर्पण को अवशोषित करने के बाद काला दर्पण स्वर्गीय गहन दर्पण के अधिक समान प्रतीत होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सुन लुआन समय की गणना कर रहा हो। थोड़ी देर बाद जब काला दर्पण अभी भी उसे खा रहा था, उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने जल्दी से एक मुहर चुटकी में ली और स्वर्गीय गहन लघु दर्पण को दूर रख दिया। हालांकि काला दर्पण, जो अभी भी दावत उड़ा रहा था, जाने देने को तैयार नहीं था। दर्पण की सतह से अचानक एक काली धुंध उठी, जो एक मानव आकृति में परिवर्तित हो गई और सुन लुआन पर दहाड़ते हुए बोली, बस अब बहुत हुआ, मैं और अधिक खाना चाहता हूं। काले दर्पण की आकृति से एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव निकला, मानो पूरे गुप्त कमरे में तूफान आ गया हो। जबकि सन लुआन अपने दांत पीसते हुए स्वर्गीय गहन लघु दर्पण को दूर रखने पर जोर दे रहा था, काला दर्पण दावत जारी रखता था। काले दर्पण की सतह पर एक अजीब सा बदलाव आया। वह एक मानव आकृति में बदल गया, जो सुन लुआन पर दहाड़ते हुए बोला, बस अब बहुत हुआ, मैं और अधिक खाना चाहता हूं। काले दर्पण की आकृति से एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव निकला, मानो पूरे गुप्त कमरे में तूफान आ गया हो। जबकि सन लुआन अपने दांत पीसते हुए स्वर्गीय गहन लघु दर्पण को दूर रखने पर जोर दे रहा था, काला दर्पण दावत जारी रखता था। एक क्षण के बाद काले दर्पण की आकृति ने सुन लुआन के शब्दों को सुनने के बाद कुछ हद तक तर्कसंगतता प्राप्त करते हुए अपने शरीर को हिलाया, मानो वह स्वयं का विरोध कर रही हो। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद अंततः उसने अपनी आंतरिक इच्छाओं को दबा दिया। भाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भाई, मैं रुक नहीं सकता। भाई, कृपया मुझे बाहर निकालो। रोना, गिड़गिड़ाना, नाराजगी। काले दर्पण की आकृति पर विभिन्न भावनाएं क्रमवार प्रकट हुई, लेकिन इसके रवैये के बावजूद हर वाक्य भाई शब्द से शुरू होता था और सुन लुआन इन चीखों से परेशान लग रहा था। अंत में वह केवल अपनी आंखें बंद कर सका, एक बार फिर अपने खून का उपयोग करके काले दर्पण आकृति की शिकायतों को शांत करने के लिए। सार रक्त प्राप्त करने के बाद काला दर्पण फिर से शांत हो गया। दूसरी ओर सुन लुआन को राहत महसूस हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा तथा उसके चेहरे पर एक दुर्जेय ताववादी जैसा कोई भाव नहीं दिखा। उसे ठीक होने में लगभग आधा दिन लग गया। काले दर्पण के सामने खड़े होकर वह चुपचाप कुछ कहने लगा। सन लुआन के संचालन के तहत काले दर्पण से चमक निकली, जिसमें अनगिनत अक्षर और छवियां तेजी से टिमटिमाती हुई दिखाई दी। सुन लुआन उत्सुक और एकाग्र होकर ध्यान से देख रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई विवरण छूट न जाए। जब तक कि छवियों की चमक धीरे धीरे मंद नहीं हो गई और अंततः गायब नहीं हो गई, सुन लुआन ने अनिच्छा से अपनी नजरें हटा ली। यह फसल हमारे सन परिवार के लिए इस कठिन परिस्थिति से उबरने के लिए पर्याप्त है। जब लुए कानून संरक्षण हॉल से बाहर आता है और 4 गुना दाव के साथ अमर गठबंधन में एक महत्वपूर्ण पद ग्रहण करता है, तो हमारा सूर्य परिवार वास्तव में दृढ़ रह सकता है। सुन लुआन ने मन ही मन बुदबुदाया। ली फैन की दिव्य इंद्रिय, जिसने पूरी प्रक्रिया देखी थी, ने रहस्य को समझ लिया। क्या यह कोई तुलनीय अमर कलाकृति नहीं है? इसके बजाय मानव आत्मा पर आधारित एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके स्वर्गीय गहन दर्पण को नष्ट करना, इस प्रकार बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त करना, जिसे सामान्य साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भले ही यह कोई अमर कलाकृति न हो, लेकिन स्वर्गीय गहन दर्पण में घुसपैठ कर पाना असाधारण बात है। ली फैन ने सुन लुआन की ओर देखा, जिसे गंभीर चोट लगी हुई थी। जबकि दूसरा पक्ष उपचार कर रहा था, वह अपनी आंखें बंद करके काले दर्पण से प्राप्त जानकारी को पचा रहा था। केवल एक दिव्य इंद्रिय से इसे नियंत्रित करने की इच्छा। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, खासकर जब उसके बगल में वह अजीब सा काला दर्पण लगा हो। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ली फैन की दिव्य भावना ने तुरंत कार्रवाई न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने छिपकर प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। जब सन लुआन काले दर्पण से अलग हो जाता, तब वह धीरे धीरे योजना बनाता। 7 दिन और बीत गए। जब सन लुआन ने अपनी आंखें खोली, तो सबसे पहले उसने गुप्त कमरे में लगे काले दर्पण को अपने हाथों से बंद कर दिया, जिससे उसके अंदर मौजूद धुंधली आकृति को काफी संघर्ष करना पड़ा। सुन लुआन की हरकतों को महसूस करते हुए काले दर्पण में धुंधली आकृति फिर से उभरने के लिए संघर्ष करने लगी। हालांकि यह दर्पण में कसकर बंद था, इसलिए बाहर नहीं निकल सका। सारा हंगामा शांत होने के बाद सुन लुआन ने राहत की सांस ली। उसने प्रतिबंध हटा दिए, गुप्त कमरे से बाहर निकल गया और एक पल के बाद ली फैन की दिव्य भावना चुपचाप काले दर्पण की तरफ उड़ गई। इस दर्पण शरीर की सामग्री, ऐसा लगता है कि इसे गहन पीत लोक में नहीं बनाया गया है। ऐसा लगता है कि इसके अमर कलाकृति होने की अटकलें पूरी तरह गलत नहीं है। केवल अमर पद की मूल शक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गई है। केवल एक खाली खोल छोड़ दिया है जिसमें उस आकृति ने कब्जा कर लिया है। ली फैन की वर्तमान अंतर्दृष्टि के साथ सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद उन्होंने कुछ खोज की। अपने अनुमान की पुष्टि के लिए दिव्य इंद्रिय ने सूर्य लुआन द्वारा छोड़ी गई मुहर का अध्ययन करना शुरू कर दिया। यह कुछ हद तक अमर स्तर की संरचना की छाया है, हालांकि यह बहुत ही अपरिष्कृत है। मुख्य शरीर ने सहायता के लिए अंतिम वियोजन डिस्क का उपयोग किया और शीघ्रता से उसे तोड़ दिया। मुहर को सीधे नष्ट करने के बजाय ली फैन की दिव्य भावना ने धीरे धीरे इसे संशोधित करना शुरू कर दिया। भाई, इस बार तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? क्या तुम्हें फिर कोई समस्या आ गई? हे। दर्पण से उस काले व्यक्ति की हल्की सी पागलपन भरी आवाज आई। ली फैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फॉर्मेशन सील को संशोधित करना जारी रखा। कुछ देर तक अपने आप से बात करने के बाद उस काली आकृति को अंततः यह एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुम मेरे भाई नहीं हो। आप कौन हैं? आवाज क्रोध और घबराहट से भरी हुई थी। घृणित चीज, मुझसे दूर रहो। वह काली आकृति चीखी और काला दर्पण कांपता रहा। शोर, ली फैन ने सूंघ कर कहा। शून्य से एक चांदी जैसी बिजली प्रकट हुई और काले दर्पण पर जोरदार प्रहार किया। अज्ञात पदार्थ से निर्मित दर्पण पर झुलसने के निशान दिखाई दे रहे थे। काले व्यक्ति की चीख एक दयनीय चीख में बाधित हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद वह काली आकृति ठीक होती हुई प्रतीत हुई। अब वह फिर से फटने ही वाला था कि एक और बिजली की चमक ने उसका स्वागत किया। अध्याय समाप्त हो गया है। अध्याय 1159, अमर कलाकृति, असीम दर्पण। चांदी की चमक लगातार स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह उतरी। चकाचौंध भरी दिव्य शक्ति के प्रभाव में काले दर्पण में छिपी मानव आकृति शाप देने से विलाप करने और फिर भीख मांगने में बदल गई। ली फैन की दिव्य भावना में शुरू से ही दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। अपने अवतार के विपरीत दिव्य इंद्रिय स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वतः प्राप्त करके पुनः प्राप्त नहीं कर सकती थी। संचित शक्ति के प्रत्येक अंश का उपयोग शून्य हानि सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक करना पड़ता था। चांदी के वज्र एक विशाल चक्की की तरह काम कर रहे थे, जो मानव सदृश काले धुंध को परिष्कृत कर रहे थे। अवसर का लाभ उठाते हुए ली फैन की दिव्य भावना ने लगातार मुहर में हेरफेर किया, संरचना शोधन विधि का उपयोग करके काले दर्पण पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया।
यद्यपि काला दर्पण कोई संवेदनशील प्राणी नहीं था, फिर भी इसे नियमित रूप से सूर्य परिवार के शिष्यों के रक्त से पोषित किया जाता था, जिससे सूर्य परिवार के साथ इसका रहस्यमय संबंध स्थापित हो गया। सामान्य परिस्थितियों में केवल सूर्य परिवार के सदस्य ही इसका उपयोग कर सकते थे या इसे परिष्कृत कर सकते थे। हालांकि ली फैन के व्यूह कौशल और कई जीवन कालों में अंतिम पृथक्करण डिस्क की संचित शक्ति के कारण वह एक अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गया था। स्तरित सरणी संरचनाओं के तहत वह ऐसे नियमों की अनदेखी कर सकता था। यहां तक कि सुन लुआन, जिसका इससे विशेष संबंध था, वह भी काले दर्पण को परिष्कृत करने वाली ली फैन की दिव्य भावना का पता नहीं लगा सका। समय बीतता गया और काले दर्पण का स्वामित्व चुपचाप बदल गया। ली फैन की दिव्य अनुभूति साकार हो गई। उसने अपने हाथों में काला दर्पण पकड़ लिया। वह काली धुंध दर्पण की आत्मा को महसूस कर सकता था, जो अंदर से कांप रही थी, भय और दहशत से भरी हुई थी। ली फैन को उस आकृति के विचारों की परवाह नहीं थी। उसने आंखें मूंद ली और एक पल में उसे इस सन परिवार के खजाने का मूल समझ आ गया। 1000 वर्ष से भी अधिक समय पहले सन भाइयों सन लुआन और सन लुयाओ को अवशेष अन्वेषण के दौरान एक क्षतिग्रस्त कांस्य दर्पण मिला। शुरू में तो उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण प्राचीन वस्तु है और उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वे इसे बेचने के लिए तियानक्सुआन मिरर के पास वापस लाए तो कुछ अजीब सा हुआ। तियानक्सुआन मिरर ने इस कांस्य दर्पण के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया तथा इसे अपनी सूची में बिक्री के लिए सूचीबद्ध करने में असमर्थ रहा। बार बार पुष्टि करने के बाद भाइयों को एहसास हुआ कि उन्हें कुछ असाधारण चीज मिल गई है। विभिन्न प्रयासों के माध्यम से वे इस जादुई कांस्य दर्पण का उपयोग करने की सही विधि खोजना चाहते थे। हालांकि उस समय केवल स्वर्णिम कोर साधक होने के कारण उनके पास इस कार्य को पूरा करने के लिए शक्ति और ज्ञान का अभाव था। यह बात 100 साल बाद जाकर सामने आई। बड़े भाई सुन लुआन को नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक लघु धन्य भूमि मिली। सुन लुयाओ ने अपने बड़े भाई की रक्षा की और उनकी सावधानी के बावजूद उन्होंने अनजाने में वहां से गुजर रहे एक अन्य नवजात आत्मा साधक को सतर्क कर दिया। नवजात आत्मा और स्वर्णिम कोर, एक दुनिया का अंतर। सफलता का अवसर देखकर नवजात आत्मा साधक स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं दे सकता था। अपने बड़े भाई की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सुन लुयाओ ने दुश्मन के हमलों का डटकर विरोध किया। जब सन लुआन ने नवजात आत्मा क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और गुस्से में नवजात आत्मा साधक को मार डाला तो सन लुआओ मृत्यु के कगार पर था और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। निराशा के क्षण में सन लुआन को अचानक पता चला कि वह कांस्य दर्पण जो वह हमेशा अपने साथ रखता था, आखिरकार जवाब दे गया। आत्म मृत्यु के क्षण में सुन लुआओ की आत्मा कांस्य दर्पण में प्रवेश कर गई और उसे सुरक्षित रखा। हालांकि वह बाद में दर्पण से बाहर नहीं आ सका, फिर भी यह जीवन और मृत्यु से अलग होने से बेहतर था। अपनी आत्मा को कांस्य दर्पण के साथ मिलाकर सुन लुआओ ने दर्पण के बारे में विभिन्न जानकारियां भी सीखी। कांस्य दर्पण का मूल नाम असीमित था और इसे प्राचीन काल में अमर क्षेत्र द्वारा जुआन हुआंग संप्रदाय को प्रदान किया गया था। हालांकि समय बीतने के साथ यह अमर कलाकृति स्पष्ट रूप से अपूर्ण हो गई और इसकी अधिकांश पिछली शक्ति खो गई। यहां तक कि अमर कलाकृति की आत्मा भी लुप्त हो गई तथा नश्वर संसार में केवल एक खाली खोल ही रह गया। फिर भी एक बार सांसारिक दुनिया से ऊपर उठकर एक नई आत्मा के साथ एकीकृत होने के बाद भी इसने कुछ अविश्वसनीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए तियानक्सुआन मिरर में प्रवेश करते समय यह तियानक्सुआन मिरर से विभिन्न जानकारी चुरा सकता था। इसके अलावा कुछ समय तक ऊर्जा संचित करने के बाद असीम दर्पण प्रकाश की कुछ किरणें छोड़ सकता है। इन रोशनियों के भीतर यह भविष्य की घटनाओं को चित्रित करता था। यद्यपि सिद्धांत अस्पष्ट थे, फिर भी इस खोज से सन बंधुओं को प्रसन्नता हुई। लिमिटलेस मिरर की मदद से सन बंधुओं ने अपनी पौराणिक उन्नति शुरू की। धीरे धीरे उन्हें दर्पण में कुछ विशिष्टताएं नजर आने लगी। पिछली क्षति के कारण अधूरे दर्पण ने उसके अंदर के सुन लुआओ को प्रभावित किया। उसकी आत्मा क्षीण हो गई और सुन लुआओ के अनेक उपाय करने के बावजूद वह इसे रोक नहीं सका। अंत में एक भाग्यशाली संयोग से उसने अपने भाई की आत्मा के क्षय को अस्थायी रूप से विलंबित करने के लिए अपने ही रक्त का उपयोग किया। यदि ऐसा होता तो यह स्वीकार्य होता। नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के बाद एक नवजात आत्मा साधक स्वयं को जीवित रख सकता है, मृत्यु के अधीन नहीं। थोड़ा सा सार रक्त हमेशा निचोड़ा जा सकता है। अनंत दर्पण के साथ वास्तविक समस्या इसकी आत्मविनाश की प्रवृत्ति है। मानो इसे अकल्पनीय आपदाओं का सामना करना पड़ा हो। भविष्य के परिदृश्यों को दर्शाने वाले अनंत प्रकाश के दृश्य कई पुनरावृत्तियों के बाद हमेशा एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अंतहीन अंधकार, महाप्रलय, पूर्ण शून्यता। चाहे अनंत दर्पण इसकी कल्पना कैसे भी करे, वह इस अंत से बच नहीं सकता। और हर बार जब यह विनाश से जागता है तो यह एक बार फिर अनंत प्रकाश प्रक्षेपित करता है। अनंत दर्पण भविष्यवाणी किए गए काले विनाश से कलंकित प्रतीत होता है तथा हर बार और अधिक अंधकार में होता जा रहा है। सहस्राब्दियों से अनंत दर्पण की क्षमताओं की सहायता से सूर्य परिवार के उत्थान के बावजूद, एक अस्पष्ट परिवार से 4 तत्व पद का अभ्यास करने वाले एक दुर्जय बल में परिवर्तित होने के बावजूद, एक नवजात आत्मा साधक से सूर्य लुआन एकीकृत पद का एक महान गुरु बन गया है। फिर भी वह अभी भी अनंत दर्पण को विनाश की ओर बढ़ने से रोकने में असमर्थ है। एकमात्र समाधान जो वह पा सकता है वह है अनंत दर्पण के टुकड़ों का पता लगाना और उसे पुनः स्थापित करने में सहायता करना। वर्षों के प्रयास में मुख्य शरीर और उसके टुकड़ों के बीच संबंध का उपयोग करते हुए उन्होंने अनंत दर्पण का एक और टुकड़ा ढूंढ निकाला। हालांकि इससे केवल विनाश की गति धीमी हुई और समस्या का मूलतः समाधान नहीं हुआ। सूर्य परिवार द्वारा अपने उत्थान के दौरान प्रदर्शित क्षमताओं ने चालाक व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है। विभिन्न दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य परिवार का सबसे बड़ा उपकारक और वाणिज्य गठबंधन में सर्वोच्च अधिकारी मिरर कीपर है। उनमें से एक, जिसका नाम फू है, अनंत दर्पण के अस्तित्व के बारे में जानता है। हालांकि उन्होंने इसे जब्त नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने सूर्य परिवार के उदय का समर्थन भी किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अनंत दर्पण की तियानक्सुआन दर्पण में घुसपैठ करने की क्षमता देखी थी। एक क्षतिग्रस्त अमर उपकरण की तुलना एक सच्चे तियानक्सुआन कलाकृति से नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी खूबियां हैं। आप इसकी शक्ति बहाली को अधिकतम करने का तरीका खोजिए। भविष्य में हम मिरर कीपर्स इसे उपयोगी पा सकते हैं। सुन लुआन को पता था कि यह एक मीठा जहर है, लेकिन उसके पास इसे निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी मूल योजना के अनुसार सन परिवार को चुपचाप विकसित होना था। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। इस अध्याय का अंत, अध्याय 1160, मन पढ़ने वाला तियानक्सुआन दर्पण। फू के शब्दों में, सन का परिवार तभी पदोन्नति पा सकता था जब वे पर्याप्त योग्यता हासिल कर ले। वंशीय एलायंस एक व्यक्ति का शो नहीं है। यहां तक कि हमारे मिरर कीपर्स के भीतर भी हम हमेशा एक जैसे लक्ष्य साझा नहीं करते। तो बात कोई बड़ा हंगामा खड़ा करने की नहीं है, बल्कि बात यह है कि क्या आप हंगामा खड़ा कर सकते हैं। फू के मार्गदर्शन में सन लुआन की पिछली हाई प्रोफाइल कार्रवाइयां 5 एल्डर सोसाइटी के जासूसों को पकड़ना घटित हुई। जो लोग अंतर्दृष्टि रखते हैं वे कुछ गड़बड़ देख सकते हैं। हालांकि पृष्ठभूमि वाले लोगों ने सूर्य परिवार के पीछे मिरर कीपर फू की जांच करने पर सभी शांत हो गए। जिनके पास इतना भी जानने की क्षमता नहीं थी, सुन लुआन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आखिरकार जब आप कुत्ते से लड़ते हैं तो आपको मालिक का भी ख्याल रखना पड़ता है। उसे सूर्य परिवार की कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। जो लोग दुश्मनी दिखाते उन्हें मिरर कीपर फू को खुश करने की चाहत रखने वाले कई परिवार चुपचाप तोड़ देते। तथापि सुन लुआन ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उसे ली फैन जैसे राक्षस का सामना करना पड़ेगा, जो सामान्य बुद्धि को चुनौती देता है। केवल एक दिव्य ज्ञान से वह हजारों वर्षों से सूर्य परिवार के रक्त बलिदानों को उजागर कर सकता था। उन्होंने अमर उपकरण अनंत दर्पण पर अपना दावा किया। भले ही यह क्षतिग्रस्त हो और विनाश के कगार पर हो, फिर भी इसका मूल्य अथाह है। इसके अलावा ली फैन के हाथों में यह अमर उपकरण मोक्ष से परे नहीं हो सकता है। इस समय सूर्य परिवार के गुप्त कक्ष के अंदर ली फैन ने सूर्य लुआन की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए उसे अनंत दर्पण के पूर्वानुमान समारोह का उपयोग करने के लिए मजबूर किया।
अचानक प्रकाश की एक किरण काली दर्पण सतह पर चमक उठी। किरण मध्य हवा में संघनित होकर एक सफेद प्रकाश पर्दा बनाती है। जल्द ही प्रकाश पर्दे के भीतर छवियां लगातार बदलने लगी। जब ली फैन ने दृश्य स्पष्ट रूप से देखा तो वह थोड़ी ठंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अनगिनत आकाशीय तीर वांगसियन गठबंधन के विभिन्न स्थानों की ओर बढ़ रहे थे। अनेक साधक एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे, जिसमें एक पक्ष स्वाभाविक रूप से वांगसियन गठबंधन था। दूसरी ओर इसका नेतृत्व एक असामान्य कठपुतली द्वारा किया जा रहा था। क्या ये भविष्य का वांजियों में ली फैन ने तियानयांग, सन निर्लांग और अन्य जैसे परिचित पात्रों की आकृतियां देखी? क्या ये भविष्य का वांजी गठबंधन है? तेजी से गुजरते दृश्यों में ली फैन ने तियानयांग, सन निर्लांग और अन्य जैसे परिचित पात्रों की आकृतियां देखी। इस दुनिया की योजना के अनुसार दयो द्वारा कई छोटी दुनियाओं को निकलने के बाद दयो और वानक्सियन गठबंधन के बीच घर्षण अनिवार्य रूप से होगा। लेकिन इस समय तक कुछ भी नहीं हुआ था। यह अनंत दर्पण वास्तव में भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सकता है। प्रकाश की किरण ज्यादा देर तक नहीं टिकी। चित्र तेजी से बदलते गए, इस हद तक कि ली फैन भी परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। अंततः प्रकाश की किरणें एक क्षण में ही एक और एकत्रित हो गई। पूर्णतः अंधकार में शून्य में लौटना। इस विनाश से ली फैन को एक सहज संकट महसूस हुआ। कटौती समाप्त हो गई और अनंत दर्पण में कालापन लौट आया। सन लुआन ने डर के मारे चीख मारी, जो पागल और उन्मादी लग रही थी, मानो उसने अपनी आंखों से कोई अत्यंत भयानक दृश्य देखा हो। लेकिन अनंत दर्पण के स्वामी के रूप में ली फैन दूसरे पक्ष की धारणा के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। ली फैन का इरादा अपने खून का इस्तेमाल करके सुन लुआन के दर्द को कम करने का नहीं था। उसने चुपचाप विचार करते हुए उसे फूट पड़ने दिया। उस किरण की आभा कुछ परिचित सी लगती है। हाँ, एक पल में ली फैन के दिमाग में दो नाम उभरे, जुवानजी और वानलंग गुइशु, वांगलुओ और जुशी शेंगुआ। एक ही मूल, एक ही बड़े समूह का हिस्सा। अनंत सरनी के शेष नामों को समझना ली फैन के लिए कठिन था। हालांकि यह समानता उन्हें प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थी। अनंत दर्पण और भी ज्यादा जीर्ण शीर्ण हो गया, शायद भविष्य के मौन विनाश की भविष्यवाणी के प्रभाव के कारण। लेकिन सबसे बड़ा कारण अमर उपकरण का बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर है, जो अमर स्तरीय संरचना को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे जबरन चलाने का नतीजा यह होता है कि इसका अमर उपकरण शरीर लगातार खपत होता रहता है। जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, उतनी ही तेजी से यह मरता है। यह सूर्य परिवार सचमुच मूर्खों का समूह है, जो सचमुच एक खजाना बर्बाद कर रहा है। अगर उन्होंने इसे बिना मरम्मत किए बार बार सक्रिय नहीं किया होता, तो अनंत दर्पण इतनी क्षतिग्रस्त अवस्था में मेरे हाथों में नहीं आता। यह सोचते हुए ली फैन ने कुछ परेशानी के साथ पूरी तरह से काले हो चुके दर्पण को छुआ। खैर, इसका समाधान करना मेरी क्षमताओं के साथ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मुझे एक कुशल कारीगर ढूंढना होगा। ली फैन वास्तव में अनंत दर्पण की अनुमान लगाने की क्षमता के बारे में चिंतित नहीं था। अनुमानित भविष्य, जो वास्तव में घटित नहीं भी हो सकता है, उसकी तुलना उस वास्तविक भविष्य से नहीं की जा सकती जिसे उसने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। लेकिन उनके द्वारा प्राप्त पहले अमर उपकरण का शीर्षक ली फैन को इसे गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त था। शायद इसकी मरम्मत की प्रक्रिया में मैं टर्मिनल डिसोसिएशन डिस्क को वास्तव में रूपांतरित करने और ऊपर उठाने का एक तरीका खोज सकूं। जुआनहुआंग क्षेत्र के अमर औजारों का रूपांतरण, हालांकि कानूनों की शक्ति जुआनहुआंग स्वर्गीय दाव का हिस्सा बन गई होगी, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनंत दर्पण की तरह अभी भी एक अमर औजार शरीर संरक्षित है। शायद मुझे इसे इकट्ठा करने पर ध्यान देना चाहिए। अगली अवधि तक ली फैन गुप्त कक्ष से बाहर नहीं निकला। वह बस अनंत दर्पण में रहते हुए इस क्षतिग्रस्त अमर उपकरण के अन्य उपयोगों पर शोध करते रहे। साथ ही उन्होंने अनंत दर्पण के तियानक्सुआन दर्पण में घुसपैठ से प्राप्त जानकारी को छांटकर वर्गीकृत किया। ली फैन, जिनके पास तियानक्सुआन मिरर का मूल स्रोत था, ने जल्द ही इन दो घुसपैठ के बीच अंतर का पता लगा लिया। निस्संदेह तियानक्सुआन मिरर में भी आत्म जागरूकता है। तियानक्सुआन दर्पण के स्रोत ने जो देखा वह तियानक्सुआन दर्पण द्वारा वांगसियन गठबंधन के दैनिक मामलों के प्रबंधन में उत्पन्न विभिन्न डेटा थे, साथ ही साधकों की गतिविधियों और शब्दों के रिकॉर्ड भी थे। दूसरी ओर अनंत दर्पण ने क्या देखा? यह स्वयं तियानक्सुआन मिरर के विचारों और निष्कर्षों जैसा था। उदाहरण के लिए, बड़ी मात्रा में जानकारी के आधार पर तियानक्सुआन मिरर ने यह अनुमान लगाया कि व्यापारिक बाजार में किसी वस्तु के उत्पादन में कमी के संकेत है। इसलिए, हालांकि वह घटना अभी घटी नहीं थी, फिर भी पर्याप्त जानकारी से लैस तियानक्सुआन मिरर ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस वस्तु की कीमत आसमान छूने वाली है। हालांकि अमर गठबंधन की नींव के रूप में कानूनों से बंधा तियानक्सुआन मिरर इस पर कोई स्वतंत्र प्रतिक्रिया नहीं दे सका। इसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक घटना वास्तव में घटित न हो जाए और उसके कुछ निश्चित परिणाम सामने न आए। फिर गठबंधन के उच्च स्तरीय अधिकारियों जैसे कानून प्रवर्तकों और दर्पण रक्षकों के संयुक्त परामर्श के माध्यम से समायोजन किए जा सकते थे। यद्यपि इसमें स्वायत्ता का अभाव था, फिर भी इसने तियानक्सुआन मिरर को प्रतिदिन अपने नियंत्रण क्षेत्र में होने वाली अनगिनत घटनाओं का पूर्वावलोकन करने और उनका मूल्यांकन करने से नहीं रोका। तियानक्सुआन मिरर के इन विचारों का उसके वास्तविक संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे बस उभरे और फिर तियानक्सुआन मिरर के सबसे गहरे हिस्से में बस गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मिरर कीपर्स इसे इतना महत्व देते हैं। क्या यह तियानक्सुआन मिरर के विशेष मन पढ़ने की तकनीक के समतुल्य नहीं है? भले ही क्षति के कारण यह केवल एक अंश ही पड़ सकता है, लेकिन जानकारी का प्रत्येक टुकड़ा अमूल्य है। एक वास्तविक अमर उपकरण और वाणिज्यिक गठबंधन के संचालन की आधारशिला के रूप में तियानक्सुआन मिरर ऊंचा स्थान रखता है। इसके निर्णय बिल्कुल सही हैं और इसके अभ्यासकर्ताओं से कहीं आगे हैं। ली फैन ने पिछले जीवन की घटनाओं को याद किया जब तियानक्सुआन मिरर ने मोहबिन के साथ मिलकर उसे कई बार फंसाया था। उसकी आंखों में खतरनाक रोशनी चमक रही थी,